तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्वर्ड किंग के एपिसोड 101 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि एम्परर जोसेफ टैंग भी काफी ज्यादा गुस्से में हो जाते हैं। जनरल ब्लडवूड से कहते हैं तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमारी डायनेस्टी में आकर इस तरह हमारे पर अटैक करके हमें कहोगे हम तुम्हें अपनी डायनेस्टी का एम्परर बना दें। मैं इतनी आसानी के साथ हार नहीं मानूंगा। तुम एक बहुत ही जालिम इंसान और हमारी डायनेस्टी के लोग 16 साल पहले तुमने यहाँ पर जो कुछ भी किया था उस सबको नहीं भूल सकते। एम्परर जोसेफ टैंग भी अपनी तैयारी पूरी करके आए होते हैं। वो वहाँ पर अपने पास से कुछ चीज निकालते हैं। वो शायद एक सिग्नल होता है गोल्डन आर्मी के लिए। तो इनके पास अपनी गोल्डन सोल्जर्स की आर्मी होती है। तो एम्परर जोसेफ टैंग जैसे वहाँ पर सिग्नल को रिलीज करते हैं उसी वक्त गोल्डन आर्मी के सोल्जर्स निकल आते हैं। वहाँ पर बहुत सारे गोल्डन सोल्जर्स होते हैं। उन सभी ने गोल्डन आर्मर्स पहने होते हैं। सारे गोल्डन आर्मी के सोल्जर्स वहाँ पर निकलने के बाद एक बड़ी सी अरे फॉर्मेशन क्रिएट करते हैं। वो बड़ी सी अरे फॉर्मेशन ब्लडवू की पावर को डिक्रीज करने के लिए है और बाकी के सभी के अटैक्स को पावरफुल बनाने के लिए होती है। मास्टर रिवर हुआ कहते हैं लगता है कि अब ब्लडवू के पास बचने का कोई चांस नहीं है। वो इस सब को अकेले हैंडल नहीं कर पाएगा। शुनजी उसे कहता है सर आप कुछ ज्यादा ही ऑप्टिमिस्टिक हो रहे हैं। देखे तो सही ब्लडवू के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है क्योंकि ब्लडवू को पहले से पता था कि यहाँ पर इस तरह की सिचुएशन आ सकती है। ब्लडवू अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठाता है, अपनी पावर्स को रिलीज करता है। जुनजी कहता है तो यहाँ पर ह्यूमन और अर्थ की पावर को यूज कर रहा है। साथ ही वो चिल्लाकर बाकी के सभी लोगों से कहता है तुम सभी लोगों को यहाँ से निकलना होगा, जल्दी से यहाँ से भागो वरना सभी लोग मारे जाओगे। सभी लोग वहाँ से भागना स्टार्ट करते हैं। जबकि जनरल ब्लडवू अपनी पावर्स को रिलीज करता है। वहाँ पर बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। गोल्डन आर्मी के काफी सारे लोग मारे जाते हैं। जनरल ब्लडवू साथ ही अपनी मास्टर स्पिरिट को रिलीज करता है जो कि एक बड़ा सा ड्रैगन होती है। कहता है तुम में से और कौन मरना चाहता है, जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। जो भी एम्परर की हाथ यहाँ पर मरना चाहता है वो मेरे सामने आओ क्योंकि आज तुम सभी लोग मरोगे जो भी एम्परर के साथ होगे। देखने वाले अब काफी ज्यादा हैरान होती हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है। जनरल ब्लडवू इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि इसने सिर्फ और सिर्फ एक ही अटैक में 4 ह्यूमन स्पिरिट राम के एक्सपर्ट्स को मार दिया है। जुनजी भी जहाँ पर उसकी पावर्स को रिलीज होते हुए देखकर सोच रहा होता है इसने जिन और जैंग और साथ में अपनी की को कैसे एक साथ कनेक्ट किया और ह्यूमन एंड अर्थ की पावर को कैसे यूज किया। इसका मतलब यह है कि जनरल ब्लडवू पहले से जिन जैंग लेवल पर पहुंच चुका है और बहुत ही जल्दी ब्रेक थ्रू करने के बाद ये निर्वाणा स्टेज पर पहुंच जाएगा। जोसेफ टैंग भी कहते हैं ये बंदा तो पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। कहता है ब्लडवू तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकते हो। जनरल ब्लडवू से कहता है क्या तुम्हें अब मुझसे डर लग रहा है। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत ही जल्दी तुम मरने वाले हो। बड़ी स्पीड से अपने ड्रैगन को उसकी तरफ अटैक करने के लिए भेजता है। पर एक जबरदस्त धमाका होता है। एम्परर अपने बाजू को सामने की तरफ करते हुए इस अटैक को ब्लॉक करते हैं और कहते हैं यहाँ पर अपने अटैक को ब्लॉक तो कर लिया लेकिन मेरा आर्मर डिस्ट्रॉय हो चुका है। ह्यूमन सेक्टर वालों ने मुझे एक बहुत ही पावरफुल आर्मर दिया था। तो ब्लडवू के एक अटैक को भी वो ब्लॉक नहीं कर पाया। उसने मेरे पर दूसरा अटैक किया तो मैं बच नहीं पाऊंगा। गोल्डन आर्मी के सोल्जर जल्दी से भागते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं हमें अपने एम्परर को बचाना होगा, चलो जल्दी से रेबल्स के ऊपर अटैक करो। और वो जल्दी से भागते हुए आगे बढ़ते हैं और उनके ऊपर अटैक करने लगते हैं। जैसे वो उनके ऊपर अटैक करने लगते हैं उसी वक्त उनके ऊपर तीरों की बरसात होती है और से तीर गिरे होते हैं और उन सभी के ऊपर अटैक होता है। वो सभी लोग पीछे की तरफ गिर जाते हैं। वो साइड के ऊपर देखते हैं और कहते हैं अब यहाँ पर क्या हो रहा है। ऐसे वहाँ से बाहर की तरफ देखते हैं तो उन्हें दूर वहाँ पर जिंगटियान आर्मी दिखाई देती है। ये सारे के सारे 3000 सोल्जर्स हैं जो कि ब्लडवू ने अपनी आर्मी क्रिएट की हुई है। तो वो लोग वहाँ पर खड़े खड़े अपने तीरों को रिलीज करते हुए इनके ऊपर अटैक करते हैं और उस आर्मी को देखकर ये सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं हमारे बचने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। जो तो अपनी आर्मी को भी साथ लेकर आया है। जनरल ब्लडवू जोसेफ टैंग से कहता है एम्परर जोसेफ टैंग अब बस इंतजार करो, मैं सिर्फ और सिर्फ 3000 सोल्जर्स को लेकर तुम्हारे पूरे इंपीरियल सिटी को बर्बाद कर दूंगा। सिटी में कोई एक भी इंसान जिंदा नहीं बचेगा। मुझे सिर्फ और सिर्फ 3000 सोल्जर्स की जरूरत है। गोल्डन आर्मी के सोल्जर्स अपनी इंसल्ट सुनने के बाद काफी गुस्सा होते हैं और कहते हैं तुम यहाँ पर हमें कुछ ज्यादा ही कम मांग रहे हो। देखो हम तुम्हारा क्या करते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे जो लो लेवल के 3000 सोल्जर्स हमारे जैसे गोल्डन आर्मी के सोल्जर्स का मुकाबला कर सकते हैं। जैसे वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं उसी वक्त गोल्डन आर्मी के साथ दूसरी साइड से टियान आर्मी भी आगे बढ़ती है। वो अपने वुल्व्स के ऊपर बैठे होते हैं और उनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट करते हैं। टियान आर्मी के 3000 सोल्जर्स गोल्डन आर्मी के सोल्जर से ज्यादा पावरफुल होती है और वो उन सभी को गाजर मूली की तरह काट रहे होते हैं। तो बैटलफील्ड का सीन दिखाते हैं जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एम्परर की यानी क्लाउड डायनेस्टी के लोग ही मार रहे होते हैं। पर जोसेफ टैंग भी बेचारा वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने इतने सारे लोगों को मरवा दिया। मेरे पास पूरे 1 लाख क्लाउड गोल्डन आर्मी के सोल्जर्स हैं। 1 लाख गोल्डन आर्मी के सोल्जर 3000 सोल्जर्स के सामने नहीं टिक पा रहे। ब्लडवू उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है तुम तो बहुत बड़े बेवकूफ हो। तुम्हारे ये सारे के सारे गोल्डन गार्ड्स मेरा मुकाबला तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तुम्हारे ये सारे के सारे सोल्जर्स को एक ही चांस में पकड़ सकता हूँ। ये तो बहुत ही अच्छा हो गया। रिवर हुआ भी वहाँ पर भागते हुए आते हैं और चिल्लाकर उसे कहते हैं रुक जाओ, ऐसा मत करो, हमारे एम्परर हमें इसको प्रोटेक्ट करना होगा। जबकि हमारा जुनजी उसके कंधे पे हाथ रखता है और कहता है हम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते, यहाँ पर किसी दूसरे प्लान के ऊपर काम करना होगा क्योंकि एम्परर को बचाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है। एक सीन फिर से एम्परर का दिखाते हैं। एम्परर अपने बाजू के अंदर से एक नाइफ निकालते हैं और ब्लडवू से कहते हैं ब्लडवू तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे, मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा, मैं अपनी आखिरी सांस तक फाइट करूंगा। जैसे अपने ब्लेड को लेकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो जनरल ब्लडवू अपने बाले को घुमाता है और उस बेचारे की गर्दन काट देता है। उसने यहाँ पर एम्परर जोसेफ टैंग को मार दिया है। उसको मारने के बाद वो अपने बाले की नोक के ऊपर उसकी गर्दन को अटका देता है और ऊपर की तरफ उठाकर उन सभी से कहता है तुम्हारा एम्परर मर चुका है। देखने वाले बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। मास्टर रिवर हुआ भी कहते हैं हमारे किंग हमारे एम्परर वो मर चुके हैं। जनरल ब्लडवू उन सभी लोगों से कहता है तो तुम लोगों ने देख लिया ना, तुम्हारा एम्परर मर गया है। इसके बाद से तुम्हारी क्लाउड डायनेस्टी का सिर्फ और सिर्फ
सिर्फ एक ही एम्पर होगा और वो जनरल ब्लड वू है, यानी कि मैं तुम्हारा नया एम्पर हूँ। फिर साथ ही वो फिर से उन लोगों से कहता है तो तुम सभी लोगों में से जो भी यहाँ पर मेरे सामने झुक जाएंगे, सामने सबमिट करेंगे, उन सभी लोगों को जिंदा रखा जाएगा और उन्हें आला ओहदे मिलेंगे। सभी लोग मेरे खिलाफ होंगे, वो सभी लोग मरेंगे जैसे कि तुम्हारा एम्पर मरा है। तो उसका बेटा सोरवू फिर से उसे बधाई देते हुए कहता है, फादर अब तो यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं है जो कि आपसे फाइट कर सके और आपका मैच हो। अब तो हमें लगता है कि क्लाउड डायनेस्टी आपके एम्पर बनने के बाद बहुत ज्यादा तरक्की करेगी, क्योंकि सारे सोल्जर्स भी वहाँ पर उसके नाम के नारे लगाना शुरू कर देते हैं, यानी जिंगजियान आर्मी के सोल्जर्स। अब ब्लड वू आगे की तरफ बढ़ता है, सभी लोग साइडों के ऊपर बैठे हुए हैं। ये सारे के सारे बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं, जहाँ पर कुछ मंत्री लोग हैं, सारे के सारी पावरफुल लोग जहाँ पर इसने इन्वाइट किए हुए थे। वो उन सभी लोगों से कहता है, मैंने सुना है कि क्लाउड डायनेस्टी में 5 बड़ी मार्शल आर्ट्स फैमिलीज है जो कि पिछले कई सालों से, कई 100 सालों से यहाँ पर डोमिनेट करती आ रही है। इसके बाद से मेरा नया पैगाम सुन लो कि तुम 5 बड़ी फैमिलीज को, मार्शल आर्ट फैमिलीज को मैं कंट्रोल करूंगा। मेरे पास जितने भी डिसाइपल्स हैं उन सभी डिसाइपल्स को अपने लिए मिलिट्री के सोल्जर्स बनाऊंगा। तुम्हारे सारे डिसाइपल्स फ्री होने के बाद, यानी स्टडी कंप्लीट करने के बाद मेरी आर्मी का हिस्सा बनेंगे। तुम्हारी 5 बड़ी मार्शल आर्ट्स की फैमिलीज मुझे सर्व किया करेंगी। कौन से कहता है, चलो अब जल्दी से बताओ कि तुम सभी लोग इस बारे में क्या सोचते हो। तो ड्रीम फैमिली के एल्डर सबसे पहले उसके सामने झुकते हैं। मास्टर स्काई जिन उसे कहते हैं, इस बात को मानने को तैयार हूँ, ठीक है हम लोग तुम्हारे सामने सबमिट करते हैं। हमारी ड्रीम फैमिली हर जगह पर तुम्हें फॉलो करने को तैयार है। साथ ही वो बाकी के चारों फैमिलीज के मास्टर्स की तरफ देखता है और कहता है, तो तुम सभी लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है कि तुम लोग यहाँ पर कौन सा फैसला करने वाले हो। उनमें से एक बड़ी फैमिली के एल्डर उसके सामने झुक जाते हैं और कहते हैं, हम लोग भी यहाँ पर रिस्क लेने को तैयार हैं, पर के लिए अपनी जान बिल्कुल भी नहीं देंगे। हम तुम्हारा साथ देने को तैयार है, हम तुम्हारे साथ ही हैं। टन फैमिली के लोगों ने यहाँ पर सबमिट कर दिया है। इसके बाद सिर्फ 3 बड़ी फैमिलीज के लोग बचते हैं, जिनमें हमारी कैरन फैमिली है, ब्लास्ट फैमिली है और इसके अलावा हमारी कैम्सिस फैमिली है। तो जनरल ब्लड वो उन सभी लोगों से कहता है, ठीक है मुझे पता है कि तुम्हें फैसला लेने के लिए टाइम की जरूरत है, मैं तुम्हें कुछ टाइम देता हूँ। तुम्हारे पास कुछ टाइम है, उस टाइम में तुम्हें फैसला करना होगा। अगर तुम लोगों ने यहाँ पर फैसला किया कि तुम मेरा साथ दोगे, तुम सभी लोग बचोगे। अगर तुमने फैसला किया कि तुम मेरे खिलाफ हो, तो तुम्हारी पूरी की पूरी फैमिली और तुम्हारे सारे डिसाइपल्स को मार दिया जाएगा। साथ ही वो कहता है, अब यहाँ पर मुझे पावर तो मिल चुकी है, मैंने अपनी आर्मी के लिए डिसाइपल्स इकट्ठे कर लिए हैं, अब मुझे यहाँ की इकोनॉमी में भी हिस्सा लेना है। मैंने सुना है कि यहाँ पर काफी अच्छा बिजनेस होता है, मतलब यह है कि आज के बाद से यहाँ पर जितना बिजनेस होता है वो सारे के सारे बिजनेस का इंचार्ज मैं बनने वाला हूँ। फिर साथ ही वो सभी लोगों से कहता है, जहाँ पर बिजनेस की बात हो रही है तो मैं यहाँ पर इस बंदे को नहीं देख रहा। मैंने सुना था कि यहाँ पर 5 बड़ी फैमिलीज का जो बिजनेस था, सारे बिजनेस को मिलाकर एक नई बड़ी फैमिली आई है जिसका नाम क्लाउड बिजनेस है। क्लाउड बिजनेस ने बाकी के सभी के बिजनेस के ऊपर कब्जा कर लिया है। मुझे यहाँ पर वो बंदा क्यों नहीं दिखाई दे रहा, क्लाउड बिजनेस का बॉस कहाँ पर है। इसने भी ऐसा किया है, जिसने 5 बड़े बिजनेसेस को अपने बिजनेस के साथ मर्ज किया है, वो वाकई में एक बहुत ही महान इंसान होगा। पर उसकी नजर झुके हुए लोगों में से के ऊपर पड़ती है, जो कि झुका हुआ नहीं होता, वो सीधा खड़ा होता है। हमारा शुंजी भी से घूर कर देखता है। जनरल ब्लड वू से कहता है, कहीं तुम ही तो वो क्लाउड चू नहीं हो, तुम तो 5 बड़ी फैमिलीज के बिजनेस के बॉस तो नहीं हो। हमारा शुंजी से कहता है, हाँ मैं ही हूँ। वक्त मास्टर लिन जो कि उसके पीछे खड़े होते हैं अपनी तलवार निकालने लगते हैं। शुंजी कहता है, जरा रुको अभी टाइम नहीं हुआ। तो मास्टर लिन उसे कहते हैं, तुम वाकई में ब्लड वू के सामने सबमिट करने वाले हो क्या, तुम इसके सामने घुटने टेक दोगे। हमारा शुंजी से कहता है, इस पूरे के पूरे ट्रू स्पिरिट मेनलैंड में ऐसा कोई भी नहीं है जो कि मुझे अपने घुटनों पर झुका सके। लेकिन क्या आप देख नहीं रहे, इस वक्त ब्लड वू शिनचैंग लेवल के 9th लेवल तक पहुंच चुका है। अगर एक और ब्रेक थ्रू किया हो, निर्वाणा स्टेज में पहुंच जाएगा। बस इसके पास 3000 सोल्जर्स हैं, वो सारे के सारे सोल्जर अर्थ स्पिरिट लेवल पर हैं और इतने ज्यादा पावरफुल हैं कि वो इंपीरियल आर्मी में सभी को मार सकते हैं। तो जो करंट सिचुएशन है वो हमारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, हमारे लिए फेवरेबल नहीं है। इसी वजह से हमें सिचुएशन के साथ ही आगे बढ़ना होगा, हमें थोड़े से टाइम की जरूरत है। और वो आगे बढ़ता है और अपने फादर से कहता है, फादर हाँ यही वो लड़का है, जो कि 5 बड़ी फैमिलीज के बिजनेस का बॉस बन चुका है। इसी का नाम क्लाउड चू है। असल में जब मैं इसे इन्विटेशन लेटर देने के लिए गया था, इस लड़के ने मेरे साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया और हमारे कुछ एल्डर्स को मार डाला। मैं चाहता हूँ कि आप इस लड़के को मार डालें, इस लड़के को जिंदा रहने का कोई भी हक नहीं है। फादर उसकी बात सुनने के बाद कहते हैं, क्या वाकई में ये लड़का इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो सोरवून से कहता है, इसने मास्टर गूस जिंगसोंग को भी मारा और काफी सारे एक्सपर्ट्स को मारा है जो कि इससे ज्यादा पावरफुल थे, इसलिए हम इसको जिंदा नहीं छोड़ सकते। ये फ्यूचर में हमारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बनेगा। तो फादर उसे कहता है, जबकि ये लड़का इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो भी इतनी ज्यादा यंग एज में, तो मुझे लगता है कि अगर ये हमें ज्वाइन कर लेता है तो हमारी पावर भी पहले से काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। इसी तरह का एक नौकर चाहिए था, अगर ये मुझे सर्व करने को राजी है तो मैं इसकी जान बख्श दूंगा। तो सोरवू आगे बढ़ता है और अपने फादर के करीब जाने के बाद उसे कहता है, फादर प्लीज यहाँ पर एक बार दोबारा से इस बारे में सोच ले, क्योंकि 16 साल पहले आपने इसकी चू फैमिली को बर्बाद किया था। आपको याद है 16 साल पहले आपने क्या किया था। उन्हीं का डिसेंडेंट है और ये आपका दुश्मन है और ये कभी भी आपको फॉलो नहीं करेगा। पर आपने इसको अभी नहीं मारा तो ये फ्यूचर में आपसे बदला लेने के लिए सब कुछ जरूर करेगा। फादर उसे कहते हैं, इसी वजह से जब मैंने इस लड़के को देखा मुझे थोड़ी बहुत फेमिलियरिटी महसूस हुई। ऐसा लगता है कि जैसे मैं इस लड़के को पहले देख चुका हूँ या फिर इसके बाप को देख चुका हूँ। तो सोरवू अपने डैड से कहता है, डैड हमें इस लड़के को पहले ही यहीं पर मारना होगा ताकि फ्यूचर में हमें मुश्किल ना हो। तो वो अपना बाला लेकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। वो अपने फादर से कहता है, फादर तो आपके लिए ये काम मैं करूंगा, मैं इसका सर काट कर आपके सामने लेकर आता हूँ। अपने बाले को लेकर जल्दी से भागता हुआ
हमारे जुंजी के पास पहुंच जाता है और उसके ऊपर अटैक करता है। वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। जुंजी जल्दी से जंप करते पीछे की तरफ हट जाता है। और वो फिर से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और उसे कहता है, जुंजी कल तो तुम कुछ ज्यादा ही एरोगेंटली बिहेव कर रहे थे, लेकिन अब तुम यहाँ पर पीछे की तरफ क्यों भाग रहे हो? तुम मेरे अटैक को डायरेक्टली फेस क्यों नहीं कर रहे? फिर से उसके ऊपर अटैक करता है तो हमारा जुंजी फिर से पीछे की तरफ हट जाता है। और वो उसे कहता है, लगता है कि तुम मेरे फादर से डरे हो, इसी वजह से तुम पीछे पीछे हटते जा रहे हो। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 101 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे हमारा जुंजी पीछे की तरफ क्यों हट रहा है, वो इसके अटैक्स को ब्लॉक भी तो कर सकता है। तो एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? स्वर्ड किंग के एपिसोड 103 के साथ हाजिर हूँ। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि स्वर्ड हमारे जुंजी के ऊपर अटैक कर रहा था, जबकि हमारा जुंजी बार बार जंप करते हुए पीछे की तरफ हटता जाता है। वो बार बार उसके ऊपर अटैक करता है और उसे कहता है, तुम जाकर क्यों पीछे की तरफ भाग रहे हो? क्या मेरे फादर यहाँ पर ऐसी वजह से तुम पीछे की तरफ भाग रहे हो? मेरे अटैक्स को ब्लॉक भी नहीं कर रहे, लेकिन कल तो तुम बहुत ज्यादा एरोगेंटली बिहेव कर रहे थे। तो वो बार बार उसके ऊपर अटैक करते हुए उसके करीब पहुंचता जाता है, यानी कि हमारे जुंजी के करीब पहुंच रहा होता है। हमारा जुंजी पीछे की तरफ हटता जाता है। जुंजी उसे काफी ज्यादा दूर ले जाता है। तो वो उसके करीब पहुंचने के बाद से कहता है, तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे मरने के बाद मैं हेल में तुम्हारे साथ तुम्हारे साथियों को भी भेजने वाला हूँ। तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे जितने भी फैमिली मेंबर्स जिंदा हैं, तुम्हारे जितने भी दोस्त या फिर तुम्हारे जितने भी जानने वाले हैं, मैं उन सभी को मार डालूंगा। सभी लोग तुम्हारे साथ हेल में आएंगे और तुम्हें कंपनी देंगे। कि हमारा जुंजी हल्का सा मुस्कुराता है और उसे कहता है, मैं तो बस तुम्हें यहाँ पर तुम्हारे फादर से काफी दूर लेकर आकर जाना चाहता था, ताकि यहाँ पर करीब आने पर कि मैं यहाँ पर निर्दोष लोगों को नुकसान न पहुंचा दूं। ये देखकर उसका डैड ब्लड वो भी काफी ज्यादा हैरान होता है। उसे भी झटका लगता है। वो चिल्लाकर अपने बेटे से कहता है, बेटा जल्दी से वहाँ से निकलो, तुम्हें भागना होगा। उसके कहने से पहले हमारा जुंजी अपनी तलवार को घुमाते हुए उसके बेटे के ऊपर अटैक कर देता है और सोरवू को सिर्फ एक ही अटैक के साथ मार देता है और वो वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है और गिरते साथ ही वहीं पर मर जाता है। देखने वाले बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, सोरवू सिर्फ एक ही अटैक में मारा गया। जनरल ब्लड इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गाली देते हुए कहता है, कमीने कहेंगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मेरे बेटे को मार दिया। उसका गुस्सा होना बनता भी है। वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है तो उसकी मास्टर स्पिरिट रिलीज होती है, जो कि एक बड़ा सा ड्रैगन होता है और उसका प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे वो हमारे जुंजी के ऊपर अटैक करने के लिए उसके करीब पहुंचता है, इसी वक्त हमारा जुंजी अपनी तलवार को सामने की तरफ करते हुए इसके अटैक को ब्लॉक करता है। जुंजी कहता है, तो इसकी पावर्स तो काफी ज्यादा पावरफुल हैं। साथ ही हमारे जुंजी को यहाँ पर कुछ और भी महसूस होता है। जुंजी कहता है, मुझे पता चला कि इसकी कल्टीवेशन इतनी तेजी के साथ कैसे बढ़ रही है। जुंजी यहाँ पर अपने एक स्पेशल स्किल जिसका नाम सबड्यूइंग ड्रैगन ब्रेकिंग द सी होता है, उसको यूज करता है और उसके ड्रैगन को पीछे की तरफ हटा देता है। जुंजी का अटैक भी काफी पावरफुल होता है, जिसकी वजह से ड्रैगन पीछे हटने पर मजबूर हो जाता है। देखने वाले काफी हैरान होते हैं और खुश भी होते हैं। वो लोग कहते हैं, जुंजी ने यहाँ पर सिर्फ एक ही अटैक के साथ इस ड्रैगन को पीछे की तरफ हटा दिया। ये तो वाकई में कमाल की बात है। ब्लड वो हमारे जुंजी से कहता है, क्या तुम्हें पता है कि जब तुम लोग मेरे साथ फाइट करते हो तो तुम्हारा नतीजा क्या निकलता है, अंत क्या होता है? कहता है, ये सब कुछ तो किस्मत पर डिपेंड करता है और हमारे पर डिपेंड करता है कि हम लोग अपनी किस्मत को किस रंग में डालने वाले हैं। मेरा बेटा मुझे मारना चाहता था तो क्यों ना मैं उसको मार डालूं, और मैंने उसको मार दिया। जनरल ब्लड वो फिर से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है, कमीने कहेंगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दोबारा से मेरे बेटे का यहाँ पर नाम लेने की? ऐसे वो हमारे जुंजी के ऊपर अटैक करने के लिए उसके करीब पहुंचता है। हमारा जुंजी यहाँ पर नॉलेज की बातें करना स्टार्ट करता है। वो उसे कहता है, अपनी इवल स्पिरिट के साथ तुम्हारी जो अपनी मास्टर स्पिरिट थी उसको अंदर ही दबा कर रखा हुआ है, जबकि तुमने एक दूसरी मास्टर स्पिरिट, जो कि तुमने एक स्पेशल मार्शल आर्ट की कल्टीवेशन टेक्निक जिसको सोल ग्राफ्टिंग कहते हैं, उसकी मदद से अपनी बॉडी के साथ इम्बेड की हुई है। तो तुम्हारे पास दो मास्टर स्पिरिट है और दूसरी वाली मास्टर स्पिरिट पहले से ज्यादा पावरफुल है और वो इवल पावर्स को भी यूज कर सकती है। तो ये वाली बात सुनते ही ब्लड वो वहीं पर रुक जाता है। जुंजी से कहता है, मुझे तुम्हारे ट्रिक के बारे में पता चल चुका है। कहता है, मार्शल आर्ट्स की जो सोल कल्टीवेशन की मास्टर स्पिरिट होती है, ये हमारे इंसान के पैदा होने के साथ ही पैदा होती है। हमारी सोल के सबसे डीपेस्ट पार्ट में मौजूद होती है। जब हम लोग इसको अवेकन करते हैं तो ये हमारे साथ रहती है। जब एक इंसान मर जाता है तो उसके मरने के बाद उसकी मास्टर स्पिरिट भी वहाँ से डिस्ट्रॉय नहीं होती, बल्कि वो वहाँ से गायब हो जाती है और दूसरी अपनी यूनिवर्स में चली जाती है। कोई दूसरा इंसान पैदा होता है तो वही मास्टर स्पिरिट उसकी मास्टर स्पिरिट बनकर दोबारा से जन्म लेती है। इससे तकरीबन 100 साल पहले एक बहुत ही बड़ा जीनियस हुआ था। उस जीनियस ने ऐसा कारनामा कर दिखाया जो कारनामा कोई भी नहीं कर सकता था। उसने एक इवल आर्ट क्रिएट की थी, इवल आर्ट जिसकी मदद से वो दूसरे किसी की मास्टर स्पिरिट को निकालकर अपनी बॉडी के साथ इम्बेड कर सकता था। इस तरह वो मास्टर स्पिरिट को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसप्लांट कर सकता था और इसको उसने सोल ग्राफ्टिंग का नाम दिया। तो ब्लड वो से कहता है, तुम यहाँ पर क्या बकवास किए जा रहे हो, मुझे सब के बारे में नहीं पता। रिवर हुआ भी कहते हैं, हाँ जुंजी मुझे बताओ कि इस बात का क्या मतलब है, इस बात का क्या मतलब हो सकता है? हमारा जुंजी कहता है, तुम सभी लोगों ने यहाँ पर एक बड़ी सी मास्टर स्पिरिट एक इवल ड्रैगन को रिलीज होते हुए देखा, लेकिन वो इवल ड्रैगन असल में इसकी अपनी मार्शल आर्ट की स्पिरिट नहीं है कि इसने वो वाली मास्टर स्पिरिट किसी दूसरे इंसान के पास से छीनी है और अपनी बॉडी का हिस्सा बना लिया है। सुनने वाले बहुत सा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब कुछ ऐसे काम नहीं करता। नेचुरल लॉ ये
कहता है कि इंसान की बॉडी के अंदर उसकी अपनी मास्टर स्पिरिट होती है, वो दूसरी की मास्टर स्पिरिट को नहीं ले सकता। अगर ये बात वाकई में सच निकली तो इसका मतलब तो यह है कि हम लोग अगर इसके सामने सबमिट नहीं करते तो हम लोग यहाँ पर एक बहुत ही बुरी मौत मरने वाले हैं। जनरल ब्लड वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो जुंजी से कहता है तुम यहाँ पर बकवास कर रहे हो, क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है? क्या तुम इस बात को प्रूव कर सकते हो कि मैंने यहाँ पर सोल ग्राफ्टिंग मेथड को यूज किया है? तुम्हारा जुंजी से कहता है तो मैंने यहाँ पर एक बात को नोटिस किया, वही जहाँ पर मैं सबूत के तौर पर तुम्हें बताने वाला हूँ। क्या तुम्हें पता है कि जब हम लोग सोल ग्राफ्टिंग मेथड को यूज करते हुए दूसरे की सोल को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेते हैं, यूज करना स्टार्ट करते हैं, तो उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि वो बैकलैश दे सकती है। इससे तुम्हें एक बहुत बड़ा नुकसान होगा, बहुत बड़ा झटका लग सकता है। ग्राफ्टिंग किए जाने वाली सोल को जिंदा रखना है तो उसके लिए तुम्हें यहाँ पर कुछ ऐसा करना होगा, तुम्हें अपनी ग्राफ्ट की हुई सोल को ब्रीड करना होगा, जिसके लिए तुम्हें यहाँ पर कॉन्स्टेंटली किल करना होगा, यानी कि लोगों को मारते रहना होगा। जितना ज्यादा तुम लोगों को मारोगे उतना ज्यादा तुम्हारी मार्शल आर्ट्स की ये वाली सोल जो है ये इवल पावर को हासिल करेगी, तुम्हारी बॉडी के साथ ये सिंक्रोनाइजेशन में रहती रहेगी। इतने ज्यादा लोगों की तुम जान लोगे उतना ज्यादा तुम्हारी मार्शल आर्ट्स की ये वाली स्पिरिट स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। फिर सुनने वाले और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जुंजी कहता है लगता है कि तुम क्लाउड डायनेस्टी के एम्पर बनने के लिए यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आओ, ना ही तुम लोग यहाँ पर आकर डायनेस्टी की किस्मत बदलने वाले हो, बल्कि तुम लोग तो बस यहाँ पर लोगों की जान लेना चाहते हो। ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा पैशन है ताकि तुम अपनी मार्शल आर्ट्स की स्पिरिट को स्ट्रॉन्ग बना सको। इसलिए चाहे तुम्हें कितने ही लोगों की जान क्यों ना लेनी पड़ी तुम जरूर लोगे। यहाँ पर आकर लोगों को मारना यही तुम्हारा असली मकसद है। वो उसकी बात सुनने के बाद थोड़ी देर के लिए खामोश रहता है, फिर साथ ही वो ताली बजाता है और उसे कहता है तुम तो वाकई में एक जीनियस होने के लायक हो। ऐसा कहूँगा तुम एल्विना के बेटे होने के लायक हो, ये गलत नहीं होगा। तो इस बात के ऊपर भरोसा भी नहीं कर सकता कि तुम इस उम्र में इतने छोटे होकर भी सब कुछ देख सके हो। कई सालों से मैं यहाँ पर ट्रेन करता आ रहा हूँ, लेकिन तुमने यहाँ पर सब कुछ देख लिया, ये वाकई में सच है। जुंजी उसे कहता है थोड़ी देर पहले जब तुमने मेरे पर अटैक किया मुझे उसी वक्त महसूस हुआ कि तुम्हारी मार्शल आर्ट्स की स्पिरिट के साथ अपना कनेक्शन कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है। उसी वक्त मुझे महसूस हुआ कि तुम्हारी बॉडी के अंदर एक और भी मार्शल आर्ट्स की स्पिरिट की सोल है। जनरल ब्लड वो उसे कहता है हाँ तुम्हारी बात सच है, मैं एक बार अपनी जिंदगी में एक ऐसे मास्टर से मिला था क्योंकि सोल ग्राफ्टिंग जानता था, उसे सोल ग्राफ्टिंग करना आता था, तो मैंने उससे कहा कि मुझे सोल ग्राफ्टिंग सिखा दे। मैंने उसको बहुत ज्यादा खुश किया, मेरे खुश होने की वजह से उसने मुझे अपना स्टूडेंट बना लिया और वो मेरा मास्टर बन गया। सारी की सारी इनहेरिटेंस की पावर उसने मुझे दे दी। लेकिन जब मैंने उसके पास से वो सब कुछ सीख लिया, सोल ग्राफ्टिंग का मेथड सीख लिया, उसके बाद मैंने अपने मास्टर को मार डाला कि उसके पास जो हाईएस्ट ग्रेड की मार्शल आर्ट्स की स्पिरिट थी, ड्रैगन की स्पिरिट थी, और मैंने उसके पास से ड्रैगन की स्पिरिट अपनी बॉडी में ले ली, उसी के पास से सीखकर उसी से ये वाली मास्टर स्पिरिट छीन ली। कहता है तुम तो वाकई में एक बहुत ही घटिया इंसान हो, तुमने अपने ही मास्टर को मार दिया सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रॉन्गर मार्शल आर्ट्स की स्पिरिट हासिल करने के लिए। तुम अपना मकसद हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकते हो, एक बहुत ही जालिम इंसान हो और तुम चाहते हो कि तुम्हें यहाँ पर एम्परर बना दिया जाए। तुम क्लाउड डायनेस्टी के एम्परर बनने के लायक नहीं हो। कि वो उसे कहता है क्या तुम्हें पता है कि एम्परर कैसे स्ट्रॉन्ग बनता है या फिर एक कंट्री कैसे स्ट्रॉन्ग बनता है? कॉन्स्टेंटली किलिंग के साथ। अगर हम लोग यहाँ पर दुश्मनों को हराते जाएंगे और अपने साथ ना देने वालों को मारते जाएंगे तो हम लोग स्ट्रॉन्ग बनते जाएंगे। इस दुनिया में किंग बनने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, तुम्हारे पास पावर होनी चाहिए। और साथ ही वो फिर से अपनी पावर्स को रिलीज करता है और अपने बाले को घुमाते हुए जुंजी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और उसे कहता है एक ऐसे लड़के हो जो कि अर्थ स्पिरिट राम के 3rd लेवल पर, और तुम यहाँ पर मेरे पर इल्जाम लगा रहे हो, तुम एक लायक नहीं हो, तुम्हारे पास इतनी क्वालिफिकेशन नहीं है, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो। वो अपने बाले को घुमाते हुए हमारे जुंजी पर अटैक करता है। जैसे वो जुंजी पर अटैक करता है वहाँ पर सामने से थंडर लाइटनिंग के साथ उसके ऊपर अटैक होता है। वो जल्दी से जंप करते हुए पीछे की तरफ हट जाता है। सामने एक बड़ा सा ईगल होता है जो कि एक मार्शल स्पिरिट होती है। ये देखकर जनरल ब्लड भी काफी हैरान होता है। मास्टर लीन उसे कहते हैं ब्लड हम लोग यहाँ पर फाइनली दोबारा मिल रहे हैं। जनरल ब्लड भी 16 साल बाद इसको देख रहा है। वो उसे देखकर पहचान जाता है और कहता है तुम्हारे पास तो मिस्टीरियस थंडर ईगल है। थंडर ईगल है, इसी वजह से मैं तुम्हें पहचान सकता हूँ, तुम तो स्काई लीन हो। तभी सुनने वाले बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं क्या वाकई में एक लेजेंडरी मास्टर स्काई लीन है? जुंजी के साथ यहाँ पर आया था, जुंजी के साथ इतना पावरफुल मास्टर कैसे हो सकता है? हमने तो सुना था कि मास्टर स्काई लीन निर्वाणा स्टेज तक पहुंच चुके हैं। हमारे क्लाउड डायनेस्टी में पहला ऐसा मास्टर था जो कि निर्वाणा स्टेज पर पहुंचा था, लेकिन ये काफी अरसे से गायब थे, किसी ने इनको नहीं देखा। मास्टर रिवर हुआ भी सोच रहे होते हैं स्काई लीन तो बहुत ही पावरफुल इंसान है, फिर ये जुंजी के साथ क्यों है, ये इसको फॉलो क्यों कर रहा है? इस लड़की के पास और कितने ज्यादा ट्रम्प कार्ड्स हैं, इसने कितने ज्यादा ट्रम्प कार्ड्स को छुपा कर रखा हुआ है। मास्टर स्काई लीन अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए जनरल ब्लड से कहते हैं जबकि तुमने मुझे पहचान लिया है कि मैं कौन हूँ, तो चलो जल्दी से हार मानो और पीछे हट जाओ। अब अपनी मास्टर स्पिरिट के प्रेशर को रिलीज करते हैं तो सभी कहते हैं इसके मास्टर स्पिरिट का प्रेशर तो बहुत ज्यादा है। तो जनरल ब्लड से कहता है सर लिन मुझे अच्छी तरह से पता है कि कल्टीवेशन लेवल को आगे बढ़ाना कितना ज्यादा मुश्किल है, निर्वाणा स्टेज पर पहुंचना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तुम सिर्फ और सिर्फ एक स्टेप अवे हो हुनजान एम्परर बनने तक। तुम एक हुनजान एम्परर बन जाते हो तो तुम्हारी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और उसके बाद तुम्हें किसी को भी फॉलो नहीं करना पड़ेगा, सभी तुम्हें फॉलो करेंगे। तुम इस तरह के एक छोटे से लड़के जो कि अर्थ स्पिरिट राम के 3rd लेवल पर है उसको क्यों फॉलो कर रहे हो? मास्टर स्काई लीन से कहते हैं जबकि तुम्हें पता चल चुका है कि मैं निर्वाणा राम के 5th लेवल तक पहुंच चुका हूँ, तो तुम इसका मतलब यह है कि तुम क्वालिफाइड नहीं हो मेरे सामने इस तरह बात करने को, ना ही तुम मुझे मशवरा
करा दे सकते हो। वो अपनी तलवार को बाहर निकाल लेते हैं और कहते हैं ना सिर्फ मैं जहाँ पर अपने मास्टर को प्रोटेक्ट करूंगा बल्कि मैं जहाँ पर पूरे के पूरे क्लाउड बिजनेस को प्रोटेक्ट करने वाला हूँ। इसके साथ तीनों बड़ी फैमिलीज जो कि हमारे साथ है उन तीनों बड़ी फैमिलीज को भी प्रोटेक्ट दूंगा। और वो फिर से अपनी मास्टर स्पिरिट को रिलीज करते हैं, उसके ऊपर प्रेशर डालते हुए कहते हैं अगर तुमने एक स्टेप भी आगे बढ़ाया तो फिर मैं यहाँ पर तुमसे फाइट करूंगा। ब्लड वो भी उसकी मास्टर स्पिरिट को रिलीज होते हुए देखकर कहता है हाँ ये बात तो ठीक है कि इसकी कल्टीवेशन मुझसे ज्यादा है और मैं भी यिन यांग के 9th लेवल तक पहुंच चुका हूं और इससे फाइट कर सकता हूं, फिर भी यहाँ पर जीतने के चांसेस थोड़े बहुत कम हैं। मेरे पास अभी तक इतनी ज्यादा इवल स्पिरिट नहीं है इसलिए मैं यहाँ पर रिस्क नहीं ले सकता। हालांकि मैं इसके साथ फाइट करने के बाद मरूंगा तो नहीं लेकिन मैं इससे काफी ज्यादा खो सकता हूँ क्योंकि अगर मेरी मास्टर स्पिरिट को नुकसान पहुंचा तो मेरी सालों की मेहनत जाया हो जाएगी। जनरल ब्लड वो जुंजी से कहता है लड़के चलो फिर ठीक है मैं इस बार तुम्हें छोड़ देता हूँ, लेकिन अब जबकि तुम सभी लोगों ने यहाँ पर फैसला कर लिया है कि तुम लोग मेरे खिलाफ हो तो इसका मतलब मेरे पास अब कोई भी चॉइस नहीं बची। मैं तुम्हारे पर जरा भी तरस नहीं खाने वाला। मैं तुम्हें 3 दिन का टाइम देता हूँ। 3 दिन के बाद यहाँ पर वापस आऊंगा। तुम सभी लोगों को, तुम्हारी सारी की सारी फैमिलीज को, तुम्हारे सारे डिसाइपल्स को, इन सभी लोगों के साथ ही यहाँ पर दफनाया जाएगा। 3 दिन के बाद मैं अपनी आर्मी को लेकर इंपीरियल सिटी में वापस आऊंगा। अगर यहाँ पर कोई तुम्हें प्रोटेक्ट करे चाहे स्काई लिन ही क्यों ना हो, अगर ये भी तुम्हें प्रोटेक्शन देगा तभी तुम सभी लोग बच नहीं पाओगे, तुम सभी लोग मेरे हाथों से मरोगे। जुंजी भी से कहता हाँ क्यों नहीं, चलो फिर इंतजार करते हैं। हमारा जुंजी अपने मास्टर को अपने साथ लेकर वहाँ से वापस की तरफ मुड़ जाता है। जनरल ब्लड वो भी वापस अपने कैंप में चला जाता है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 103 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे जनरल ब्लड वो जब इनके पर अटैक करने के लिए आएगा तो ये लोग कैसे अपने आप को डिफेंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्वर्ड किंग के एपिसोड 103 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जनरल ब्लड वो इन लोगों को 3 दिन का टाइम देता है। वो कहता है 3 दिन के बाद मैं यहाँ पर वापस आऊंगा और उसके बाद अपनी आर्मी को लेकर आऊंगा और तुम्हारे पूरे के पूरे इंपीरियल कैपिटल को बर्बाद कर दूंगा। सभी लोगों को मार दिया जाएगा जो लोग भी एम्परर का साथ देंगे, इसलिए तुम सभी लोग तैयार रहना। जुंजी से कहता है ठीक है हम सभी लोग 3 दिन के बाद तैयार रहेंगे और वो भी अपने मास्टर लिन को लेकर अब वहाँ से वापस अपने घर की तरफ चल पड़ते हैं। इसे नेक्स्ट सीन हमें फिर से जनरल ब्लड वो का दिखाया जाता है। जनरल ब्लड वो के पास मिचेल आती है और उसे कहती है अपने उन सभी लोगों को वहाँ पर जाने क्यों दिया, अगर आप वहाँ पर फाइट करते तो उन सभी को मार सकते थे। मुझे पता है कि अगर आप स्काई लिन के साथ भी फाइट करते तो आप उस मास्टर को भी हराकर उस फाइट को जीत सकते थे। तो जनरल ब्लड वो से कहता है मुझे स्काई लिन की बिल्कुल भी परवाह नहीं है, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो निर्वाणा के 5th लेवल पर है। मैं पिछले कई सालों से यहाँ पर फाइट कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ अपनी इवल स्पिरिट को परफेक्ट बनाने के लिए। तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर मास्टर स्काई जिन के साथ वहीं पर फाइट करके अपनी इवल स्पिरिट को डिस्ट्रॉय कर देता, कई सालों की मेहनत जाया हो जाती। मुझे हुनजान एम्परर लेवल तक पहुंचना है, इसके लिए मैं चाहे कुछ भी कर सकता हूँ, फिर चाहे मुझे यहाँ पर 3 दिन और इंतजार क्यों ना करना पड़े। इन 3 दिन के बाद जब हम लोग वहाँ पर फाइट करेंगे तो मैं उनको बता दूंगा कि कौन जहाँ पर किसको मारने वाला है, मैं उन सभी को मार डालूंगा। तो एम्परर जोसेफ टैंग के मरने के बाद ये खबर हर तरफ फैल चुकी है कि एम्परर जोसेफ टैंग मार चुके हैं और उसकी जगह पर अब जनरल ब्लड वो नया एम्परर बन चुका है। वो क्लाउड डायनेस्टी का नया एम्परर है और इंपीरियल सिटी में जितने भी लोग थे और जितनी भी बड़ी फैमिली थी वो सभी लोग बहुत ज्यादा पैनिक में आ चुके हैं क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पर एक साइड को चुना जा सकता है जहाँ वो जनरल ब्लड वो के साथ रहेंगे, फिर उन्हें जुंजी का साथ देना होगा। तो उनमें से जो लोग जुंजी का साथ देना चाहते हैं वो सभी लोग क्लाउड पैलेस में पहुंच जाते हैं जी के घर में। वहाँ पर सभी लोग आकर जमा हो जाते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं कि अब हम लोग इस मसले से कैसे निकलेंगे, क्योंकि उन सभी लोगों को लगता है कि अब जुंजी ऐसा इंसान है जो कि उन सभी को जनरल ब्लड वो से बचा सकता है। तो मिस नो कहती है मुझे तो इस बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जनरल ब्लड वो इतनी जल्दी यहाँ पर वापस आ जाएगा और हमारी क्लाउड डायनेस्टी को कंट्रोल करना स्टार्ट कर देगा। मिस किन कहती है 3 दिन के बाद जब वो यहाँ पर अपनी आर्मी को लेकर आएगा इंपीरियल सिटी को, यहाँ पर एक बहुत ही फियर्स फाइट करना पड़ेगी और इस फाइट में बहुत सारे लोगों की जान भी जाएगी। जाहून से कहता है तुम सभी लोगों को घबराने की क्या जरूरत है जबकि मास्टर स्काईलिन हमारे पास मौजूद है। मास्टर स्काईलिन के होते हुए वो दोबारा भी हमारे पर अटैक करने के लिए आएगा, तुझे उसको डराकर भगा देंगे। मास्टर लिन उनसे कहते हैं तुम सभी लोगों को अगर मैं यहाँ पर सच्चाई बताऊं तो मैं उसके साथ फाइट करके फाइट में जीत नहीं सकता। जुंजी ने मेरे लिए एक सोल को रिपेयर करने वाली पिल बनाई थी, उस पिल को खाकर मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी आधी एनर्जी को ही रिलीज कर सकता हूँ, मैं अपनी फुल पावर को रिलीज नहीं कर सकता। अगर इस हालत में मैं हर बार अगर अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उसके ऊपर अटैक करूंगा तो हर बार मुझे ही नुकसान पहुंचाएगा और एंड के ऊपर मैं खुद ही मारा जाऊंगा। इंजरीज और ज्यादा बढ़ती जाएंगी, इसलिए मैं तो यहाँ पर तुम्हारी ज्यादा मदद नहीं कर सकता। मेरे पास उससे जीतने के सिर्फ और सिर्फ 50% चांसेस हैं, इसी वजह से तुम्हें यहाँ पर कोई और प्लान सोचना होगा। सभी लोग एक दूसरे से बातें करना शुरू कर देते हैं और सोच रहे होते हैं कि अब हम लोग क्या करेंगे। हमारे पास जो ट्रम्प कार्ड था वो तो फेल हो गया कि मास्टर्स के साथ फाइट करके फाइट को जीत नहीं सकते, तो फिर हमें इनका क्या फायदा है। यहाँ पर कुछ और प्लान सोचना पड़ेगा। जुंजी वहाँ पर आता है और उसे कहता है सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो, हमारे पास एक और रास्ता है, हम इस वार को जीत सकते हैं। मास्टर जैंग उसे कहते हैं क्लाउड क्या तुम्हारे पास कोई और भी ट्रम्प कार्ड है। मास्टर रिवर हुआ से कहते हैं लेकिन हमारे पास ऐसा कोई भी पावरफुल इंसान नहीं है जो कि उसका मुकाबला कर सके, जो कि उसके मैच का हो। ये कहता है हमें उसके मैच की जरूरत
जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है उस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक मुझे इतना तो पता है कि जनरल ब्लड वू आज यहाँ पर जो आया था वो बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड आया था, यानी कि उसकी तैयारी भी कंप्लीट नहीं है। वो भी तक कम्प्लीटली अपनी एनर्जी को गैदर नहीं कर सकता, ना ही उसकी फोर्सेज रेडी हैं। वो पहले क्यानवू डायनेस्टी में गया, वहाँ पर जाकर लोगों का कत्लेआम किया, वहाँ पर इतने सारे लोगों को मारकर उसने अपनी इवल स्पिरिट को और ज्यादा पावरफुल बनाया। वजह से वो वहाँ पर गया है और अब भी वहाँ पर क्यानवू डायनेस्टी में वापस जाएगा और बहुत सारे लोगों को मारकर अपनी इवल स्पिरिट को और भी ज्यादा ताकतवर बनाएगा। उसके बाद वो यहाँ पर आएगा। यहाँ पर सबसे पहले हमें जो करना होगा वो ये करना होगा कि हमें यहाँ पर जितने भी आम लोग हैं, आम नागरिक हैं, उन सभी की जान बचाना होगी। इससे हमें फायदा होने वाला है। जितने ज्यादा लोगों की जान बचाई जाएगी उतने ज्यादा लोग कम मरेंगे और इसका मतलब यह है कि उतनी ज्यादा उसको कम पावर मिलेगी। वो लोगों को मारकर पावर हासिल करता है। तो मास्टर रिवर हुआ से कहता है, मास्टर रिवर हुआ, आपको पता है कि इस वक्त कैम्सिस फैमिली बाकी की सारी फैमिलीज के ऊपर सबसे बड़ी फैमिली है। ड्रीम फैमिली के बाद कैम्सिस फैमिली बड़ी फैमिली है और आप यहाँ पर सबसे ज्यादा एक्टिव भी हैं। मैं चाहता हूँ कि आप अपने साथ कैरन फैमिली के लोगों को लो। इन सभी लोगों को मिलाकर आप वहाँ पर जितनी भी पावरफुल फोर्सेज हैं जो कि हमें ज्वाइन करना चाहती हैं, उन सभी को मिलाकर एक पावरफुल फोर्स क्रिएट करें। और उस पावरफुल फोर्स का काम ये होगा कि वो जितने भी सिविलियंस हैं उन सभी को निकालकर ग्रेट सेज माउंटेन के ऊपर लेकर जाएंगे, जहाँ पर हम लोग उनके लिए एक सेफ जोन बनाने वाले हैं। मास्टर रिवर हुआ से कहते हैं, क्या तुम वाकई में सारे इंपीरियल सिटी में जितने भी लोग हैं उन सभी को ग्रेट सेज माउंटेन के ऊपर प्रोटेक्शन देने वाले हो? लेकिन ग्रेट सेज माउंटेन तो इतनी बड़ी है ही नहीं, ना ही वहाँ पर तुम इन सभी को बचा पाओगे, क्योंकि ग्रेट सेज माउंटेन के ऊपर दाखिल होना तो काफी ज्यादा मुश्किल है। कि एक बार अगर दुश्मन अंदर घुस गया तो सभी के सभी लोग मारे जाएंगे, क्योंकि वहाँ से भागने का और कोई भी रास्ता नहीं है। माना जुनजी उनसे कहता है, तुम्हें इस पॉइंट के रिलेटेड परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने सब कुछ पहले से कैलकुलेट कर लिया हुआ है। मुझे पता है कि वहाँ पर उन सभी के पहुँचने के बाद क्या करना है। यंग मास्टर सू, यंग मास्टर जेंग सभी लोग उसे कहते हैं, हम लोग यहाँ पर सिविलियंस को इवैक्यूएट करने का काम करेंगे। हमें ये ऑर्डर्स दे दो, हम ये काम कर सकते हैं। हम लोग सिविलियंस को यहाँ से निकालकर ग्रेट सेज माउंटेन के ऊपर पहुंचा देंगे। जुनजी कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा। इस वक्त सभी लोगों को यहाँ पर बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। सभी को अपने अपने हिस्से का काम करना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त जो सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा अर्जेंट है और हमें यहाँ पर सब कुछ मिलजुल कर ही करना है। सभी लोग मिलकर काम करेंगे। हम लोग अपनी ग्रेट सेज माउंटेन को डेस्परेटली डिफेंड करेंगे ताकि हम लोग ब्लड वू को वहाँ पर घुसने से रोक सके। और वो सभी लोग मिलकर उसे कहते हैं, हाँ ठीक है, हम लोग ऐसा ही करेंगे। तो नेक्स्ट सीन हमें 3 दिन के बाद का दिखाया जाता है। 3 दिन के बाद जनरल ब्लड वू अपने लोगों से कहता है, सभी सोल्जर मेरी बात को ध्यान से सुनो, तुम सभी लोग इंपीरियल सिटी में दाखिल हो जाओ। वहाँ पर घुसने के बाद जितने भी लोग तुम्हारे सामने आएंगे उन सभी को मार डालना। वो बूढ़ा हो, बच्चा हो, या फिर कोई जवान हो, या फिर कोई लड़की हो, या कोई औरत हो, सभी को मार देना। किसी एक को भी जिंदा नहीं छोड़ना। तो सभी लोग उसके ऑर्डर्स को सुनने के बाद जल्दी से इंपीरियल सिटी में दाखिल होते हैं। इंपीरियल सिटी में दाखिल होने के बाद वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उन सभी को मारते जाते हैं। उनके रास्ते में जो भी आता है उसको मार देते हैं, ताकि वो छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ते। वो छोटे बच्चों को भी मार देते हैं। पूरे के पूरे इंपीरियल सिटी में लाशों के ढेर लगे होते हैं। ये सभी वही लोग हैं जो लोग रिफ्यूजी कैंप में जाने से रह गए थे, यानी कि ये लोग लेट हो गए थे। यहीं से नेक्स्ट सीन हमें ग्रेट सेज माउंटेन का दिखाया जाता है, जहाँ पर मास्टर रिवर हुआ और उसके साथ मास्टर जैन चैंग होते हैं, जो कि एक बड़ी सी फॉर्मेशन को वहाँ पर बना रहे होते हैं। वो इस फॉर्मेशन के अंदर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को ऐड कर रहे होते हैं। मास्टर जैन चैंग कहते हैं, चलो हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। मास्टर जैन चैंग कहते हैं, हमने इस फॉर्मेशन को कंप्लीट कर दिया, लेकिन ये तो बड़ी अफसोस की बात है कि हम लोग ज्यादातर शहरियों को नहीं बचा पाए। हालांकि हमने यहाँ पर काफी सारे लोगों की जान बचा ली है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि अभी भी इंपीरियल सिटी में फंसे हुए हैं और सभी लोग मरने वाले हैं, क्योंकि उन सभी को बचाने के लिए वहाँ पर कोई भी नहीं जाएगा। मास्टर रिवर हुआ से कहते हैं, हमसे जो हो सकता था हमने वो कर दिया, तो कितना ही सबसे बेस्ट कर सकते थे। उसी वक्त एक सोल्जर भागता हुआ वहाँ पर आता है और उनसे कहता है, मेरे पास एक बहुत ही अर्जेंट न्यूज रिपोर्ट है। इंडियन आर्मी हमारे करीब पहुंच चुकी है। वो लोग इस वक्त माउंटेन के नीचे खड़े हैं और ऊपर चढ़ने वाले हैं। मास्टर जैन चैंग कहते हैं, ठीक है, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। जाओ जाकर सभी लोगों को ये ऑर्डर्स दे दो। उन्हें बताओ कि अपनी डिफेंसिव अरे को एक्टिवेट करें। इसी के साथ ही वो डिफेंसिव अरे को एक्टिवेट करते हैं और कहते हैं, चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें यहाँ पर दुश्मन के साथ फाइट करना होगी। सामने की तरफ से जिंगटियान आर्मी के सोल्जर्स आ रहे होते हैं। ऐसे वो लोग आगे की तरफ बढ़े होते हैं। वहीं पर एक छोटा क्लिफ होता है जिसके ऊपर हमारा जुनजी बैठा होता है। वो सभी लोग कहते हैं, ये कौन है? तो हमारा जुनजी उनसे कहता है, क्या तुम इतनी जल्दी मुझे भूल भी गए हो? एक बड़े से वुल्फ के ऊपर मास्टर स्काईशिन बैठे होते हैं, जो कि ड्रीम फैमिली के मास्टर है। ड्रीम फैमिली के मास्टर इस आर्मी को लीड करते हैं और आगे की तरफ बढ़े हैं। जुनजी को देखते बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। तो मास्टर स्काईशिन उसे कहते हैं, लास्ट टाइम तुम मेरे सामने लंबी लंबी छोड़े थे कि तुम जनरल ब्लड वू को अपने हाथों से मारोगे, उसके खिलाफ जंग करोगे, लेकिन अब देखो जरा, अब हम लोग जब अपनी आर्मी लेकर यहाँ पर पहुंच चुके हैं, तो तुम यहाँ पर अपने साथियों के साथ ग्रेट सेज माउंटेन के अंदर छुप कर बैठे हुए। तुम तो एक बहुत ही डरपोक निकले। जुनजी उसे कहता है, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, यहाँ पर छुप कर बैठा हुआ हूँ, लेकिन तुमने ये गलत कहा कि मैं डरपोक हूँ। मैं तो बस इसी वक्त का इंतजार कर रहा था कि कब तुम सभी लोग यहाँ पर पहुंचो और तुम सभी लोग यहाँ पर आ गए हो। तुम लोग मेरे जाल में फंस गए हो। तो ड्रीम फैमिली के मास्टर से कहते हैं, हम लोग यहाँ पर तुम्हारे जाल में कैसे फंस गए हैं, क्योंकि तुम्हारे पास तो बहुत ही कम लोग हैं, जबकि हमारे पास पूरी मिलियन सोल्जर्स की आर्मी है। सभी लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तुम जनरल ब्लड वू की इस आर्मी के सामने नहीं टिक सकते। मास्टर स्काईलिन उसे कहते हैं, तो यहाँ पर आज मैं अपने हाथों से तुम्हें मारने वाला हूँ। तुम्हें मारने के बाद मैं तुम्हारी बॉडी के पीसेस करूंगा और उसके बाद तुम्हारे ब्लड को यूज करते हुए मैं अपने बेटे की मेमोरियल सेरेमनी को कंप्लीट करूंगा, जिससे उसकी आत्मा को शांति मिलेगी।
जाएगी। वो अपने बड़े से वुल्फ के साथ जंप करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। जब उनका बड़ा सा वुल्फ अपना मुंह खोलकर हमारे जुंजी को खाने लगता है, वो वहीं पर एक इनविजिबल शील्ड के साथ टकरा जाता है। उस शील्ड के साथ टकराने के साथ ही वहाँ पर पीछे की तरफ गिर जाता है। मास्टर स्काई जिन भी देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं अब यहाँ पर क्या हो रहा है लड़के, तुमने यहाँ पर क्या किया है। जुंजी से कहता है क्या तुम जानना चाहते हो कि यहाँ पर क्या है और तुम कौन सी चीज के साथ टकराए हो? चलो ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अपनी पावर्स को रिलीज करता है और उसे कहता है मेरे पीछे देखो। तो उसके पीछे बहुत सारी फॉर्मेशंस एक्टिवेट होती हैं। वो उसे कहता है यहाँ पर 3 फॉर्मेशंस है, एक विर्चुअल गॉड ब्रोकन एरे फॉर्मेशन है, एक एक्सट्रीम जैंग गैंग एरे फॉर्मेशन है, एक मूवेबल प्लूटो फॉर्मेशन है। ये तीनों फॉर्मेशन जब आपस में मिल जाती हैं तो एक बहुत ही पावरफुल एरे फॉर्मेशन बनती है। जुंजी ने उस पूरी की पूरी ग्रेट सेज माउंटेन को एक बड़ी सी पावरफुल फॉर्मेशन के साथ कवर किया होता है ताकि ये सभी लोग अंदर दाखिल ना हो सके। सभी लोग बाहर की तरफ रुक जाते हैं और कहते हैं अब यहाँ पर क्या होने वाला है। जबकि हमारा जुंजी वहीं पर अपने हाथ को सामने की तरफ करता है और अपनी पावर्स को यूज करते हुए कहता है तुम सभी लोग मरने वाले हो। आदि अपने साथियों से कहता है चलो जल्दी से आ जाओ और अटैक करो। वहाँ पर उसके साथी निकल आते हैं और उनके पास अटैक करना स्टार्ट करते हैं। सभी लोग कहते हैं जुंजी ने यहाँ पर जो स्पेशल एरे फॉर्मेशन को एक्टिवेट किया है उससे हमारी पावर्स पहले से बढ़ रही है, जबकि इन सभी की पावर्स कम हो रही है, क्योंकि ये एक ऐसी एरे फॉर्मेशन है जो कि किसी की बॉडी के अंदर इवल स्पिरिट की पावर को कम कर देती है, जबकि राइट के स्पिरिट की पावर को बढ़ा देती है। मिस नो भी वहीं पर होती है, वो भी वहाँ पर फाइट कर रही होती है। कहती है हाँ यहाँ पर पावर्स तो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। एरे फॉर्मेशन की मदद से हम लोग उनकी इवल पावर को एब्जॉर्ब करके अपनी पावर्स को बढ़ा सकते हैं। ये सभी लोग यहाँ पर फाइट करना स्टार्ट करते हैं, जबकि हमारा जुंजी वहीं पर खड़ा होता है। हमारा जुंजी कहता है पास जो इमूवेबल प्लूटो फॉर्मेशन है ये दुश्मन की इवल स्पिरिट को एब्जॉर्ब कर सकती है और उसके बाद ये प्योरीफाई करने के बाद हम दूसरी एरे फॉर्मेशन की मदद से इसको अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर रहे हैं, अपनी बॉडी के अंदर डाल रहे हैं ताकि हमारे सोल्जर्स की पावर पहले से बढ़ जाए। इसका मतलब यह है कि अगर तुम्हारे पास हजारों लाखों की तादाद में इवल स्पिरिट्स है तो हम उन सभी को यूज कर सकते हैं और अपनी पावर्स को बढ़ा सकते हैं। मास्टर रिवर हुआ अपने डिसाइपल से कहते हैं कैम्सिस फैमिली के जितने भी डिसाइपल्स हो तुम सभी की ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है, तो यहाँ पर वक्त आ चुका है अपनी पावर्स को दिखाने का और दिखाने का कि तुम लोग रॉयल फैमिली से कितने ज्यादा वफादार हो। तो सभी लोग मास्टर रिवर हुआ से कहते हैं ठीक है मास्टर, अब देखते जाए हम लोग क्या करते हैं। और वो सभी लोग फाइट करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं और उन सभी सोल्जर्स को मारना स्टार्ट करते हैं। ऐसे वो उन सोल्जर्स को मारने के लिए आगे बढ़े होते हैं। उसी वक्त उन्हें सामने एक बड़ा सा इवल ड्रैगन दिखाई देता है। ये इवल ड्रैगन जनरल ब्लडवू का आता है। जनरल ब्लडवू वहाँ पर आ जाता है और कहता है सभी लोगों की हिम्मत कैसे हुई कि मेरे मिलियन सोल्जर्स की आर्मी के सामने यहाँ पर खड़े होकर फाइट बैक करने की। क्या लगता है कि तुम सिर्फ 3-6 लेवल की एरे फॉर्मेशंस की मदद से यहाँ पर मेरी आर्मी को रोक सकते हो और मुझे रोक सकते हो। जनरल ब्लडवू यहाँ पर इसकी एरे फॉर्मेशन को तोड़ने वाला है, जो कि हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्वर्ड किंग के एपिसोड 104 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था सेज माउंटेन के की हमारे जुंजी ने 3-6 लेवल के एरे फॉर्मेशन की मदद से एक बड़ी सी कंबाइंड फॉर्मेशन बनाई होती है जो कि काफी पावरफुल होती है। ये सारे सोल्जर तो वहां से गुजर नहीं पा रहे होते, तो वहीं पर जनरल ब्लडवू आ जाता है और उसे कहता है तुम्हें क्या लगता है कि ये छोटी सी फॉर्मेशन मेरी आर्मी को यहाँ पर रोक पाएगी? तुम अपनी पावर्स को यूज करते हुए इस फॉर्मेशन को तोड़ने वाला है। वो जल्दी से जंप करते हुए आगे बढ़ता है और कहता है देखो मैं कैसे तुम्हारी इस फॉर्मेशन को तोड़ता हूँ। अपनी हेल्बर्ड को सामने की तरफ करता है और उस फॉर्मेशन के ऊपर अटैक करता है। उसका अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। इसी धमाके के साथ ही फॉर्मेशन के अंदर बहुत सारे क्रैक्स बढ़ जाते हैं। हमारी जुंजी की 3 तरह की वो कंबाइंड फॉर्मेशन वहीं पर टूट जाती है। हमारा जुंजी उसकी तरफ देखकर सोच रहा होता है जनरल ब्लडवू 3 दिन के पहले जब हमसे मिला था तब इसकी जो मार्शल आर्ट्स की स्पिरिट थी उसकी इवल एनर्जी इतनी ज्यादा थिक नहीं थी। आज इसकी इवल स्पिरिट इतनी ज्यादा थिक हो चुकी है कि इसने बहुत सारे लोगों की जान ली है, जिसकी वजह से इसकी कल्टीवेशन पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। इसी वक्त मास्टर स्काईलिन वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं तुम्हें यहाँ पर डिस्ट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें यहाँ पर इन तीनों फॉर्मेशन को दोबारा से रिपेयर करना होगा। तब तक मैं इसको यहाँ पर रोक कर रखता हूँ, मैं जाकर इसे फाइट करता हूँ, तुम इन तीनों को यहाँ पर रिपेयर करो। मास्टर स्काईलिन जल्दी से उठते हुए जनरल ब्लडवू के सामने पहुंच जाते हैं और उसे कहते हैं ब्लडवू मैं तुमसे फाइट करूंगा, क्योंकि लास्ट टाइम भी हमने एक दूसरे को चैलेंज किया था। तो जनरल ब्लडवू से कहता हाँ क्यों नहीं स्काईलिन, तुम्हें क्यों लगता है कि यहाँ पर तुम मुझे हरा सकते हो? हाँ ये बात तो वाकई में सच है कि इंपीरियल सिटी में ऐसा कोई भी वॉरियर नहीं है जो कि मुझसे फाइट करने के लायक हो, लेकिन तुम्हारे पास ऐसी क्वालिफिकेशंस होने के बावजूद भी तुम यहाँ पर हारने वाले हो। तुम्हारे बारे में कहा जाता है कि तुम क्लाउड डायनेस्टी के एक बहुत ही लेजेंडरी फिगर हो, एक बहुत ही पावरफुल इंसान हो, लेकिन आज के बाद से तुम यहाँ पर मरने वाले हो तो तुम्हारा नाम भी खत्म हो जाएगा। मास्टर स्काईलिन उसकी बात सुनने के बाद कहते हैं मेरा नाम चाहे खत्म हो जाए लेकिन फिर भी सभी लोग मुझे याद रखेंगे कि एक लेजेंडरी फिगर हुआ करता था, लेकिन तुम्हारा नाम तो हमेशा बुरे अल्फाज में कहा जाएगा कि जनरल ब्लडवू ने डायनेस्टी की हिस्ट्री में क्या किया था, बहुत सारे निर्दोष लोगों की जान ली थी। जनरल ब्लडवू से कहता है तुम तो कुछ ज्यादा ही शॉर्ट साइटेड हो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर बुरा कर रहा हूँ? अपनी हेल्बर्ड को सामने की तरफ करते हुए एनर्जी को रिलीज करते हैं। मास्टर स्काईलिन उसके अटैक को अवॉइड करते हैं, फिर साथ ही वो उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट करता है। वो बार बार उसके ऊपर एनर्जी से अटैक करते हैं। मास्टर स्काईलिन बार बार उसके अटैक को अवॉइड कर रहे होते हैं। जनरल ब्लडवू से कहता है जब तक मैं एक हानजान एम्परर लेवल तक पहुंचता हूं, अगर मेरी बैड रेपुटेशन ही क्यों ना हो, सभी लोग मेरे सामने झुकेंगे। मुझे इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि मेरी रेपुटेशन कैसी है, मुझे सिर्फ और सिर्फ एम्परर लेवल तक पहुंचना है। जनरल ब्लडवू से कहता है तुम्हारे बारे में मैंने काफी सारी कहानियां सुन रखी है, मैंने सुना है कि तुम एक ऐसे पावरफुल इंसान हो, तुम एक ऐसे पावरफुल मास्टर हो कि तुम सिर्फ और सिर्फ एक ही पंच के साथ अपने सामने वाले ओपोनेंट को हरा देते हो। यहाँ पर मुझे भी अपने कोई स्किल्स दिखाओ, मुझे भी दिखाओ कि तुम कितने स्ट्रॉन्ग हो। तो यहाँ पर मेरे पर एक पंच से
अटैक भी नहीं कर रहे, बल्कि तुम सिर्फ और सिर्फ चूहे की तरह आगे की तरफ भाग रहे हो, जो कि बिल्ली से अपनी जान बचा रहा हो। तुम तो मेरे ओपोनेंट बनने के लायक भी नहीं हो। वो बार बार फिर से उसके ऊपर अटैक करता है। मास्टर स्काईलिन भी उसके अटैक को अवॉइड कर रहे होते हैं। जहाँ पर वो दोनों अपने अपने वेपन्स को टकराते हैं तो वहाँ पर जबरदस्त एनर्जी निकलती है, जबकि हमारा जुंजी ग्रेट सेज माउंटेन के ऊपर बैठकर, वो पीक के ऊपर बैठकर दोबारा से तीनों फॉर्मेशन को रिपेयर करने की कोशिश कर रहा होता है। कहता है मुझे इन्हें जल्दी से जल्दी रिपेयर करना होगा, क्योंकि मास्टर स्काईलिन वहाँ पर ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे। जैसे वो रिपेयर को स्टार्ट करता है उसी वक्त उसके ऊपर अटैक होता है, क्योंकि मास्टर स्काईलिन वहीं पर होते हैं। मास्टर स्काईजिन यानी ड्रीम फैमिली के जो मास्टर हैं, वो उसके ऊपर अपने बीड के साथ अटैक करते हैं, जो कि उन्होंने 2 बीड अपने हाथ में पकड़े होते हैं। मास्टर स्काईजिन उसे कहते हैं, लड़के तुम्हें क्या लगा था कि तुम इतनी आसानी के साथ यहाँ पर इस रे फॉर्मेशन को दोबारा से रिपेयर कर लोगे? मैं तुम्हें इतनी आसानी के साथ ये सब कुछ करने नहीं दे सकता। वो फिर से अपने बीड को उसकी तरफ थ्रो करते हैं। वो अपने बीड्स के साथ ही हमारे जुंजी के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। जुंजी से कहते हैं, जनरल ब्लड वू की गाइडेंस की वजह से मेरी स्ट्रेंथ पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। अब मैं हिवन अर्थ राम के लेवल तक पहुंच चुका हूँ। ऊपर से अब तुम्हारे पास मास्टर स्काईलिन की प्रोटेक्शन भी नहीं है। मास्टर लिन की प्रोटेक्शन के बिना तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। तुम यहाँ पर मेरे हाथ से मरने वाले हो। हमारे जुंजी को आकर पंच मारते हैं, क्योंकि हमारा जुंजी भी अपनी तलवार को सामने की तरफ करते हुए उसके अटैक को अवॉइड करता है। इसी के साथ ही वो बार बार अपने वेपन को यूज करते हैं, हमारे जुंजी के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं और उसे कहते हैं, आज तुम्हारे पास कोई हजारों टेक्निक्स ही क्यों ना हो, तुम इन सारी हजारों टेक्निक्स को यूज करते भी आज मौत से नहीं बच सकते, क्योंकि आज तुम मेरे हाथों से ही मरोगे। मारने के बाद तुम्हारी बॉडी और ब्लड को मैं यूज करूंगा अपने बेटे को श्रद्धांजलि देने के लिए, ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। जबकि हमारा जुंजी बड़ी स्पीड से उसके पास से आगे गुजर जाता है, अपनी तलवार को घुमाते हुए उसके ऊपर अटैक करता है। मास्टर वहीं पर नीचे गिर जाता है और उसके बाद हमारा जुंजी कहता है सभी लोगों की बारी है। तो उसके साथ उसके जितने साथी होते हैं वो उन सभी को मारने के लिए एक स्पेशल मूव को यूज करता है। हम एंडलेस फ्यूरियस फायर होता है। वो आसमान के ऊपर से अपने वेपन के साथ बहुत सारी फायर को रिलीज करता है और सारी फायर नीचे की तरफ गिरती है। ड्रीम फैमिली के वो अपने जितने भी डिसाइपल्स को लेकर आए होते हैं वो सारे के सारे वहाँ पर जलकर मर जाते हैं। जुंजी कहता है तो ड्रीम फैमिली के एल्डर जाओ जाकर अपने बेटे ब्लैंक जिन से मिलो, वो एंड पर तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा हेल में। यहाँ पर जो मेन फोर्स होती है वो तो जिंगटियान आर्मी होती है, जो कि यहाँ पर इवल फोर्स रखते हैं, और ये सारे के सारे 3000 सोल्जर्स हैं, जो कि जनरल ब्लड वू के स्पेशल सोल्जर्स हैं। इनको मारने पर ये दोबारा से उठकर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी के अंदर इवल स्पिरिट्स हैं। जैन जैन कहते हैं चाहे इनके ऊपर कैसी अटैक क्यों ना कर लो, ये दोबारा से उठकर खड़े हो जाते हैं। लगता है कि इन्हें मौत का बिल्कुल भी डर नहीं है, हम लोग इनको बिल्कुल भी नहीं मार सकते। इस वक्त मास्टर टाइशेंग वहाँ पर आते हैं, अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं और उन सभी को एक ठंडा इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं। कहते हैं सैंग जैंग तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो? सारी जिंगटियान आर्मी है और इन सभी की तारें अपने मास्टर ब्लड वू के साथ जुड़ी हुई हैं। हमने जनरल ब्लड वू को नहीं मारा तो ये सभी लोग भी नहीं मार सकते, क्योंकि इन सभी की बॉडी के अंदर भी इवल स्पिरिट्स हैं, जो कि उसी के साथ जुड़ी हुई हैं। अगर हम लोगों ने जल्दी से ब्लड वू का कुछ नहीं किया तो हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा ग्रेट सेज माउंटेन के ऊपर रेजिस्ट करना, और हमारे सारे के सारे सर्वाइवर भी मारे जाएंगे जिनकी हमने जान बचाई है। मास्टर रिवर हुआ उन दोनों से कहते हैं तो हमें यहाँ पर अपनी फोर्सेस को और ज्यादा मजबूत करना होगा, ताकि हम लोग अपने लाइन एंड डिफेंस को ज्यादा बेहतर बना सकें, लोगों को यहीं पर रोकर रख सकें। हम अपने दुश्मन को यहाँ से गुजरकर आगे जाने नहीं दे सकते, क्योंकि आगे बहुत सारे सिविलियंस हैं, ये उन सभी को मार डालेंगे। तो सभी सोल्जर जल्दी से भागते हुए आगे बढ़ते हैं, जिंगटियान आर्मी के साथ फाइट करना स्टार्ट करते हैं। जबकि नेक्स्ट सीन में फिर से जनरल ब्लड वू का दिखाया जाता है और मास्टर लिन का दिखाया जाता है। मास्टर लिन और जनरल ब्लड वू अभी भी फाइट कर रहे होते हैं। ब्लड वू मास्टर लिन के ऊपर अटैक करने के बाद से कहता है मास्टर लिन तुमने मुझे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया, मुझे लगा था कि तुम बहुत ज्यादा पावरफुल होगे, लेकिन तुम तो यहाँ पर बिल्कुल बेकार निकले। तुम तो मेरे अटैक्स को सिर्फ ब्लॉक ही किए जा रहे हो, ना ही मेरे पर अटैक कर रहे हो। मास्टर लिन भी अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं और कहते हैं तुम यहाँ पर कुछ ज्यादा ही अपनी तारीफें किए जा रहे हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम वाकई में इतने स्ट्रॉन्ग हो कि मेरे सामने टिक सको? चलो ठीक है, मैं तुम्हें अपनी रियल स्ट्रेंथ दिखाता हूँ। ब्लड वू भी आगे से काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है ये हुई ना बात, मैं यही तो देखना चाहता था। लो मुझे दिखाओ कि आगे तुम और क्या कर सकते हो। दोनों ही फिर से अपने अपने वेपन्स को टकराते हैं, अपने वेपन्स को टकराते हैं। जनरल ब्लड वू यहाँ पर अपनी एक स्पेशल टेक्निक को यूज करता है, वो अपनी तलवार को घुमाते हुए टॉर्नेडो बना लेता है। मास्टर स्काईलिन को फिर से पीछे की तरफ हटना पड़ता है। इस वक्त ब्लड वू ऊपर होता है, जबकि मास्टर स्काईलिन नीचे की तरफ होते हैं। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। मास्टर लिन के पास यहाँ पर एडवांटेज नहीं है, क्योंकि उनकी पावर्स कम रह चुकी हैं अपनी इंटरनल इंजरीज की वजह से वो इसके साथ प्रॉपर्ली फाइट नहीं कर पा रहे। वो अपने पास से 9 ऑरिफाइसेस पिल निकालते हैं। जुंजी ने मुझे ये वाली 9 ऑरिफाइसेस पिल दी थी, जो कि बहुत ज्यादा स्पेशल है। इस पिल को खाने से मैं अपनी एनर्जी को पीक पर पहुंचा सकता हूँ। बहुत ही जल्दी मेरी एनर्जी पहुंच जाएगी, लेकिन इसका साइड इफेक्ट भी काफी ज्यादा भारी होने वाला है, क्योंकि इसके बाद मुझे बैकलैश का सामना करना पड़ेगा। जल्दी से उस 9 ऑरिफाइसेस पिल को खा जाते हैं। जैसे ही वो उस पिल को निकलते हैं उसी वक्त उनकी बॉडी से जबरदस्त एनर्जी निकलती है। मान के ऊपर से थंडर्स भी उसके ऊपर गिरना स्टार्ट होते हैं। पर मास्टर स्काईलिन की एनर्जी बढ़ने के बाद उनका हुलिया काफी ज्यादा बदल जाता है और वो पहले से काफी ज्यादा बेहतर लग रहे हैं। जनरल ब्लड वू भी उसकी पावर को रिलीज होता हुआ देखकर काफी हैरान होता है और कहता है क्या वाकई में निर्वाणा के 5th लेवल वाले इंसान की पावर इतनी ज्यादा होती है? मैंने इस पावर को पहले कभी इमेजिन नहीं किया। मास्टर स्काईलिन भी अपनी तलवार को बाहर की तरफ निकालते हैं और अपने एक स्पेशल मूव जिसका नाम रिलेंटलेस थंडर रेज होता है उसको यूज करते हुए सामने की तरफ एक जबरदस्त स्ट्राइक लगाते हैं। स्ट्राइक काफी ज्यादा पावरफुल होती है। जनरल ब्लड वू को वहाँ से निकलने का मौका भी नहीं निकलता। जो इवल स्पिरिट ड्रैगन होता है वो उसके पास ही होता है। वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। उस एनर्जी के वहाँ पर गिरने के बाद तो स्काईलिन की चेस्ट के ऊपर वो स्ट्राइक लगती है, जिसकी वजह से उसकी चेस्ट के अंदर एक होल बन जाता है और वो कहता है तुम तो बहुत ज्यादा पावरफुल हो, निर्वाणा के 5th लेवल की पावर इतनी ज्यादा होती है। आज मैंने इस
इसको देख और महसूस भी कर लिया और इसी के साथ वो ग्राउंड के ऊपर गिरता है, उसकी बॉडी से ब्लड निकलता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। उसके बेहोश होने के बाद मास्टर स्काईलिन आगे बढ़ते हैं और उसे कहते हैं इसका मतलब यह है कि हम दोनों एक दूसरे के इक्वल मैच बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सके। जबकि तुम यहाँ पर बेहोश पड़े हो तो मुझे यहाँ पर आखिरी स्ट्राइक लगाकर तुम्हारी जान लेना होगी ताकि मैं इस सारे किस्से को यहीं पर खत्म कर सकूं। वो अपनी तलवार को ऊपर की तरफ उठाकर उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं। उसी वक्त उसका जो इवल स्पिरिट ड्रैगन होता है वो अपनी पूंछ के साथ उसके ऊपर अटैक करता है। ये देखकर मास्टर स्काईलिन भी काफी हैरान होते हैं और कहते हैं मालिक के बेहोश होने के बाद इवल स्पिरिट ड्रैगन यहाँ पर बाहर क्या कर रहा है। स्काईलिन फिर से उठकर खड़ा हो जाता है। उसका होल जहाँ पर उसके बॉडी के अंदर होल हुआ था उसके अंदर से काफी सारी इवल स्पिरिट एनर्जी निकल रही होती है। मास्टर स्काईलिन कहते हैं हमारे शुंजी ने जहाँ पर अपनी फॉर्मेशन के साथ जहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सभी की बॉडी के अंदर से इवल स्पिरिट को प्योरीफाई कर दिया है। मैं यहाँ पर देखता हूँ कि जनरल ब्लड वो कितनी बार अपनी बॉडी को यहाँ पर दोबारा से रिवाइव कर पाता है, क्योंकि ये हर बार तो ऐसा नहीं कर पाएगा। जनरल ब्लड वो भी उसे कहता है तुम्हें क्या लगता है कि इवल स्पिरिट की पावर क्या होती है। आज मैं तुम्हें यहाँ पर इवल स्पिरिट की असली पावर दिखाने वाला हूँ। फिर से अपनी पावर्स को रिलीज करता है और काफी सारे पोर्टल्स बनाता है। उन सारे पोर्टल्स की मदद से वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करने वाला है। उसकी अपनी जिंगटियान आर्मी के सोल्जर्स जिनके पास इवल स्पिरिट्स हैं वो उन सभी की बॉडी के अंदर से उनकी सोल को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करता है। वो सभी के सभी सोल्जर्स वहीं पर नीचे गिर जाते हैं। वो सभी लोग एक दूसरे को मारना स्टार्ट करते हैं। जैसे वो एक दूसरे को मारना स्टार्ट करते हैं उसके पास जितनी भी इवल एनर्जी होती है वो सारी की सारी ब्लड वो को मिलने वाली है, जिससे उसकी अपनी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। वहाँ पर वो सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद उसकी बॉडी के अंदर जो होल होता है वो भी फिल हो जाता है और वो फिर से उठकर खड़ा हो जाता है। तो स्काईलिन कहते हैं तो लगता है कि यहाँ पर मुझे दोबारा अटैक करना पड़ेगा। वो फिर से अपनी एनर्जी को रिलीज करते हैं और उसके ऊपर अटैक करते हैं। ये वाला अटैक भी काफी ज्यादा पावरफुल होता है। उसके ऊपर एक बहुत बड़ा धमाका दिखाई देता है, लेकिन धुएं के हटने के बाद दिखाते हैं जनरल ब्लड वो सही सलामत बीच में खड़ा होता है और इस बार उसकी पावर्स पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और उसकी बॉडी भी ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। मास्टर स्काईलिन कहते हैं ये तो बहुत ही बुरा हुआ, इसने अपनी बॉडी और मार्शल सोल को दोनों को एक साथ मिक्स कर लिया और दोनों एक हो चुके हैं। तो ब्लड वो आगे बढ़ता है और उसे कहता है मास्टर लीन चाहे तुम निर्वाणा के 5th लेवल पर ही क्यों ना हो, ऐसा तो सोचना भी मत कि तुम यहाँ पर मेरी स्पेशल मैजिकल टेक्निक जो कि इवल मैजिकल टेक्निक है इसको ब्रेक थ्रू कर पाओगे। वो अपने पास से काफी सारे टेंटिकल्स निकालते हैं और इन टेंटिकल्स के साथ वो मास्टर स्काईलिन के ऊपर अटैक करता है, जबकि मास्टर स्काईलिन भी अपनी एनर्जी से बने हुए ईगल को आगे की तरफ भेजते हैं। वो दोनों वहाँ पर टकराते हैं तो जबरदस्त एनर्जी निकलती है और एक बहुत बड़ा धमाका होता है। फिर देखने वाले बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं क्या टॉप लेवल के मास्टर्स की फाइट इस तरह की होती है। ये फाइट तो ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ पर न्यूक्लियर फाइट हो रही हो। शुंजी भी यहाँ पर बैठा ये सब कुछ देख रहा था। शुंजी कहता है मास्टर स्काईलिन इस वक्त उस पिल को खाने के बाद अपनी पीक एनर्जी पर पहुंच चुके हैं और ये बड़ी आसानी से उसको हरा सकते हैं। मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि जनरल ब्लड वो रिवाइव होने के बाद पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे होता जा रहा है, ये और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा है। चलो मैं यहाँ पर चेक करके देखता हूँ। शुंजी सामने की तरफ गौर से देखता है तो उसे वहाँ पर इवल स्पिरिट दिखाई देती है, वो इवल ड्रैगन स्पिरिट कहता है। तो अब मुझे समझ आई कि यहाँ पर बार बार अपनी एनर्जी को कैसे बढ़ा रहा है। कि जो ड्रैगन इवल स्पिरिट है इवल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद स्ट्रॉन्ग होती है। अगर इसके आसपास थोड़ी सी भी इवल स्पिरिट होगी तो वो इवल स्पिरिट को लेने के बाद ये अपनी एनर्जी को और ज्यादा बढ़ा सकता है। सबसे पहले तो इसकी एक्सट्रीम इवल स्पिरिट यानी इस ड्रैगन स्पिरिट को डिस्ट्रॉय करना होगा। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 104 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे हमारा शुंजी यहाँ पर अब क्या करने वाला है। तो ये लोग अपनी इस फाइट को जीतेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्वर्ड किंग के एपिसोड 105 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारे जाविशी को पता चलता है जनरल ब्लड बुश यहाँ पर अपनी पावर्स को कैसे इंक्रीज कर रहा है कि जैसे जैसे उसके ऊपर अटैक होता है उसकी पावर्स पहले से ज्यादा बढ़ती जाती हैं। वो सामने की तरफ देखता है, उसे पता चलता है कि इसके पास जो इवल स्पिरिट ड्रैगन है वो इवल स्पिरिट्स को एब्जॉर्ब कर रहा है। जब तक यहाँ पर इसके आसपास जरा सी भी इवल स्पिरिट होगी वो उसको एब्जॉर्ब करने के बाद अपनी पावर्स को बढ़ाता जाएगा। हमारा शाओ सोच रहा होता है मुझे जल्दी से जल्दी मास्टर लिन को इस बारे में बताना होगा। मास्टर लिन को ये बताना होगा कि जब तक हम लोग इसकी बॉडी में मौजूद इवल स्पिरिट को डिस्ट्रॉय नहीं कर देते, कंप्लीटली उसको डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, लक्ष्य और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा, हम इसको हरा नहीं पाएंगे। इस वक्त में स्नो वहाँ पर भागती हुई आती है और उसे कहती है क्लाउड एक बहुत ही बुरी खबर है। तो शुंजी उसे कहता है अब यहाँ पर क्या हुआ जल्दी से बताओ। तो वो उसे कहती है हमें फ्रंट लाइन के ऊपर बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है। फ्रंट लाइन के ऊपर जो सोल्जर पहले से मौजूद थे उनकी पावर्स पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। वो लोग पहले से ज्यादा पागलों की तरह अटैक कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे कि कोई ब्लड थर्स्टी जानवर हो। लगता है कि जैसे कि अभी अभी वो इवल स्पिरिट के साथ इन्फेक्टेड हुए हैं, बिल्कुल ज़ॉम्बीज़ की तरह वो हमारे पर अटैक कर रहा है। वो जिस भी सोल्जर की स्किन के साथ अपने हाथ को या फिर मुंह को टकराते हैं तो उस बेचारे सोल्जर की स्किन वहाँ से सूख जाती है और पिघल कर नीचे गिर जाती है। ठीक है, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हड्डियों का एक स्केलेटन ही बचता है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बेकार हो चुका है। वो लोग अंदर की तरफ बढ़ रहे हैं और आगे की तरफ आते जा रहे हैं। फीनिक्स वहाँ से कहती है मेरे डैड अपने साथ कुछ एल्डर्स को लेकर वहाँ पर गए और जाकर उनको रोक रहे हैं। लगता है कि वो लोग ज्यादा देर तक वहाँ पर रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे। बहुत ही जल्दी दुश्मन यहाँ पर ग्रेट सेज माउंटेन के अंदर पहुंच जाएगा और हमारे लिए ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। कहता है ये लोग तो बहुत ही तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा, मुझे जल्दी से जल्दी
जल्दी ये करना होगा। शाओ उन लोगों से कहता है जाओ जाकर सभी लोगों को ये बता दो कि हमें पीछे हटना होगा, हम सभी को सेकंड डिफेंस लाइन में पहुंचना होगा। तो तब तक मैं यहाँ पर कुछ सोचता हूँ, मैं यहाँ पर सोचता हूँ कि इन सभी से कैसे निपटना है। साथ ही हमारा शुनजी अपने वॉइस ट्रांसमिशन को यूज करते हुए मास्टर लिन से कहता है मास्टर लिन अब हमारा प्लान चेंज हो चुका है, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे टाइम दें, मुझे थोड़े से टाइम की जरूरत है। मास्टर से कहती है क्या अब यहाँ पर क्या हुआ, अच्छा मुझे बताओ कि तुम्हें कितना टाइम चाहिए। हमारा जुनजी उनसे कहता है मुझे तकरीबन 15 मिनट चाहिए होंगे। यहाँ पर जिंगटियान आर्मी एक दूसरी म्यूटेशन के अंडरगॉन हुई है, जिसकी वजह से उनकी पावर पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और मेरी जो 3 रे फॉर्मेशन थी ये उनको प्योरीफाई नहीं कर पा रही। यहाँ पर कुछ और करना होगा, मुझे यहाँ पर अपनी 5 स्पिरिचुअल वेन्स को इस सब के साथ मर्ज करना होगा ताकि मैं उसकी पावर्स को पहले से बहुत ज्यादा बढ़ा सकूं और साथ में अपने होली स्पिरिट बीड को भी यूज करना होगा। मास्टर लिन उसकी बात सुनने के बाद कहते हैं अच्छा ठीक है, फिर यहाँ पर टाइम वेस्ट करना बंद करो, जल्दी से जल्दी करो, क्योंकि मैं यहाँ पर इसको ज्यादा देर तक रोकर नहीं रख पाऊंगा। 15 मिनट तक कोशिश करूंगा मैं इसको रोकर रखूं, 15 मिनट के लिए यहाँ पर तुम्हारे लिए फाइट करूंगा। तो हमारा जाओ से कहता है ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा जाओ जैसी ग्रेट सेज माउंटेन के एक दूसरे हिस्से के ऊपर जाकर लैंडिंग करता है। यहाँ पर मिचेल पहले से खड़ी होती है, वो अपने कुछ सोल्जर्स के साथ वहाँ पर होती है और उसे कहती है तो लड़के फाइनली मैंने तुम्हें यहाँ पर पकड़ ही लिया। तुम्हारा जाओ ग्राउंड के ऊपर पाँव मारता है और उसे कहता है क्या वाकई में तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास इतनी एबिलिटीज है। जब वो ग्राउंड के ऊपर पैर मारता है तो उसके पास से काफी सारी एनर्जी फोर्स रिलीज होती है और उन सभी के ऊपर प्रेशर पड़ता है, वो पीछे की तरफ गिर जाते हैं। हमारा शुनजी उनसे कहता है यहाँ से दफा हो जाओ, तुम सभी लोग मुझसे फाइट करने लायक नहीं हो क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। लेकिन वो सारे के सारे फिर से उठकर खड़े हो जाते हैं क्योंकि ये सारे भी जिंगटियान आर्मी के मेंबर्स हैं। ऊपर से ये लड़की मिचेल भी, इसकी बॉडी के अंदर भी इवल स्पिरिट है, इसी वजह से वो सभी लोग इतनी आसानी से नहीं मार सकते। मिचेल उसे कहती है हम सभी लोग जानना ब्लड वू के फॉलोअर्स हैं और हम सभी के पास अब जो बॉडीज है वो मॉर्टल बॉडीज नहीं है, तो हमारी बॉडीज को यहाँ पर जितना मर्जी नुकसान पहुंचा लो हम लोग दोबारा से रिवाइव हो जाएंगे। और ऊपर से अब हमारे जनरल ब्लड वू के पास एक्सट्रीम इवल स्पिरिट आ चुकी है। एक्सट्रीम इवल स्पिरिट बहुत ज्यादा पावरफुल है जिसकी वजह से हमारी पावर्स भी बढ़ती जा रही है। जब तक तुम लोग जनरल ब्लड वू को नहीं मार देते तब तक हम में से कोई भी यहाँ पर मरने वाला नहीं है। मिचेल उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है और उसे कहती है तो ब्लड जुआ मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ पर हमें ज्वाइन करना चाहोगे या फिर तुम यहाँ पर हमारे हाथों से मरना चाहोगे। और जैसे ही वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है उसी वक्त उनके ऊपर अटैक होता है होली लाइट के साथ और उनमें से काफी सारे वहाँ पर मर जाते हैं। चेल वहाँ पर अपने आप को कवर करती है और कहती है अब यहाँ पर कौन आ गया जो हमारे पर अटैक कर रहा है। पीछे की तरफ देखती है और कहती है कौन हो तुम और तुम हमारे पर अटैक क्यों कर रहे हो। तो ये एम्परर मो वैंग होते हैं। एम्परर मो वैंग अपने साथ ह्यूमन सेक्टर के प्रिंस को लेकर आए होते हैं। वो कहते हैं मुझे माफ करना है जुनजी, मैं यहाँ पर आने में लेट हो गया, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आने वाला था, देखो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। जिनसे कहता है एम्परर मो वैंग आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन ये है कौन। तो वो लड़का हमारे जाओ को अपने बारे में बताता है। वो कहता है तुम मुझे फॉरेस्ट चेन भी कह सकते हो, तुम्हें काफी दिनों के बाद देख रहा हूँ, मैं तुम्हें पहले भी एक बार मिल चुका हूँ लेकिन शायद तुम्हें याद नहीं है। जाओ से कहता है क्या तुम हीवनली सेक्टर के डिसाइपल हो। वो कहता है हाँ मैं हीवनली सेक्टर का डिसाइपल भी हूँ और इसके साथ साथ मैं हीवनली सेक्टर का 8th सक्सेसर भी हूँ, मैं उनका अब लीडर हूँ। अरे हीवनली सेक्टर के बारे में समझा जाता है कि हमारा हीवनली सेक्टर डिस्ट्रॉय हो चुका है, लेकिन असल बात ऐसी नहीं है। हमारा हीवनली सेक्टर अभी भी है और हमारे हीवनली सेक्टर इस वक्त सीक्रेट में काम कर रहा है और हमारे पास बहुत ही कम लोग बचे हैं। जबकि तुमने हमारे हीवनली सेक्टर के सीक्रेट पैलेस के टेस्ट को पास किया और एम्परर मो वैंग को आजाद करवाया है, तो इसी का मतलब यह है कि तुम हमारे ग्रेट बेनिफैक्टर हो। इसके बाद तुम हमारे हीवनली सेक्टर के बहुत ही क्लोज फ्रेंड बन चुके हो। मैं यहाँ पर तुम्हारी हेल्प करने के लिए आया हूँ। मैं यहाँ पर अकेला नहीं आया बल्कि मैं अपने साथ अपने कुछ रोबोट्स को भी लेकर आया हूँ। वहाँ पर उन सभी को रिलीज करता है और कहता है पास पूरे 18 स्पिरिचुअल वॉरियर्स हैं, ये सारे के सारे हीवन स्पिरिट लेवल पर हैं और इन सभी को यहाँ पर मैं फाइट करने के लिए लेकर आया हूँ ताकि तुम्हारी मदद हो सके। पर मो वैंग उसे कहते हैं हम लोग यहाँ पर तुम्हारे लिए सिचुएशन को हैंडल करते हैं, इन सभी से हम लोग फाइट करते हैं, तुम जाओ जाकर अपने काम को पूरा करो। और वो लोग उन सभी को वहाँ पर से लेकर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। या उनसे कहता आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो उन सभी को टेलीपोर्ट करने के बाद वो दूसरी जगह पर लाते हैं और वहाँ पर उनसे फाइट करना स्टार्ट करते हैं, मिचेल और बाकी के सभी रोबोट्स को। और स्टेन अपने साथियों से कहता है तुम सभी लोगों के पास ये वक्त है अपने आप को साबित करने का कि तुम सभी लोग स्पिरिचुअल पपेट्स इंसानों से कम नहीं हो बल्कि उनसे ज्यादा बेहतर हो। चलो जाओ जाकर इन दुश्मन की आर्मी को तबाह कर दो। उसी तरह मास्टर लिन की फाइट का सीन दिखाया जाता है। मास्टर लिन अभी भी उसके साथ फाइट कर रहे होते हैं जनरल ब्लड वू के साथ, लेकिन हमारे मास्टर लिन जो होते हैं वो इस बार फाइट को थोड़ा सा होल्ड बैक करने की कोशिश कर रहे होते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा टाइम को गेन किया जा सके। जनरल ब्लड वू बार बार उसके ऊपर अटैक करता है लेकिन वो उसके अटैक्स को अवॉइड कर रहे होते हैं, यहाँ पे ब्लॉक कर रहे होते हैं। जनरल ब्लड वू उसे कहता है बूढ़े आदमी अब तुम्हें क्या हुआ, अगर तुम यहाँ पर फोर्सिबली फाइट करते रहे, अगर तुम फुल स्ट्रेंथ को रिलीज नहीं करते और इसी तरह मेरे साथ अटैक्स को ब्लॉक करते रहते हो, फिर चूहे बिल्ली का खेल खेलते रहते हो, तो तुम्हारी बॉडी अंदर से बहुत ज्यादा जख्मी हो जाएगी। तुम्हें भी इस बात का अंदाजा तो हो ही गया होगा कि कब से तुम मेरे पर अटैक कर रहे हो लेकिन तुम्हारा कोई भी अटैक मेरे पर काम नहीं कर रहा, तुम यहाँ पर बेकार में फाइट कर रहे हो और मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर एंड के ऊपर हारने वाले हो, बिना किसी वजह के तुम हार जाओगे। मास्टर लिन जल्दी से अपने ट्रम्प कार्ड को रिलीज करने के लिए रेडी हो जाते हैं और उसे कहते हैं ब्लड वू तुमने यहाँ पर मुझे मजबूर किया है अपने ट्रम्प कार्ड को यूज करने के लिए, अब देखो मैं तुम्हारा क्या करता हूँ और इसके बाद देखना सारी जिंदगी इस बात को पछताने वाले हो।
मास्टर लीन अपनी स्पेशल मूव को रिलीज करते हैं तो वहाँ पर से काफी सारी लाइट की चेन्स निकलती हैं और इन लाइट चेन्स के साथ वो की पूरी बॉडी वहाँ पर बंध जाती है। वो एक जगह के ऊपर बंध जाता है। वो भी इस बात से काफी हैरान होता है और कहता है यहाँ पर हो क्या रहा है, मैं अपनी जगह से मूव क्यों नहीं पा रहा, क्या ये यहाँ पर किसी स्पेशल मूव को यूज करने वाला है। मास्टर लीन उसे कहते हैं एक बहुत ही स्पेशल स्किल है, स्किल में मुझे अपनी सारी की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को इकट्ठा करके तुम्हारे पर अटैक करना होगा। अपनी स्पेशल स्किल जिसका नाम डिस्ट्रक्टिव डिवाइन थंडर होता है उसको यूज करता है। बहुत ही पावरफुल थंडर इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करता है और उसके साथ ही जनरल ब्लड वू के ऊपर अटैक कर देता है। वो पावर बहुत ज्यादा होती है जिससे एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। सारे मास्टर्स भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं क्या ये वाकई में लेजेंडरी डिस्ट्रक्टिव डिवाइन थंडर है। मास्टर रिवर हुआ कहते हैं मैंने सुना है कि ये वाली पावर इतनी ज्यादा है कि जिसकी बॉडी के साथ भी जो टकराती है उसकी बॉडी वहाँ पर इस सोल को इमीडिएटली लूज कर देती है और उसकी बॉडी एशिस में चेंज हो जाती है। ये इतना ज्यादा पावरफुल है। मास्टर स्काईलिन के बारे में इतना तो पता है कि हमारी क्लाउड डायनेस्टी के एक बहुत ही लेजेंडरी कैरेक्टर है, लेकिन हमें नहीं पता था कि वो अभी तक इतने ज्यादा एक्टिव है कि उनके पास अभी भी इतनी ज्यादा पावर है कि वो ब्लड वू के ऊपर इतना पावरफुल अटैक कर सकते हैं। कि अब हमारे पास उम्मीद की एक किरण बाकी है, हम लोग इस फाइट को जीत चुके हैं। तो मास्टर जैंग उनसे कहते हैं सभी लोग कुछ ज्यादा ही जल्दी जश्न मनाने को तैयारी कर रहे हो, जरा देखो तो सही, मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी ब्लड वू हारने वाला है। मैं तुम्हें यहाँ पर एक और बात बताता हूँ, इन्होंने जिस पावरफुल मूव को यूज किया है इससे वो सामने वाले जिसके ऊपर अटैक करते हैं उसको तो डैमेज कर सकते हैं, लेकिन इससे उनकी अपनी बॉडी को भी नुकसान पहुंचेगा। तो जनरल ब्लड वू इसके अटैक से किसी तरह बच जाता है। मास्टर लीन अपनी इस अटैक की वजह से इतने ज्यादा कमजोर हो जाएंगे कि वो ब्लड वू से बच नहीं पाएंगे। ब्लड वू जब उसके ऊपर अटैक करेगा तो वो मारे जाएंगे। मास्टर लीन अभी भी वहाँ पर उस अटैक को एक्टिव किए होते हैं। ठंडा इलेक्ट्रिसिटी उनकी बॉडी के ऊपर से होकर गुजरी होती है जिसकी वजह से वो भी वहाँ पर जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं। उसके बाद उनके मुंह से ब्लड निकलता है। वो ग्राउंड के ऊपर नीचे उतर आते हैं और कहते हैं हमारी फाइट खत्म हो चुकी है। सभी लोग वहाँ पर बहुत ज्यादा खुश जाते हैं और कहते हैं जनरल ब्लड वू मर चुका है, हम लोग इस फाइट को जीत चुके हैं। लेकिन उसी वक्त उन्हें वहाँ पर ओरा महसूस होता है। वो लोग कहते हैं ब्लड वू का ओरा अभी यहीं तक है, उसका ओरा कम्प्लीटली डिसअपियर नहीं हुआ। तो वो वहाँ पर सेल की तरह दोबारा से अपने आप को रिक्रिएट कर लेता है। रिवर हुआ उन सभी से कहते हैं वहाँ पर सामने की तरफ देखो, देखता है जनरल ब्लड वू अभी तक मरा नहीं है, वो दोबारा से अपने आप को रिक्रिएट कर रहा है। तो जनरल ब्लड वू इस बार अपने ड्रैगन के सर के ऊपर दोबारा से रिक्रिएट कर लेता है अपने आप को, क्योंकि वो अपने पास उसका जो इवल ड्रैगन था वो उसने अपने ड्रैगन के साथ अपने आप को मर्ज कर लिया है। मास्टर लीन भी इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। वो ड्रैगन वहाँ पर अपने आप को दोबारा से रिक्रिएट करने के बाद अपने मुंह के अंदर से एक जबरदस्त पावरफुल बीम छोड़ता है लीन के ऊपर, जिससे मास्टर लीन जल्दी से जंप करते हुए साइड के ऊपर हटते हैं। असल में यहाँ पर हुआ ये है कि जब उसने ब्लड वू के ऊपर अटैक किया था मास्टर लीन ने, तो ब्लड वू ने उसकी सारी की सारी पावर को एब्जॉर्ब कर लिया और उसकी पावर को एब्जॉर्ब करने के बाद उसने अपनी बॉडी को अपने इवल ड्रैगन के साथ मर्ज कर लिया है। वो उसे कहता है तुम्हारी पावर बहुत ज्यादा अच्छी थी, मैंने सारी की सारी पावर को एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ पर जनरल ब्लड वू ने ना सिर्फ उसकी पावर्स को एब्जॉर्ब किया बल्कि उसने ब्रेक थ्रू कंप्लीट कर लिया है। अब वो निर्वाणा स्टेज के फर्स्ट लेवल पर पहुंच चुका है। अभी देखने वाले बहुत सारे हैरान होते हैं और कहते हैं अब यहाँ पर क्या होगा, ये तो निर्वाणा लेवल तक पहुंच चुका है और ये मास्टर लीन को भी आसानी से हरा पाएगा। मास्टर लीन भी नीचे गिरने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं क्योंकि सभी लोग भी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं इसने तो मास्टर लीन की सारी डिस्ट्रक्टिव पावर को एब्जॉर्ब कर लिया और सारी पावर को यूज करते हुए अपने आप को ब्रेक थ्रू करवा लिया है। अब हमारे पास जीतने के चांसेस बहुत ही कम है। ब्लड वू से कहता है क्या तुम्हें पता है कि क्लाउड डायनेस्टी का लेजेंडरी फिगर जिसके बारे में जहाँ पर सभी लोग कहते हैं कि वो एक बहुत ही महान मास्टर है, वो मेरे हाथों से यहाँ पर मरने वाला है। आज मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा, वो भी एक छोटे से चूहे की तरह। ये बताओ कि तुम्हें यहाँ पर किस तरह का महसूस हो रहा है। तो बाकी के सारे मास्टर भी भागते हुए इसकी तरफ आगे बढ़ते हैं और कहते हैं मास्टर लीन हम तुम्हें बचाने के लिए आ रहे हैं। मास्टर लीन भी काफी गुस्सा हो जाते हैं, अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं और उसे कहते हैं तुम यहाँ पर कुछ ज्यादा ही अपने बारे में हाईली सोच रहे हो। अगर मैं यहाँ पर मरने वाला भी हूँ तब भी मैं यहाँ पर तुम्हें मार कर ही मरूंगा, तुम्हें अपने साथ लेकर मरूंगा। फिर से अपनी पावर्स को रिलीज कर रहे होते हैं। जनरल ब्लड वू से कहता है लगता है कि तुम यहाँ पर अपने स्पिरिचुअल सी को बर्न करने वाले हो ताकि तुम अपने आप को एक टाइम बॉम्ब बना सको और यहाँ पर फोड़ने के बाद मुझे भी अपने साथ लेकर मरोगे, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। मैं यहाँ पर पर्सनली तुम्हें हेल्प करता हूँ ताकि तुम यहाँ पर मुझे अपने साथ लिए बगैर खुद ही मर जाओ। और वो उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। वो साथ ही अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए मास्टर लीन के ऊपर अटैक कर देता है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 105 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं हम सब लोग स्वर्ड किंग एपिसोड 106 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मास्टर लीन अपने आखिरी ऑप्शन को यूज करते हैं। वो अपनी बॉडी को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने वाले हैं ताकि अपने साथ साथ वो मास्टर जनरल ब्लड वू को भी अपने साथ लेकर मरे। जनरल ब्लड वू उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि तुम यहाँ पर ये सब कुछ मत ही करो क्योंकि मैं तुम्हें वैसे भी मारने वाला हूँ। वो अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए उसके ऊपर अटैक करते हैं। उसी वक्त आसमान के ऊपर से एक जबरदस्त एनर्जी स्लैश नीचे की तरफ गिरती है। जनरल ब्लड वू भी जल्दी से जंप करते पीछे की तरफ बढ़ता है क्योंकि वहाँ पर एक बहुत ही जबरदस्त धमाका होता है। जनरल ब्लड वू सामने की तरफ देख रहा होता है कि यहाँ पर क्या
क्या हुआ। जुंजी इसके पीछे खड़ा होता है। जुंजी ने उसके ऊपर अटैक किया होता है। वो उससे कहता है क्लाउड चू तो फाइनली तुम यहाँ पर आ ही गए, तो फाइनली तुम मुझसे फायर करने के लिए रेडी हो। तो लगा था कि तुम एक छोटे से पपी की तरह ग्रेट सेज माउंटेन के पीछे जाकर छुप जाओगे और मास्टर लिन को आगे करोगे ताकि वो मुझसे आकर फाइट करें। मुझे वाकई में ऐसा नहीं लगा था कि तुम जनरल ब्लडवू से यहाँ पर फेस टू फेस आकर फाइट करने की हिम्मत रखते हो। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि तुम इस फाइट को हार चुके हो, क्योंकि तुम्हारा सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड यानी कि मास्टर लिन वो तो यहाँ पर हार चुका है। वो इस फाइट को जीत नहीं सकता, और अगर वो इस फाइट को नहीं जीत सकता तो यहाँ पर पूरी क्लाउड डायनेस्टी में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो कि मेरा मुकाबला कर सके। जुंजी से कहता है क्या तुम वाकई में श्योर हो, क्या तुम इस बारे में ऐसा सोचते हो? लगता है कि तुमने मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी को या फिर मेरी स्वर्ड को यहाँ पर ब्लॉक कर लिया है। तुम्हें लगता है कि तुमने अटैक को ब्लॉक किया, इसी के साथ ही उसकी बॉडी के ऊपर कट लगता है। अब इस बात से पहुंचना हैरान हो जाता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने मेरी एक्सट्रीम इवल स्पिरिट को यहाँ पर कट ऑफ कैसे कर दिया, वो भी अपनी तलवार के साथ। उसकी बॉडी के ऊपर कट लगने के बाद अपनी ड्रैगन स्पिरिट के साथ से अलग हो जाता है और उसकी ड्रैगन स्पिरिट अपने आप वहाँ से डिसअपियर हो जाती है। ऐसे कहता है मैंने तुम्हारी एक्सट्रीम इवल स्पिरिट को इमॉर्टल ओरा के साथ डिसअपियर कर दिया और साथ ही मैंने अपनी तलवार के ऊपर एक डेविल सीलिंग अरे फॉर्मेशन को अटैच किया था। जिसे कहता है जबकि तुमने यहाँ पर मेरी पावर का मजा चख लिया है तो मैं तुम्हें बता दूं कि बहुत ही जल्दी तुम इस फाइट में भी हारने वाले हो। मैं ही तुम्हें यहाँ पर हराने वाला हूँ। ब्लडवू अपने ड्रैगन के बिना वहाँ पर फिर से इंसानी फॉर्म में आता है। कहता है तुम्हारे पास इमॉर्टल ओरा है और साथ में तुमने यहाँ पर इवल सीलिंग अरे फॉर्मेशन को यूज किया है। तुम्हारे पास तो बहुत सारे स्किल्स है, इतनी सारी नॉलेज तुम्हारे पास आई कहाँ से? हालांकि तुम बहुत ज्यादा यंग हो। है कि मैंने पहले तुम्हारे पर कुछ ज्यादा ही लुक डाउन किया। मुझे लगा था कि तुम सिर्फ एक छोटे से लड़के हो। साथ ही वो से कहता है लड़के क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम मेरी इवल स्पिरिट को यहाँ पर डिस्ट्रॉय करने के बाद तुम मुझे बड़ी आसानी से हरा दोगे? तुम तो कुछ ज्यादा ही एरोगेंट हो। मेरा लेवल अकेले इतना ज्यादा है कि तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं हरा सकते मेरी इवल स्पिरिट के बिना भी। मास्टर स्काईलिन बहुत ही बुरी तरह से जख्मी है, जबकि तुम्हारे अलावा जितने भी एल्डर्स हैं वो सभी के सभी मेरे सामने कीड़े मकोड़ों से ज्यादा कुछ भी नहीं है। तुम सभी लोग तो यहाँ पर ये सोचना मत कि तुम लोग मुझे सपने में भी हरा सकते हो। साथ ही वो वहाँ पर फिर से अपनी पावर्स को रिलीज करता है और अपनी पावर्स को यूज करते हुए वहाँ पर जितनी भी एक्सट्रीम इवल स्पिरिट्स होती है उन सभी को एक जगह पर इकट्ठा कर लेता है। वो वहाँ पर इवल स्पिरिट्स के साथ एक टोर्नेडो बनाता है। देखने वाले और भी ज्यादा हैरान होते हैं। मास्टर रिवर हुआ कहते हैं ये यहाँ पर कर क्या रहा है? जुंजी ने उसकी एक्सट्रीमली स्पिरिट को कट ऑफ कर दिया था, फिर ये यहाँ पर अपनी एक्सट्रीम इवल स्पिरिट को दोबारा से कैसे एब्जॉर्ब कर रहा है? मास्टर जैंग उसे कहते हैं ये तो यहाँ पर उस सारी की सारी पावर को रीगेन कर रहा है जो कि शुरुआत से इसका हिस्सा थी। वो सारी पावर को वापस अपने पास लेकर आ रहा है। इस वक्त जनरल ब्लडवू अपनी सारी जिंगटियान आर्मी जो कि उसकी जिंगटियान आर्मी होती है उसके पास भी इवल स्पिरिट्स होती है, वो उन सभी की बॉडी के अंदर से अपनी एनर्जी को वापस ले रहा होता है, सारी इवल एनर्जी को वापस अपनी बॉडी में ले रहा होता है। तो मास्टर जैंग कहते हैं ये सारी की सारी इवल स्पिरिट उन सभी जिंगटियान सोल्जर्स की बॉडी में थी, उसने उनके साथ शेयर की हुई थी और जो उन सभी से अपनी इवल स्पिरिट को वापस ले रहा है और ये पहले से ज्यादा पावरफुल हो चुकी है। सारी की सारी इवल स्पिरिट उसकी बॉडी के इर्द-गिर्द जाकर घूमना स्टार्ट करती है और उसकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होना स्टार्ट करती है। हमारा जुंजी वहाँ पर टाइम निकालकर जल्दी से मास्टर लिन के पास चला जाता है और उसे कहता है मास्टर लिन क्या आप ठीक है? मास्टर लिन उसे कहते हैं तुम्हें बाकी सभी को अपने साथ लेकर यहाँ से निकल जाना चाहिए, तुम्हारे पास अभी भी एक टाइम है, मैं थोड़ी देर के लिए इसे रोक कर रख सकता हूँ कि मैं बहुत ज्यादा जख्मी हूँ लेकिन तुम्हें थोड़ा सा टाइम तो मिल ही जाएगा। हमारा जुंजी उसे कहता है सीनियर लिन आप बहुत ही बुरी तरह से जख्मी है, आपको और कुछ भी करने की जरूरत नहीं क्योंकि आपके पास और ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं बची। मैं नहीं चाहता कि आप यहाँ पर और ज्यादा फाइट करें, कि सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दे। मास्टर लिन चिल्लाकर उसे कहते हैं बस भी करो, तुम बस एक छोटे से बच्चे हो। जनरल ब्लडवू निर्वाणा लेवल के फर्स्ट राउंड पर पहुंच चुका है, तुम उसके साथ फाइट करने के लायक नहीं हो, तुम उससे फाइट नहीं कर पाओगे चाहे तुम कितने ही टैलेंटेड क्यों ना हो। हमारे पास उस बंदे से जीतने का कोई भी चांस नहीं है। इस फाइट के बाद अगर मैं मर भी जाता हूँ तो मुझे कोई पछतावा नहीं होने वाला क्योंकि मैं यहाँ पर एक अच्छा काम करने के बाद मरने वाला हूँ। मैंने अपनी बहुत सारी जिंदगी जी ली है, जल्दी करो और सभी लोगों को अपने साथ लेकर यहाँ से रिट्रीट करो, जाओ जहाँ से निकल जाओ। जुंजी से कहता है सीनियर मास्टर लिन मैं यहाँ पर इस तरह की सिचुएशन से भागकर तो बिल्कुल भी नहीं जाने वाला, इस वक्त सिचुएशन बहुत ही बुरी है, मैं यहाँ पर किसी ऐसे को अपने लिए फायर करते हुए मरने दूंगा जो कि पहले से काफी ज्यादा जख्मी हो। आप मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही वो अपनी पावर्स को यूज करते हुए मास्टर लिन के इर्द-गिर्द एक शील्ड बना देता है, एक ऐसी पावरफुल शील्ड जिससे वो बाहर ना निकल सके। वो भी चलाकर उससे कहते हैं क्लाउड चू ये तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पर मुझे भी यहाँ पर ब्लॉक कर रहे हो और साथ ही खुद भी खुदकुशी करने के लिए जाने वाले हो। जुंजी मास्टर लिन से कहता है मास्टर लिन परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगर जनरल ब्लडवू निर्वाणा राम पर पहुंच चुका है इस बात से फर्क नहीं पड़ता, अगर वो हुनशान एम्परर भी बन चुका होता तब भी मैं उसे यहाँ पर हरा सकता था, चाहे वो एक इवल गार्ड ही क्यों ना बन जाए मैं फिर भी उसे मार डालूंगा। जुंजी अपनी तलवार निकालता और कहता है तो जनरल ब्लडवू अब जल्दी से रेडी हो जाओ क्योंकि मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। तो जनरल ब्लडवू वहाँ पर सारी के सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को इवल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद ट्रांसफॉर्म हो चुका है, उसकी बॉडी पहले से काफी ज्यादा बदल चुकी है। ट्रांसफॉर्म होने के बाद उसकी पावर्स भी पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। वो उसे कहता है लड़के तुम अभी भी बहुत ज्यादा एरोगेंट हो जबकि तुम अपनी आंखों से देख रहे हो कि मेरी पावर्स कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। साथ ही वो अपनी पूंछ के साथ हमारे जुंजी के ऊपर
अटैक करते हैं। जुंजी के ऊपर जैसे अटैक करता है तो जुंजी जंप करते हुए साइड के ऊपर हट जाता है। वहाँ पर एक गहरा गड्ढा बन जाता है। वो कहता है जी क्या मैंने अपने टारगेट को मिस कर दिया। हवा में ऊपर जाने के बाद जंप करते हुए अपने पावर्स को रिलीज करता है। अपनी तलवार के साथ सामने की तरफ एक स्लैश लगाता है। तो हमारा जुंजी यहाँ पर अपने क्योटिक स्वर्ड मूव के फोर्थ मूव को यूज कर रहा होता है। वो उस फार्मूला को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है। साथ ही फीनिक्स ब्लड ब्लेड को यूज करता है। तो उसकी पावर के साथ फीनिक्स की फायर भी होती है। जब वो उसकी बॉडी के साथ जाकर टकराती है तो वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। जनरल ब्लड वो भी इस धमाके से निकलने के बाद कहता है इस लड़के ने अभी भी जिस फायर टाइप को यूज किया उसमें मुझे फीनिक्स दिखाई दिया। ये लड़का फीनिक्स की पावर को कैसे यूज कर सकता है। तो जनरल ब्लड वो से कहता है चलो यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि किसकी पावर ज्यादा है, हमारी इल्यूशनरी फीनिक्स की पावर ज्यादा है या फिर मेरे इस एक्सट्रीमली इवल ड्रैगन की पावर ज्यादा है। तो वो भी अपने पास से ड्रैगन की इल्यूजन को रिलीज करता है। तो जुंजी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जुंजी फिर से अपनी तलवार को घुमाता है और अपनी फीनिक्स की पावर को यूज करता है। दोनों यहाँ पर आपस में टकराते हैं। फीनिक्स और इवल ड्रैगन दोनों आपस में टकराते हैं तो जबरदस्त धमाका होता है। दोनों आपस में अपनी अपनी तलवारों को टकरा रहे होते हैं। जुंजी होता है, दूसरी तरफ से मास्टर जनरल ब्लड वू होता है। तो जनरल ब्लड वू से कहता है मुझे नहीं लगता कि तुम ज्यादा देर तक मेरे अटैक्स को रेजिस्ट कर पाओगे, जरा इसको ट्राई करके देखो। तो उसका ड्रैगन उसके फीनिक्स के पंख के ऊपर काट लेता है। इसके साथ ही वो अपने मुंह के अंदर से एनर्जी को रिलीज करता है जिससे हमारे जुंजी के ऊपर अटैक होता है और जुंजी पीछे वाली पहाड़ के ऊपर जाकर गिरता है। जनरल ब्लड वू जोर जोर से हंसते हुए कहता है तुम तो बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं हो। फिर साथ ही वो अपनी एनर्जी को यूज करते हुए एक बड़ा सा टॉर्नेडो नीडल बनाता है और उसे भी उसके ऊपर फेंक देता है उस पहाड़ी के ऊपर जहाँ पर जुंजी गिरा होता है और सामने की तरफ देखता है और कहता है लगता है कि वो मर चुका है। वक्त जनरल ब्लड वू की पूंछ बिल्कुल लॉर्ड फ्रीजा की तरह लग रही है अगर किसी ने लॉर्ड फ्रीजा को देखा हो तो जनरल ब्लड वू से कहता है लड़के मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी 20% पावर को यूज करना पड़ा तुम्हें यहाँ पर मारने के लिए। अगर मैं ज्यादा पावर को यूज करता तो तुम्हारी हड्डियां भी नहीं मिलती। जुंजी वहीं पर नीचे कहीं पर गिरा पड़ा होता है जहाँ पर काफी गहरा गड्ढा होता है। वहाँ से काफी सारी धूल मिट्टी निकल रही होती है। सभी देखने वाले बोझदा हैरान होती है, कुछ तो बिल्कुल शांत होते हैं। यहाँ बोझदा परेशान होती है और कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, जुंजी नहीं मर सकता। मास्टर रिवर हुआ और उनके साथ कुछ और डिसाइपल ये लोग जल्दी से भागते हुए ऊपर आते हैं और उन सभी से कहते हैं मिस किन लॉरेन मैं चाहता हूँ कि तुम सभी लोग जल्दी से यहाँ से बाहर निकलो, अपने साथ कुछ और लोगों को भी लो, सेकंड डिफेंस लाइन में चले जाओ। ये जुंजी के ऑर्डर्स हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम सभी लोग अपने साथ सिविलियंस को भी लो, सभी को ट्रांसफर करो। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि उन सभी को सेफ जोन में पहुंचाना होगा। प्लेन उसे कहती है लेकिन क्लाउड चू का क्या होगा, हम लोग जुंजी को यहीं पर छोड़कर जाने वाले, हम लोग जुंजी को छोड़कर नहीं जा सकते। मास्टर रिवर हुआ उसे कहते हैं हम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सिविलियंस को ट्रांसफर करने के रिस्पॉन्सिबल है, हमें यही काम करना होगा, बाकी सभी लोगों की जिम्मेदारी तुम छोड़ दो। मेरा ऑर्डर है, तुम्हें जल्दी से जल्दी जाकर इस काम को पूरा करना होगा। उसे कहती है नहीं मैं जुंजी को यहाँ पर छोड़कर कभी भी नहीं जाने वाली। क्या आप चाहते हैं कि मैं जुंजी को यहाँ पर छोड़कर अकेले भाग जाऊँ? जिन्हें एक बार मेरी जान बचाई थी, मैं यहाँ पर अपनी जान भी दे सकती हूँ उसकी जान बचाने के लिए, चाहे मुझे यहाँ पर मरना ही क्यों ना पड़े, मैं उसकी जान बचाने के लिए जरूर जाऊंगी। और वो फिर से चलाकर उसे कहती है क्लाउड तुम कहाँ पर हो, जल्दी से उठ जाओ। जुंजी मिट्टी के मलबे के अंदर से बाहर निकलता है। जनरल ब्लड वू जो कि जाने लगता है वो पीछे की तरफ घूमता और कहता है लड़के तुम तो अभी तक जिंदा हो। जनरल ब्लड वू कहता है मैंने अपनी 20% स्ट्रेंथ को यूज करते हुए इसे जख्मी किया था लेकिन ये फिर से उठकर खड़ा हो गया। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है। जुंजी उस मलबे के अंदर से बाहर निकलता है, अपनी बॉडी के ऊपर से कपड़ों को फाड़ देता है और उसकी बॉडी के ऊपर एक जरा सा स्क्रैच भी नहीं होता। वो उसे कहता है तुम्हें क्या लगता है कि इतनी वीक फोर्स के साथ तुम मेरे पर अटैक करोगे और तुम मुझे जख्मी कर दोगे? तो हो ही नहीं सकता, तुम यहाँ पर मुझे गुदगुदी करने की कोशिश कर रहे थे। जनरल ब्लड वू ये देखकर बहुत ही हैरान होता है और कहता है तो तुम्हारे पास स्टील बॉडी है, ये तो वाकई में बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। तुम्हारे पास बहुत सारे ट्रम्प कार्ड्स और बहुत सारे स्किल्स हैं, तुमने काफी स्किल को मास्टर कर लिया। इस स्किल के साथ तो अगर एक एम्परर लेवल का मास्टर भी तुम्हारे पर अटैक करेगा तो वो तुम्हारी बॉडी को बेद नहीं पाएगा। इतना है क्या मुझे भी यहाँ पर तुम्हारे साथ सीरियस होना पड़ेगा। तो अब मैं सीरियसली तुम्हारे पर अटैक करता हूँ ताकि तुम्हारी स्टील बॉडी को मैं यहाँ पर छोटे छोटे पीसेस में काट सकूं। और वो अपने हेल्बर्ड को उठाता है और उसे घुमाते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। हमारा जुंजी भी अपनी तलवार लेकर उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। दोनों ही अपने अपने वेपन्स को टकराते हैं, जबरदस्त एनर्जी निकलती है लेकिन वो दोनों पीछे की तरफ फट जाते हैं। जनरल ब्लड वू पीछे हटने के बाद फिर से इसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो जुंजी पर अटैक करता है, जुंजी ग्राउंड के ऊपर जाकर गिर जाता है। जुंजी कहता है इसने अपने वेपन के साथ इवल स्पिरिट को अटैच किया हुआ है, जब ये मेरे पर अटैक करता है तो वो मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी को नुकसान पहुंचाता है जिसकी वजह से मैं डायरेक्टली इसके साथ फाइट नहीं कर पा रहा। हालांकि मेरी रॉक बॉडी यहाँ पर बहुत ही पावरफुल अटैक्स को भी ब्लॉक कर सकती है लेकिन इसके पास इवल स्पिरिट की एनर्जी है जिसकी वजह से लेकिन मुझे यहाँ पर इसके अटैक से काफी ज्यादा पेन होता है। इसी तरह चलता रहा तो मुझे लगता है कि कुछ ही अरसे के बाद मैं यहाँ पर इसके अटैक्स को रेजिस्ट नहीं कर पाऊंगा, मेरी स्टील बॉडी भी मेरे काम नहीं आएगी। मुझे यहाँ पर किसी न किसी बारे में सोचना होगा। ब्लड वू से कहता है लड़के तुम्हारी परफॉर्मेंस इतनी भी बुरी नहीं है। और वो फिर से आगे की तरफ बढ़ता है, वो उसके करीब आ रहा था और उसे कहता है चलो मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ कि तुम कितनी देर तक रेजिस्ट करते हो। जुंजी जब उसे करीब से देखता है तो उसे पता चलता है कि उसके कंधे के ऊपर एक छोटा सा स्कार होता है। जुंजी कहता है जी क्या, तो हमने फाइट को स्टार्ट किया था तो उसकी बॉडी के ऊपर जरा सा भी स्कार नहीं था। इसका मतलब ये है कि जब मैंने अपनी फीनिक्स के ब्लड के साथ इसके ऊपर अटैक किया था तब इसकी बॉडी के ऊपर कोई ना कोई डैमेज हुआ है, छोटे छोटे क्रैक्स हैं। लेकिन अगर इसी तरह मैं अपने फीनिक्स के ब्लड फायर के साथ इसके ऊपर अटैक करता रहूंगा तो ये छोटे छोटे स्कार्स बड़े होते जाएंगे और एंड के ऊपर मैं इसको हरा सकूंगा। मुझे यहाँ पर इसकी कमजोरी मिल चुकी है कि फीनिक्स के ब्लड के साथ इसको हराया जा सकता है, तो अब मुझे यहाँ पर फीनिक्स के ब्लड पावर को यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड
106 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्वर्ड किंग के एपिसोड 107 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जुंजी फाइट कर रहा होता है जनरल ब्लड वू के साथ। जनरल ब्लड वू ने अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म किया होता है, जो कि एक बहुत ही पावरफुल शेप होती है और उसकी बॉडी के ऊपर जो कवच होता है वो काफी ज्यादा टफ होता है और जुंजी को लगता है कि वो उसकी बॉडी को भेद नहीं पाएगा। जबकि उसी वक्त एंड सीन के ऊपर हमने देखा था कि उसे दिखाई देता है कि उसकी बॉडी के ऊपर हल्के स्क्रैच पड़े होते हैं और छोटे छोटे क्रैक्स होते हैं। जुंजी कहता है लगता है कि जब मैंने अपनी फिनिक्स फायर को यूज करते हुए इसके ऊपर अटैक किया था तो उसने इसके ऊपर असर किया और इसके शेल के ऊपर क्रैक पड़ गए। अगर मैं इसी तरह बार बार अपनी फिनिक्स फायर को यूज करता रहूंगा तो मैं इसकी बॉडी के ऊपर जो शेल है उसको तोड़ दूंगा और उसके बाद इसको मारना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। हमारा जुंजी अब दोबारा से यहाँ पर फाइट के लिए रेडी हो जाता है। हमारा जुंजी अपनी तलवार को उठाता है जबकि जनरल ब्लड वू हंसना शुरू कर देता है और कहता है लगता है कि अब इतना काफी नहीं है, तुम्हें और ज्यादा पीटना होगा। हमारा जुंजी उसे कहता है तो जल्दी से तैयार हो जाओ क्योंकि तुम मेरे हाथों से मरने वाले हो। जनरल ब्लड वू अपने भाले के साथ जल्दी से आगे बढ़ता है और उसके ऊपर अटैक करता है जबकि हमारा जुंजी अपनी तलवार के साथ उसके अटैक को ब्लॉक करता है। दोनों जहाँ पर अपनी अपनी तलवारों को टकराते हैं और बड़ी स्पीड के साथ एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे जुंजी के पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। जनरल ब्लड वू से कहता है क्या तुम्हें अभी तक समझ नहीं आई कि तुम्हारे पास जो स्ट्रेंथ है ये इतनी स्ट्रेंथ के साथ जो तुम अटैक कर रहे हो ये मेरे सामने बेकार है क्योंकि तुम इतनी स्ट्रेंथ के साथ मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। वो जल्दी से घूमते हुए उसके पीछे वाली साइड पर जाता है और पीछे वाली साइड से एक पावरफुल स्ट्राइक लगाता है। वो स्ट्राइक काफी ज्यादा पावरफुल होती है। जुंजी की तलवार सामने होती है, इसके वजह से वो अटैक को थोड़ा बहुत ब्लॉक कर लेता है, लेकिन वो उड़ता हुआ पीछे वाली पहाड़ी के साथ जाकर टकराता है, पूरी पहाड़ी को ही तोड़ देता है। लेकिन वो फिर से उठकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है अभी खत्म नहीं हुआ, अभी फिर से फाइट करते हैं। और वो फिर से अपनी तलवार लेकर आगे बढ़ता है और उसके ऊपर अटैक करता है। जनरल ब्लड वो फिर से अपनी तलवार को घुमाते हुए उसके ऊपर एनर्जी स्लैश लगाता है। दोनों जहाँ पर फिर से अपनी तलवारों को टकराना स्टार्ट करते हैं। इस बार जनरल ब्लड वो अपनी पूंछ को यूज करता है। वो अपनी पूंछ को यूज करते हुए उसके ऊपर बार बार अटैक करता है। वो उसके ऊपर स्टैब कर रहा होता है जिसकी वजह से हमारा जुंजी पीछे की तरफ गिर जाता है। जुंजी के ऊपर एक जबरदस्त स्लैश लगने की वजह से वो उड़ता हुआ पीछे जाकर गिरता है जिससे उसे देखने वाले काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। स्पेशली लॉरेन और मिस्किन वो दोनों ही काफी ज्यादा घबराई होती है। बाकी के सभी लोग भी कहते हैं यहाँ पर क्या होने वाला है, क्या हमारा क्लाउड चू यहाँ पर मारा जाएगा। तो हमारा जुंजी फिर से पीछे जाकर एक बड़ी सी माउंटेन के साथ टकराता है जिससे वो माउंटेन भी टूट जाती है। वो फिर से उठकर खड़ा होता है और उसे कहता है एक बार फिर से। जनरल ब्लड इस पर काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है कमीने कहेंगे क्या तुम यहाँ पर मुझे जानबूझकर उकसाने की कोशिश कर रहे हो, तुम यहाँ पर बार बार कैसे उठकर खड़े हो रहे हो। मुझे पता है कि तुम्हारे पास स्टील बॉडी है लेकिन ऐसा तो नहीं है कि तुम बार बार यहाँ पर उठकर खड़े हो जाओगे। कितनी बार तुम मेरे अटैक्स को ब्लॉक कर पाओगे। इस बार वो अपने सर के ऊपर एक बड़ा सा एनर्जी बॉल क्रिएट करता है और कहता है अब देखता हूँ कि तुम मेरे हाथों से कैसे बचते हो। वो उस बड़े से एनर्जी बॉल के साथ उसके ऊपर अटैक करता है और उसे कहता है मेरे इस अटैक के साथ मैं तुम्हें डेफिनेटली मार डालूंगा, तुम अब नहीं बचोगे। जुंजी अपनी फुल स्ट्रेंथ को रिलीज करता है और अपनी तलवार को सामने करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है। तलवार को सामने की तरफ लेकर आगे की तरफ बढ़ता है और उसकी एनर्जी स्लैश को बीच से काटते हुए आगे आ जाता है, उसके पास पहुंचता है। जबकि जनरल ब्लड वो अपने बालों को सामने करता है और उसकी तलवार को ब्लॉक कर लेता है। दोनों जहाँ पर एक टाइम में होते हैं, तरफ से फीनिक्स फायर निकल रही होती है, दूसरी तरफ से एक्सट्रीम इवल ड्रैगन होता है। जबकि फीनिक्स फायर उसको काफी नुकसान पहुंचा सकती है। दोनों की पावर स्लैशेस वहाँ पर लगती है तो उन दोनों की पावर स्लैशेस की वजह से वहाँ पर ग्राउंड के ऊपर एक बड़ा सा एक्स बन जाता है। यानी दोनों की पावर इतनी ज्यादा होती है कि दोनों नीचे के ग्राउंड को भी चीर देते हैं। जनरल ब्लड वो उसे फिर से नीचे की तरफ गिरा देता है और उसे कहता है मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि ये वाली जगह अब तुम्हारी कवर बनने वाली है, देखना अब तुम यहीं पर मरोगे। और तब फिर से पीछे जाकर एक माउंटेन के साथ टकराता है। जुंजी फिर से उठकर खड़ा होता है और उसे कहता है मैं अभी तक हारा नहीं हूँ, मेरे फाइनल ब्लो की बारी है, मेरा फाइनल ब्लो तुम्हें खत्म कर देगा। वो अपनी तलवार को सामने की तरफ करता है और उसे कहता है चलो ठीक है अब फाइनल बारी है। तुम्हारा जुंजी जब फिर से उठकर खड़ा होता है तो इसी के साथ ही वो वहीं पर बैठ जाता है और उसके मुंह से काफी सारा ब्लड बहता है क्योंकि वो काफी ज्यादा जख्मी होता है। ब्लड वो वहीं पर खड़े होकर हंसना शुरू कर देता है और उसे कहता है थोड़ी देर पहले तो तुम यहाँ पर कह रहे थे कि तुम मेरे पर फाइनल ब्लो देने वाले हो और तुम यहाँ पर दोबारा से अटैक करोगे, लेकिन अब जरा देखो लगता है कि एक मरा हुआ यहाँ पर दोबारा से बात करने की कोशिश कर रहा है। तो जनरल ब्लड वो अपने बालों को सामने की तरफ करता है और उससे कहता है तो अब यहाँ पर तुम मरने वाले हो। जबकि मिस्किन दूर से चलाकर उससे कहती है क्लाउड तुम यहाँ पर नहीं मर सकते, तुम्हें यहाँ पर दोबारा से फाइट करना होगी, तुम अकेले नहीं हो। इसके साथ ही वो अपनी मास्टर स्पिरिट को रिलीज करती है और उसे कहती है मैं तुम्हें अपनी मास्टर स्पिरिट दे रही हूँ, तुम इसको यूज कर सकते हो। लॉरेन जो कि उसके साथ खड़ी होती है वो कहती है मैं भी अपनी मास्टर स्पिरिट तुम्हें दे रही हूँ। वो दोनों जब अपनी अपनी मास्टर स्पिरिट को रिलीज करती है तो उसकी एनर्जी उड़ती हुई सीधी हमारे जुंजी की तरफ जाती है। जबकि बाकी के सभी लोग जो देख रहे होते हैं वो सभी लोग कहते हैं क्यों ना हम सभी लोग भी यहाँ पर अपनी अपनी मास्टर स्पिरिट की पावर्स को जुंजी को दे दें। अगर हम सभी की मास्टर स्पिरिट की पावर कंबाइन हो जाएंगी तो उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और हो सकता है कि वो जनरल ब्लड वू को हरा दे। देखते ही देखते वहाँ पर बहुत सारी मास्टर स्पिरिट्स आसमान के ऊपर दिखाई देना स्टार्ट करती है। जनरल ब्लड वू ऊपर की तरफ देखता है कहता है अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सभी लोग यहाँ पर कर क्या रहे हैं, ये अपनी अपनी मास्टर स्पिरिट्स की पावर इस लड़के को क्यों दे रहे हैं, क्या इन्हें इस लड़के के ऊपर इतना ज्यादा भरोसा है। अरे इस लड़के ने कुछ ही अरसे में यहाँ पर आकर इन लोगों को इतना ज्यादा कैसे विश्वास
चिल्ला दिया कि ये सभी लोग अपनी मास्टर स्पिरिट की पावर इसको देने को तैयार हो गए हैं। तो वो सारी मास्टर स्पिरिट की पावर जब ऊपर जाकर उस थर्ड लेवल की फॉर्मेशन के साथ टकराती है तो उस फॉर्मेशन की पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वो फॉर्मेशन जुंजी की पावर को बढ़ाने के लिए थी। इसी वजह से उस मास्टर स्पिरिट के उसमें जाने के बाद हमारे जुंजी की पावर पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हमारे जुंजी की बॉडी भी यहाँ पर ट्रांसफॉर्म होती है, उसके दोनों पंख गोल्डन कलर के हो जाते हैं और साथ ही उसकी तलवार भी गोल्डन कलर में चेंज हो जाती है। तो जनरल ब्लड वो भी आगे से हंसना शुरू कर देता है और उससे कहता है, लड़के तो तुम्हारे पास तो फिनिक्स निर्वाणा की पावर है, यानी कि तुमने यहाँ पर थोड़े वक्त के लिए निर्वाणा राम में ब्रेक थ्रू कर लिया है। जनरल ब्लड वो भी अपनी पावर्स को रिलीज करता है और उससे कहता है, जबकि तुम इन सभी लोगों के साथ ही यहाँ पर मरना चाहते हो, जिन लोगों ने तुम्हें अपनी पावर्स दी हैं उन सभी को भी तुम्हारे साथ ही मरना होगा। मैं इन सभी को तुम्हारे साथ यहाँ पर मारने वाला हूँ। तुम अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए वहाँ पर एक बड़ा सा एनर्जी का टॉर्नेडो बना लेता है। वो टॉर्नेडो काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा होता है। जैसे वो टॉर्नेडो वहाँ पर घूमना स्टार्ट करता है तो वहाँ पर आसपास जितने भी लोग होते हैं वो सभी लोग उसमें खींचे चले जाते हैं। जो उसके साथ टकराता है वहीं पर मरता जाता है, उसकी हड्डियां निकल आती हैं। जनरल ब्लड वो वहाँ पर जोर जोर से हंस रहा होता है। यहाँ पर वो सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन में जाता है और उसे कहता है, मैं क्लाउड डायनेस्टी का सबसे पावरफुल वॉरियर हूँ, मेरे अलावा यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं है जो कि मुझसे ज्यादा पावरफुल वॉरियर हो। तुम्हारा जुंजी आगे की तरफ बढ़ता है और उसे कहता है, अब बस भी करो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर इस तरह की पावर्स को दिखाकर तुम कह सकते हो कि तुम क्लाउड डायनेस्टी के सबसे पावरफुल वॉरियर हो? तुम्हारा ये सब कुछ यहाँ पर खत्म होने वाला है। जनरल ब्लड वो उसे कहता है, हालांकि तुमने ये सारी की सारी पावर दूसरे लोगों से उधार ली हुई है, लेकिन तुम्हारे पास तो सिर्फ अर्थ स्पिरिट राम की पावर थी और उसके साथ जब तुमने अपनी पावर को बढ़ाया तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे यहाँ पर फिर भी हरा नहीं पाओगे। जनरल ब्लड वो अपनी पूंछ के साथ उसके ऊपर फिर से अटैक करता है और कहता है, अब तुम यहाँ पर दोबारा से मुझसे हारने वाले हो। तुम्हारा जुंजी अपनी तलवार को वहीं पर खड़े खड़े घुमाता है और उसकी पूंछ के टुकड़े टुकड़े कर देता है। तुम अपनी तलवार को लेकर उसकी पूंछ काटने के बाद बड़ी स्पीड से उसके पास पहुंच जाता है। वो उसकी गर्दन के पास अपनी तलवार को रखता है और उसे कहता है, अब तुम्हारी बारी है। लेकिन जनरल ब्लड वो वहीं पर अपने बाले को सामने की तरफ घुमाता है और उसकी तलवार के अटैक को ब्लॉक करता है और साथ ही उसे पीछे की तरफ फेंक देता है। जुंजी वहाँ पर अपनी पावर्स को रिलीज करता है और अपनी फायर पावर्स को एक्टिवेट करता है और उसके अटैक को ब्लॉक करता है। वो बार बार उसके ऊपर अटैक कर रहा था, जुंजी बार बार उसके अटैक्स को अवॉइड कर रहा होता है। इन दोनों में फिर से फियर्स बैटल हो रही होती है। हालांकि हमारे जुंजी की पावर्स पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। तलवार को सामने करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करता है तो जनरल ब्लड वो अपनी तलवार अपने बाले के साथ उसके ऊपर अटैक करते हुए उसकी शील्ड को तोड़ देता है और उससे कहता है, तुम इस फाइट को हार चुके हो। जुंजी की शील्ड होती है वो टुकड़े टुकड़े हो चुकी होती है। वो उससे कहता है, क्या तुम वाकई में इस बारे में श्योर हो कि मैं इस मैच को हार चुका हूँ? इसी वक्त जनरल ब्लड को वहाँ पर एक झटका लगता है, वो अपनी बॉडी को यूज नहीं कर पाता। तो हमारा जुंजी अपने हाथ को ऊपर उठाता है, उसमें पावर्स को रिलीज करता है और कहता है, ये सारी की सारी पावर उन लोगों की है जिनको तुम बहुत ज्यादा डिस्पाइज करते आ रहे हो, जिनसे तुम नफरत करते आ रहे हो। ये सारी उन्हीं की पावर है और तुम इसी पावर से यहाँ पर हारने वाले हो। अपनी पाँव में अपनी पावर को इकट्ठा करता है और उसकी चेस्ट के ऊपर एक जबरदस्त अटैक करता है, जिससे जनरल ब्लड वो ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। ग्राउंड के ऊपर गिरने के बाद उसकी चेस्ट के ऊपर क्रैक्स पड़ जाते हैं। वो कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? वो जुंजी को गालियां देना शुरू कर देता है और उससे कहता है, तुमने मेरे साथ ये क्या कर दिया है? अपनी पावर्स को ठीक से रिलीज नहीं कर पा रहा था, लेकिन वो फिर से उड़ता हुआ ऊपर जाता है जुंजी के ऊपर अटैक करने के लिए। जैसे ही वो उसके करीब पहुंचता है, हमारा जुंजी अपनी तलवार में पावर्स को रिलीज करते हुए उसके ऊपर स्लैश लगाकर आगे गुजर जाता है। ब्लड वो फिर से ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। वो फिर से नीचे गिरने के बाद उठकर बैठता और कहता है, जल्दी से मुझे बताओ कि तुमने मेरे साथ क्या किया है, मैं अपनी पावर्स को रिलीज नहीं कर पा रहा। हमारा जुंजी उसे कहता है, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी बॉडी के ऊपर जो स्केल आर्मर है एक इवल स्पिरिट से बना है? मेरे पास जो ब्लड है वो डिवाइन फिनिक्स का ब्लड है। डिवाइन फिनिक्स का ब्लड इवल स्पिरिट्स को क्वालिफाई कर सकता है। इसी वजह से मैं यहाँ पर फिनिक्स के ब्लड की पावर को यूज कर रहा हूँ। जितनी बार मैंने तुम्हारे साथ फाइट की, जितनी बार मैंने अपनी तलवार को तुम्हारे साथ टकराया, मेरा ब्लड तुम्हारी बॉडी के अंदर जाता रहा, जिसमें फिनिक्स की पावर थी। और इसी के साथ ही तुम्हारा कवच अंदर से बहुत ज्यादा कमजोर हो गया। अब यहाँ पर तुम्हारा कवच इतना ज्यादा कमजोर हो चुका है कि तुम इसके अंदर काफी सारे क्रैक्स पड़ चुके हैं और तुम इसको ठीक तरह से यूज भी नहीं कर पा रहे। जनरल ब्लड वो उसकी सारी एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, लड़की अब मैं तुम्हें मार डालूंगा। उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है तो वहीं पर नीचे गिर जाता है। जुंजी कहता है, अब यहाँ पर स्ट्रगल करना बंद करो क्योंकि तुम हार चुके हो। जितना ज्यादा तुम अपनी पावर्स को यूज करने की कोशिश करोगे उतना ज्यादा तुम्हारी बॉडी यहाँ पर रिस्ट्रेन होती जाएगी। अब तो तुम बिल्कुल एक बेकार इंसान हो, तुम्हें तो एक बच्चा भी मार सकता है। ब्लड वो से कहता है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही, मैंने तुम्हें यहाँ पर हरा दिया था, फिर तुम यहाँ पर दोबारा से कैसे उठकर खड़े हो गए हो? भाई तुमने यहाँ पर कौन से ऐसे मेथड को यूज किया है जिससे तुमने मेरी आयरियन को यहाँ पर चकमा दे दिया? तुम्हारी इस प्रोटेक्टिंग रे फॉर्मेशन के अंदर कोई स्पेशल टेक्निक छुपी हुई है क्या? तुमने यहाँ पर किसी स्पेशल रे फॉर्मेशन को यूज किया है? फिर साथ ही वो से कहता है, मुझे लगता है कि तुमने यहाँ पर सभी लोगों की मदद लेकर उन सभी लोगों को मिलाकर यहाँ पर एक रे फॉर्मेशन बनाई थी ताकि तुम पूरे के पूरे इंपीरियल सिटी को यहाँ पर प्रोटेक्ट कर सको। प्रोटेक्शन के लिए ये शील्ड बनाई गई थी, लेकिन आखिर पर तुमने उन सभी की पावर्स लेकर उन सभी की मास्टर स्पिरिट्स की पावर को एब्जॉर्ब कर लिया और इसी फॉर्मेशन को यूज करते हुए सारी पावर को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है, अपने आप को ब्रेक थ्रू करवा लिया है। लगता है कि तुमने इन सारे भोले भाले लोगों का फायदा उठा लिया है। जुंजी उसे कहता है, तुम यहाँ पर कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर कोई भी कॉन्स्पिरेसी नहीं है। केवल ये रे फॉर्मेशन इन सभी लोगों को यहाँ पर प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई थी और इस रे फॉर्मेशन ने इन सभी लोगों को यहाँ पर प्रोटेक्ट भी किया है। और इन सभी लोगों ने यहाँ पर अपनी मर्जी से अपनी मास्टर स्पिरिट्स की पावर मुझे दी है ताकि मैं यहाँ पर अपनी पावर्स को इनहेंस कर सकूं। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर मैंने जो जीत हासिल की है ये सारी की सारी जीत सिर्फ इन लोगों की वजह से मुमकिन हो पाई है। तो जनरल ब्लड वो से कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि जब लोग तुम्हारे साथ होते हैं और तुम्हें सपोर्ट करते हैं तब तुम लोग आसानी से फाइट को जीत सकते हो। तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि मैं यहाँ पर फाइट को इसीलिए हारा हूँ क्योंकि मैंने लोगों के दिलों को नहीं जीता और
और मेरे पास उनकी स्पॉट नहीं थी। जुनजी उसे कहता है जनरल ब्लडवुड, तुमने अपनी सारी जिंदगी फ्रंटियर के ऊपर फाइट में गुजार दी, तुम हमेशा फाइट करते आ रहे हो, क्या तुम इस बात से रिग्रेट करते हो, क्या तुम्हें इस बात का पछतावा है कि तुमने अपनी पूरी जिंदगी यही काम किया और कभी भी किसी की स्पॉट हासिल नहीं कर सके। जनरल ब्लडवुड हंसना शुरू कर देता है और कहता है बेवकूफ कहीं के, मुझे इस बात का पछतावा क्यों होगा, तुम्हें पता है कि स्ट्रॉन्ग बनने का रास्ता क्या है, स्ट्रॉन्ग बनने का रास्ता सिर्फ और सिर्फ किलिंग में है। हम जब किसी को मारते हैं तो हम स्ट्रॉन्ग बनते हैं, जितना हम ज्यादा लोगों को मारेंगे उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनते जाएंगे। जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग लोगों को जिंदा रहने का हक है जबकि कमजोर मरेगा। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं इस बात के ऊपर पछतावा करूंगा? मैं हमेशा से इस बात के ऊपर फख्र महसूस करता हूँ। अगर मुझे जहाँ पर दूसरी जिंदगी मिलती है तभी मैं जहाँ पर यही काम करूंगा। मैं जनरल ब्लडवुड, मैं जहाँ पर मर तो सकता हूँ लेकिन मैं अपनी सोच को चेंज नहीं करूंगा, और अगर जहाँ पर मुझे दूसरा मौका मिलता है तो मैं अपनी हेलमेट को अपने हाथ में उठाऊंगा और रास्ते में आने वाले सभी लोगों को मार डालूंगा कि मैं दोबारा से मार्शल एम्पर बन सकूं। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 107 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? स्वर्ड किंग के एपिसोड 108 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जनरल ब्लडवुड अपने बारे में बता रहा होता है कि अगर उसे दूसरा जन्म मिलता है तभी वो लोगों को मारेगा तो वो मार्शल एम्पर लेवल तक पहुंच सके। यहाँ पर मर तो सकता है लेकिन कभी भी अपनी सोच को बदली नहीं करेगा। जुनजी उसे कहता है तुम्हारे लफ्ज सुनने के बाद मुझे यहाँ पर अपने एक दोस्त की याद आ रही है। अगर हम लोग यहाँ पर टाइम एंड स्पेस में किसी और जगह पर होते तो मुझे लगता है कि हम लोग अच्छे दोस्त होते, लेकिन आज अगर मैं यहाँ पर तुम्हें नहीं मारता तो इसका मतलब यह कि यहाँ पर जो हजारों लाखों लोग हैं उन सभी लोगों के एक्सपेक्टेशंस के ऊपर पानी फिर जाएगा। वो सभी लोग यही चाहते हैं कि तुम्हारे जैसे एक इवल इंसान का हाथमा हो जाए। तुमने मेरे सिटी में बहुत सारे लोगों की जान लिया और वैसे भी बहुत सारे लोगों की जान ले चुके हो। तो जनरल ब्लडवुड अपनी हेलमेट को अपने हाथ में उठाता है और उसे कहता है तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या तुम्हें पता है अपनी जिंदगी में मैं आखिरी इंसान को अपने हाथ से मारना चाहता हूँ और तुम्हें पता है कि वो आखिरी इंसान कौन होगा? वो साथ ही अपनी हेलमेट को अपने हाथ में पकड़ता है और अपनी बॉडी के अंदर उसको दंसा देता है। जनरल ब्लडवुड ने यहाँ पर अपनी हेलमेट को अपनी बॉडी में दंसा कर खुदकुशी कर लिया। जुनजी कहता है ये तुमने क्या किया? चलो ठीक है, ये सब कुछ खत्म हुआ। ऐसी जुनजी यहाँ पर देखता है कि जनरल ब्लडवुड मर चुका है। उसी के साथ उसकी बॉडी के ऊपर उसका कवच भी हट जाता है। हमारा जुनजी वहीं पर नीचे गिर जाता है। जैसे वो नीचे की तरफ गिर रहा था उसी वक्त लॉरेन भागती हुई आती है और उसके साथ चिपक जाती है। वो उसे कहती है क्लाउड क्या तुम ठीक हो? मुझे लगा था कि अब मैं दोबारा तुम्हें कभी भी नहीं देख पाऊंगी। मैं बहुत ज्यादा घबरा गई थी। और साथ ही वो रोना शुरू कर देती है। तो हमारा जुनजी उसे कहता है तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे लिए परेशान होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिस्किन भी भागती वहाँ पर आती है और कहती है जुनजी तुम तो बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हो, चलो जल्दी से मुझे यहाँ पर तुम्हें देखने दो, मैं तुम्हें क्योर करती हूँ। वो उसे वहीं पर बिठा देते हैं और दोनों अपनी पावर्स को रिलीज कर रही होती है। लॉरेन और मिस्किन दोनों के पास हीलिंग पावर्स होती है। वो हीलिंग पावर्स को यूज करते हुए उसकी बॉडी को क्योर कर रही होती है। तो उसी वक्त हमारे जुनजी को महसूस होता है कि उसके ऊपर अटैक हुआ है। जुनजी उन दोनों को पीछे की तरफ गिराता है और अपनी कमर के ऊपर वो वाला अटैक लेता है। वो एक पावर स्लैश होती है। वेंजियन सेक्टर का यंग मास्टर यहाँ पर अपीयर होता है। लड़कियां ऊपर की तरफ देखती हैं और उसे कहती हैं कौन है यहाँ पर, किसने हमारे क्लाउड के ऊपर अटैक किया है? वेंजियन सेक्टर का यंग मास्टर ऊपर होता है जिसका नाम जेसन होता है। जेसन उसे कहता है देखो तो जरा मुझे यहाँ पर कौन मिला है, मेरा स्वर्ण दुश्मन जिसने मेरा बाजू काट दिया था। कब से हम सभी लोग यहाँ पर क्लाउड डायनेस्टी में तुम्हारे जैसे कीड़े को ढूंढ रहे हो और तुम फाइनली यहाँ पर मुझे मिल रहे हो कि तुम मुझे मिल चुके हो, तो मैं यहाँ पर अपना बदला तुमसे लेने वाला हूँ। सभी लोग कहते हैं क्लाउड ये कौन है, ये बंदा अब यहाँ पर कहाँ से आ गया है? तो जेसन हमारे जुनजी से कहता है मेरे सिर्फ एक ही अटैक से तुम इतने ज्यादा जख्मी हो गए, अभी तो और बहुत सारे अटैक्स बाकी हैं। उस टाइम तुमने मेरा बाजू काट दिया था, क्या तुमने उस वक्त नहीं सोचा था कि मेरा बाजू काटने की वजह से मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ? अगर तुम मुझे उसी वक्त मार देते फिर मेरे फादर यहाँ पर बदला लेने के लिए आते, लेकिन अब जहाँ पर मैं हूँ देखो मैं तुम्हारे साथ अब क्या करता हूँ। तो उसी वक्त उसके फादर भी वहाँ पर पहुंच जाते हैं और उसे कहते हैं जेसन तुम यहाँ पर टाइम क्यों जाया कर रहे हो, जल्दी से आगे बढ़ो, इसको मारो और खत्म करो। मेरे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है, इस किस्से को खत्म करो। तो जेसन अपने डैड से कहता है ठीक है डैड। जुनजी लोगों को गुस्सा दिलाने के लिए कहता है क्या वेंजियन सेक्टर के सभी लोग ऐसे ही होते हैं, सभी लोग इतने पावरफुल है, लेकिन तुम्हें पता है कि मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ, लेकिन फिर भी तुम लोग यहाँ पर मुझे मारने के लिए चले आए हो। लास्ट टाइम मैंने तुम्हारे बेटे का बाजू काट दिया और जो मेरे हाथों से हार गया और उसके बाद उसका बाप यहाँ पर अपने बेटे की तरफ से बदला लेने के लिए चला आया है। जेसन के डैड अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं, वो काफी गुस्सा आ जाते हैं। वो जुनजी से कहते हैं तुम यहाँ पर मरने वाले हो, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर इतनी ज्यादा बकवास किए जा रहे हो। अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए जुनजी पर अटैक करते हैं। तो वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। तो धमाके के इफेक्ट के हटने के बाद दिखाते हैं कि वहाँ पर मास्टर जिन जैंग, मास्टर रिवर हुआ, मास्टर लिन, वो सभी लोग जुनजी के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और उसे प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। मास्टर लिन कहते हैं यहाँ पर हो क्या रहा है, ये वेंजियन सेक्टर के लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मास्टर रिवर हुआ कहते हैं मैं इनको जानता हूँ, ये तो वेंजियन सेक्टर का मास्टर है, ये पर्सनली यहाँ पर क्या करने के लिए आया होगा और ये सभी लोग यहाँ पर हमारे पर अटैक क्यों कर रहे हैं, स्पेशली जुनजी के ऊपर क्यों अटैक कर रहे हैं, जबकि इन्हें पता है कि हम लोगों ने अभी भी यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी बैटल की है। ऐसा तो नहीं है कि ये लोग भी जनरल ब्लडवुड के सपोर्टर्स हैं और जनरल ब्लडवुड का साथ देने के लिए यहाँ पर आए हैं। जुनजी उनसे कहता है नहीं, इसका जनरल ब्लडवुड के साथ कोई भी लेना देना नहीं है, ये सभी लोग तो यहाँ पर मुझसे बदला लेने के लिए आए हैं। ये एक बहुत ही लंबी स्टोरी है, बाद में तुम सभी लोगों को इस बारे में बताऊंगा। मास्टर जैन जैंग उसे कहते हैं तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है और ना ही तुम्हें यहाँ पर कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत है। तुम हमारी कैंसिस फैमिली के कोर डिसाइपल हो, मेरे पर्सनल डिसाइपल हो, इसके साथ साथ तुम्हारी क्लाउड डायनेस्टी के हीरो हो। हम तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पर जो हो सकेगा वो करेंगे और हम लोग यहाँ पर पीछे आराम से बैठकर तुम्हें मरता हुआ नहीं देख सकते।
वेंजियन सेक्टर के लीडर उनसे कहते हैं, क्या तुम सभी लोगों को लगता है कि तुम लोग मेरा मुकाबला कर सकते हो? तुम सभी लोग बहुत ज्यादा कमजोर हो। साथ ही वो अंदर से सोच रहा होता है इन सभी लोगों में सिर्फ एक ही एक मास्टर था जो कि पावरफुल था, यानी कि मास्टर लिन, लेकिन वो भी यहाँ पर बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है। लगता नहीं है कि वो मुझे मेरा फाइट में मुझे हरा सकेगा। इसी वजह से सभी को अगर मैं मारना चाहूँ तो मैं सभी को मार सकता हूँ। हमारा जुंजी भी सोच रहा होता है मास्टर लिन काफी ज्यादा जख्मी है, बाकी के सभी लोग इसका मुकाबला नहीं कर सकते क्योंकि एक बहुत ही पावरफुल जिनजैंग लेवल का मास्टर है। सभी को यहाँ से जल्दी निकलना होगा। जुंजी उन सभी को पीछे हटाता है और आगे बढ़कर उनसे कहता है, तुम सभी लोगों को यहाँ पर नहीं होना चाहिए। मिस किन को अपने साथ लो, यहाँ से निकल जाओ। यहाँ पर इसको रोका रखता हूँ। जेसन के फादर अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं और उसे कहते हैं, क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ से भागकर जा सकते हो? तुम में से कोई भी यहाँ से भागकर नहीं जा सकता। जहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सभी के सभी लोग यहाँ पर मरेंगे। जुंजी चिल्लाकर उसे कहता है, ये क्या बकवास कर रहे हो? ये मेरे और तुम्हारे बेटे के दरमियान का मसला है, यानी कि मेरा और तुम्हारे वेंजियन सेक्टर का मसला है। फिर इन सभी निर्दोष लोगों की जान लेने का क्या फायदा है? इन सभी को यहाँ से जाने दो। तो जेसन के डैड उसे कहते हैं, क्या तुम्हें लगता है कि ये सभी लोग निर्दोष हैं? यहाँ पर ये फैसला मैं करूंगा कि इन सभी में से कौन इनोसेंट है और कौन मरने वाला है। मैं यहाँ पर जड़ी बूटियों को ऊपर से काट दूंगा तो इनकी जड़ें तो वहीं पर रहेंगी और ये जड़ी बूटियां फिर से उगकर बड़ी हो जाएंगी। वजह से मुझे यहाँ पर इन जड़ी बूटियों को जड़ों से उखाड़ना होगा, यानी कि इन सभी लोगों को भी तुम्हारे साथ ही मारना होगा ताकि कल को किसी को पता न चल सके कि वेंजियन सेक्टर के लोगों ने यहाँ पर आकर तुम सभी को मारा है। वो अपने एक स्पेशल मूव जिसका नाम सनशाइन अरे होता है उसको ओपन करते हैं, जिसके साथ वहाँ पर काफी सारी एनर्जी की बनी हुई तलवारें निकलती हैं। वो सारी एनर्जी की बनी हुई तलवारें काफी स्ट्रॉन्ग लग रही होती हैं। जेसन के फादर उनसे कहते हैं, ये एक बहुत ही सीक्रेट स्किल है हमारे वेंजियन सेक्टर का। वो सभी लोग जो कि स्किल के साथ यहाँ पर हिट होने वाले हैं उन सभी की मेडियंस बर्बाद हो जाएंगे, उनका स्पिरिचुअल सी डिस्टर्ब हो जाएगा, लेकिन तुम दोबारा कभी भी कल्टीवेट नहीं कर पाओगे अगर तुम मेरी इस तलवार के साथ हिट हो गए, चाहे तुम कितने ही पावरफुल क्यों ना हो। के ऊपर तुम यहाँ पर मरने वाले हो। तो वो सारी तलवारें ऊपर से नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट होती हैं। जुंजी और बाकी के सारे मास्टर तो अपनी पावर्स को यूज करते हुए वहाँ पर एक शील्ड क्रिएट करते हैं जिससे वो उन सारी तलवारों से अपने आप को बचा सकते हैं। मास्टर लिन बेचारा अपने इर्द गिर्द एक शील्ड नहीं बना पाता और वो एक तलवार उसकी बॉडी के साथ टकराती है जिससे उसकी मेडियंस बर्बाद हो जाती है। जुंजी चिल्लाकर उसका नाम पुकारता है, कहता है, मैं यहाँ पर क्या करूँ? मैं यहाँ पर रुककर दूर ज्यादा देख नहीं सकता, मुझे निकलना होगा। वो अपनी तलवार लेकर जल्दी से जंप करते हुए बाहर निकलता है। जेसन के फादर कहते हैं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुम अपने शेल के अंदर से बाहर निकले हो। वो भी अपनी तलवार लेकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, देखते हैं कि अब यहाँ पर क्या होने वाला है। एक दूसरे के ऊपर स्लैशेस लगाते हैं और दोनों की पावर्स काफी ज्यादा होती हैं। लेकिन वेंजियन सेक्टर के पैट्रियार्च उसके ऊपर अटैक करने के बाद आगे गुजरकर पीछे की तरफ देखते हैं तो वो जुंजी की एक इल्यूजन होती है। इस बात से काफी हैरान होते हैं किसने यहाँ पर एक इल्यूजन को यूज किया, असली का जुंजी कहाँ पर है। वो जल्दी से साइड के ऊपर देखते हैं कि वो कहाँ पर है। तो हमारा जुंजी उड़ता हुआ सीधा जेसन के पास पहुंच जाता है। वो अपनी तलवार लेकर उसकी गर्दन के ऊपर रखता है और वो जेसन के फादर से कहता है, अपनी इस रे फॉर्मेशन को जल्दी से क्लोज करो, इन सारी तलवारों को वापस लो, मैं तुम्हारे बेटे की गर्दन काट दूंगा, मैं इसे यहीं पर मार डालूंगा। जेसन भी रोना शुरू कर देता है और अपने फादर से कहता है, फादर जैसा ये कह रहा है बिल्कुल वैसे ही कर वरना ये मुझे मार डालेगा। जेसन के फादर उसे कहते हैं, लड़के लगता है कि तुमने यहाँ पर मैजिक पावर्स को यूज किया है, तुम ऐसे पहले हो जिसने मैजिक पावर्स को यूज करते हुए मुझे यहाँ पर बेवकूफ बना दिया। ये कहता है, मैं सिर्फ और सिर्फ 3 तक गिनती गिनने वाला हूँ और साथ ही वो 3 तक गिनती गिनना स्टार्ट करता है। वो 3 से स्टार्ट कर रहा था, वो 3 कहता है। तो जेसन बेचारा और भी ज्यादा रोना शुरू कर देता है और कहता है, डैड मेरी हेल्प करो। जुंजी 2 कहता है, हसीमाना जुंजी 2 कहता है। उसी वक्त उसके डैड जो होते हैं वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं। उनकी तलवार इतनी स्पीड के साथ आगे बढ़ती है कि जुंजी देख भी नहीं पाता। बेचारा और भी ज्यादा जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। वो तलवारें सीधी उठती हुई हमारे जुंजी के साथ आकर टकराती हैं और जुंजी पीछे की तरफ गिर जाता है। तलवारों के जुंजी की बॉडी के साथ टकराने की वजह से उसकी मेडियंस भी बर्बाद हो गई हैं, यानी कि उसकी कल्टीवेशन वेस्ट हो गई है। ग्राउंड के ऊपर गिरता है, उसके मुंह से ब्लड निकलता है। लोरेन भागती हुई आगे बढ़ने लगती है। मिस किन उसे रोक लेती है और कहती है, यहीं पर रुक जाओ, तुम आगे नहीं जा सकती, वहाँ बहुत ज्यादा खतरा है, मुझे वहाँ पर जाने दो, मैं वहाँ पर जाकर जुंजी की मदद करूंगी। बाकी के सारे मास्टर भी जुंजी को लेकर काफी ज्यादा परेशान होते हैं। जुंजी उठकर खड़ा होता है और कहता है, इसका मूव तो काफी ज्यादा स्पेशल था, इसने बहुत ही स्पीड के साथ मेरे पर अटैक किया और मैं देख भी नहीं पाया। जुंजी फिर से जब उठकर खड़ा होता है तो मास्टर चीजाओ चोंग से कहते हैं, लगता है कि तुम मरना चाहते हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को यहाँ पर हॉस्टेज बनाने की, तुमने पहले से उसका बाजू काट कर बहुत बड़ी गलती कर दी है। जुंजी की बॉडी के ऊपर से खून बह रहा था। जुंजी कहता है, मैंने अपनी स्टील बॉडी आर्ट को यूज किया है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर मेरी बॉडी से काफी सारा ब्लड बह रहा है। इसका मतलब यह है कि मेरी स्टील बॉडी आर्ट भी अब अपनी लिमिट तक पहुंच चुकी है, ये और ज्यादा कट्स को यहाँ पर सह नहीं पाएगी। लेकिन मैं यहाँ पर अभी गिर नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी मुझे जान बचानी है, स्पेशली लोरेन और मिस किन की। वो जंप करते हुए फिर से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। हमारा जुंजी यहाँ पर क्योटिक स्वर्ड आर्ट के फार्मूला को यूज करते हुए थाउजेंड ऑफ स्वर्ड्स एक स्पेशल मूव को यूज करता है। उसकी तलवारें काफी सारी होती हैं जो कि एनर्जी से बनी होती है, सामने की तरफ आगे बढ़ती हैं। मास्टर चीजाओ चोंग भी अपनी पावर्स को यूज करते हुए उसकी तलवारों के साथ अपनी तलवारों को टकराती हैं। तो हमारे जुंजी का अटैक फेल हो जाता है। तलवारें उसके साथ टकराती हैं तो जुंजी ग्राउंड के ऊपर गिरता है और बाकी की सारी तलवारें भी उसके ऊपर गिरती हैं। हमारा जुंजी इस अटैक की वजह से बहुत वीक हो जाता है। वो अपने घुटनों के बल बैठा होता है। जेसन के डैड उसे कहते हैं, जाओ जाकर इस लड़के को मार डालो और अपना बदला ले लो। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे नाम के ऊपर जो दाग लगा है वो तुम अपने हाथ से यहाँ पर धो कर इस लड़के को मार कर इस सब की शुरुआत करो। क्योंकि सभी लोग वहाँ पर चिल्लाना शुरू कर देती हैं, रोना शुरू कर देती है कि जुंजी के साथ अब यहाँ पर क्या होने वाला है, क्या जेसन वाकई में से मार डालेगा। जुंजी उन सभी से चिल्लाकर कहता है, तुम सभी लोग यहाँ से भाग जाओ वरना ये तुम्हें भी मार देगा। जेसन उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसे
उसे कहता है अब यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जो कि तुम्हें बचा सके और इनमें से तो कोई भी यहाँ से बचकर नहीं जा सकता। अगर इनमें से कोई भी यहाँ से बचकर जाएगा तो तुम्हें और भी ज्यादा तकलीफ होने वाली है। जेसन उसे कहता है क्या तुम्हें याद है जिस दिन तुमने मेरा बाजू काटा था उस दिन तुमने सभी लोगों के सामने मेरा बाजू काटा था। वेंजियान सेक्टर के जितने डिसाइपल्स उनके सामने तो मेरा मजाक बना दिया। आज यहाँ पर तुम्हारे सारे लोगों के सामने मैं तुम्हें बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएट करने वाला हूँ। साथ ही हमारे जुंजी को किक मारना स्टार्ट करता है। वो उसे बहुत ही बुरी तरह से किक मार रहा होता है। हमारा जुंजी एक बार उसे घूर कर देखता है जिससे जेसन कहता है मैं तो बहुत ज्यादा डर गया, तुम्हारी आंखें तो बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। साथ ही वो उसे किक मारता है और कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मुझे यहाँ पर तुमसे डर लग रहा है? बेवकूफ कहेंगे, मुझे तुमसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा। वो जुंजी को उसके बालों से पकड़ता है और उसे कहता है क्या तुम्हें पता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा। पहले यहाँ पर तुम्हें टॉर्चर करूंगा, तुम्हारी बॉडी के छोटे छोटे पीसेस करूंगा, उसके बाद तुम्हें मौत दूंगा। साथ ही वो जुंजी के मुंह पर फिर से एक थप्पड़ मारता है। जुंजी ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है और कहता है यहाँ पर इतनी आसानी से गिर नहीं सकता। वो अपने हाथ को सामने की तरफ करते हुए अपने लोगों की तरफ देख रहा होता है, अपने सारे चाहने वालों की तरफ, और कहता है मुझे यहाँ पर बॉडी के ऊपर जो पेन हो रहा है वो इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन जो इनर पेन है वो बहुत ज्यादा है। यानी कि मैं अभी तक अपनी वाइफ ल्यूजियान को बचाकर नहीं ला सका। जिन लोगों के साथ मैंने वादा किया था कि मैं उन सभी को प्रोटेक्शन दूंगा, मैं उन सभी को भी नहीं बचा पा रहा। अपनी पिछली लाइफ में मैं ल्यूजियान को मरने से नहीं बचा पाया था और इस बार भी मैं उसको नहीं बचा पाया। यहाँ पर इस फाइट को भी नहीं जीत पा रहा। जुंजी वहीं पर बेबस होकर लेट जाता और कहता है मेरे पास और कोई भी ऑप्शन नहीं बचा, अब मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता। तो जहाँ पर हमारी एपिसोड 108 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? स्वर्ड किंग के एपिसोड 109 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जुंजी बिल्कुल बेबस हो जाता है। वेंजियान सेक्टर के मास्टर जब हमारे जुंजी के ऊपर अटैक करते हैं तो उसकी मेडियंस तो बर्बाद होती हैं, साथ ही वो काफी ज्यादा जख्मी होकर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है और अपने लोगों को बचा भी नहीं सकता। जुफेन कहता है जुंजी कहता है लास्ट टाइम मैं अपने चाहने वालों को नहीं बचा पाया था, यानी ल्यूजियांग को नहीं बचा पाया था, और इस बार भी इस जिंदगी में भी ल्यूजियांग को फिर से कोई पावरफुल मेरे पास से छीन कर ले गया और मैं फिर से उसको नहीं बचा पाया। मुझे ये सब कुछ रोकना होगा, मुझे अपने प्यारों को यहाँ पर बचाना होगा। जेसन जब अपनी तलवार को लेकर उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है उसी वक्त हमारे जुंजी के डैड वहाँ पर पहुंच जाते हैं। वो उसके ऊपर अटैक करते हैं, उसके हाथ से उसकी तलवार गिरा देते हैं और जल्दी से भागते हुए अपने बेटे के पास आते हैं और कहते हैं पर रुक जाओ, तुम मेरे बेटे के साथ ये सब कुछ नहीं कर सकते। उसे कहते हैं क्लाउड जल्दी से होश में आओ, तुम्हें क्या हुआ है? जुंजी अपने डैड से कहता है डैड तब फाइनली यहाँ पर आ ही गए, डैड इन सभी को यहाँ से लेकर चले जाओ। इसी के साथ ही हमारा जुंजी वहीं पर बेहोश हो जाता है। जुंजी के बेहोश होने के बाद उसके डैड बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं और चिल्लाकर कहते हैं तुम सभी लोग बहुत ही घटिया लोग हो, तुम सभी लोग वेंजियान सेक्टर के मास्टर्स, और तुम सभी लोग यहाँ पर आकर ये सब कुछ क्या कर रहे हो? पता है कि हमने अभी अभी यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी बैटल का सामना किया है। क्लाउड डायनेस्टी के ऊपर जनरल ब्लडवूड ने अटैक किया था। हम सभी लोग एक बड़ी फाइट से यहाँ पर उभरे हैं और मेरा बेटा बहुत ज्यादा जख्मी है और तुम ऊपर से इसी वक्त यहाँ पर बदला लेने के लिए चले आए हो। तुम्हें इस बात की जरा भी शर्म नहीं आ रही कि तुम एक कमजोर और निहत्ते इंसान के ऊपर अटैक करके उसे बदला लेने की कोशिश कर रहे हो? जेसन उसे कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे बेटे से बदला नहीं ले सकता? तुम्हारे बेटे ने मेरे पास से मेरी स्टोरेज रिंग को चोरी किया, फिर साथ ही मेरा बाजू भी काट दिया, मुझे सारी जिंदगी के लिए अपाहिज कर दिया है, अब मैं तलवार नहीं उठा सकता। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे बेटे से इस बात का बदला भी नहीं लूंगा? फादर उसे कहते हैं ये तो तुम्हारी साइड की स्टोरी है, तुम्हारे पास इस बात का कोई भी सबूत नहीं है कि तुम्हारे साथ ये सब कुछ मेरे बेटे ने किया है। अगर मेरे बेटे ने जहाँ पर वाकई में ये सब कुछ किया भी है तो तुमने जहाँ पर इसकी मेडियंस को बर्बाद कर दिया। इसकी इंटरनल इंजरीज इतनी ज्यादा है कि इसकी सारी हड्डियां भी टूट चुकी हैं। ये बताओ कि तुम्हें और कौन सा बदला चाहिए? तुम्हें नहीं लगता कि अब ये दोबारा ठीक नहीं हो सकता? तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। ये बात सुनने के बाद जेसन भी गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है क्या तुम्हें लगता है कि ये काफी है? नहीं, ये काफी नहीं है। तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? मैं चीज याओ चैंग का बेटा हूँ, जो वेंजियान सेक्टर के मास्टर हैं। फ्यूचर में मैं एक चीफ बनने वाला हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि मेरे सेक्टर के लोग किसी ऐसे बंदे को अपना चीफ बनाएंगे जिसका एक बाजू कटा हुआ हो? इसने मेरा फ्यूचर बर्बाद कर दिया। मेरा फ्यूचर बर्बाद होने की वजह से मैं इसका फ्यूचर बर्बाद करूंगा और मुझे नहीं लगता कि इसकी जिंदगी मेरी एक बाजू के कटने के बराबर भी है। अगर मैं इसकी जान भी ले लेता हूँ तब भी मेरे बाजू की कमी पूरी नहीं हो सकती। मास्टर जेनजेंग उसे कहते हैं बकवास बंद करो। अरे जुंजी ने यहाँ पर जनरल ब्लडवूड को हराया है। ये हमारी क्लाउड डायनेस्टी का एक हीरो है। हमारे जैसा एक कचरा तो हमारे हीरो के साथ कंपेयर करने के लायक भी नहीं है। तुम इस लायक नहीं हो। जेसन उनसे कहता है तुम सब अपनी बकवास बंद करो। तुम्हें लगता है कि ये एक हीरो है, पर ये एक हीरो नहीं बल्कि ये तो एक लूजर है जो यहाँ पर मरने वाला है। वो अपने हाथ में अपने एनर्जी बॉल को इकट्ठा करता है और कहता है मैं कैसे इसको यहाँ पर मारने वाला हूँ। आज मैं इस लड़के को तुम्हारी क्लाउड डायनेस्टी के साथ ही यहाँ पर दफनाने वाला हूँ। पहले इस लड़के को मारेंगे और उसके बाद क्लाउड डायनेस्टी के बचे कुछ सभी लोगों को मार देंगे। वो अटैक करने लगता है। उसके डैड बीच में आते हैं, उसका हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं बस करो, बहुत हो गया। जेसन कहता है डैड क्या हुआ? आपने मुझे रोका क्यों है? डैड आगे बढ़ते हैं और जाकर जुंजी के डैड से कहते हैं मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारे बेटे के लिए तुम्हारी फीलिंग्स क्या है, क्योंकि तुम एक बाप हो। इस बात का बहुत ज्यादा अफसोस है कि तुम्हारे बेटे के साथ ये सब कुछ हुआ, लेकिन अफसोस की बात तो ये भी है कि तुमने यहाँ पर एक ऐसे इंसान की जान बचाई है जिसने वेंजियान सेक्टर के मास्टर की इंसल्ट किया, और तुम्हें पता है कि वेंजियान सेक्टर के लोग अपना बदला लिए बिना नहीं रहते। जुंजी के डैड उसे कहते हैं चीज याओ चैंग तुम यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हो? हमने तुम्हें बताया ना कि क्लाउड डायनेस्टी का ये हीरो है और क्लाउड डायनेस्टी का हीरो इस वक्त बहुत ही वीक स्टेट में है। ब्लडवूड को हराने वाला इंसान तुम्हें भी बड़ी आसानी से हरा सकता है, लेकिन इस वक्त इसकी हालत ऐसी नहीं है कि ये तुम्हारे साथ फाइट कर सके। तुम यहाँ पर इसको मार देते हो तो बाकी की सारी डायनेस्टीज तुम्हारे वेंजियान सेक्टर का बहुत ज्यादा मजाक उड़ाएंगे कि तुम
तुमने एक मरते हुए इंसान के ऊपर अटैक करके उसको मार डाला। इसी वजह से तुम्हारे वेंचियन सेक्टर की जो इज्जत है वो खत्म हो जाएगी और ट्रू स्पिरिट मेनलैंड में तुम्हारी कोई भी औकात नहीं रहेगी। ये बात सुनने के बाद जेसन काफी गुस्सा होता है, अपनी तलवार उठाता और कहता अपनी बकवास बंद करो, आज मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ ही तुम्हारे बेटे को भी मारूंगा, तुम दोनों एक साथ ही मरोगे। जैसे ही वो अपनी तलवार को घुमाते हुए उन दोनों बाप बेटा के ऊपर अटैक करता है तो जुनजी अपनी इवल सेल्फ को एक्टिवेट करता है और उठकर खड़ा हो जाता है, उसकी तलवार को अपनी 2 उंगलियों से पकड़ता है और साथ ही उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। देखकर फादर भी काफी हैरान होते हैं। तुम्हारा जुनजी वहीं पर खड़े खड़े उसे एक पंच मारता है जिससे जेसन काफी दूर जाकर गिरता है। बाकी के सभी लोग भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होते हैं। जुनजी की बॉडी के अंदर से ब्लैक कोरा निकल रहा होता है। कहता है जो भी मर्डरर होगा उसे बहुत ही जल्दी मरना होगा, आज या कल वो मेरे हाथों से मरेगा। हमेशा इवल को इवल सेल्फ के साथ ही रिवार्ड किया जाता है। देखने के बाद तो जेसन के डैड भी काफी ज्यादा हैरान हो रहे थे और कहते हैं इसके वुंड्स इतनी तेजी के साथ कैसे हील हो रहे हैं। यहाँ पर कुछ अजीब महसूस हो रहा है, पहले तो इसकी मेडियंस बर्बाद हो चुकी है, फिर इतनी ज्यादा पावर कहाँ से जनरेट हो रही है, इसके पास ये सारी एनर्जी कहाँ से आई है। ये ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि इस लड़की की बॉडी के अंदर से कुछ और निकल रहा है, यानी कि पहले इसके पास कुछ और हो रहा था लेकिन अब यहाँ पर कुछ और तरह का हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि ये लड़का यहाँ पर डिमोनाइज्ड हो चुका है, यानी कि इसके इवल सेल्फ ने इसकी बॉडी के ऊपर कंट्रोल कर लिया है। तुम्हारा जुनजी अपने पंख निकालता है, जेसन के पास जाता है और उसे कहता है जबकि तुम यहाँ पर हम सभी को मारना चाहते हो तो फिर मैं यहाँ पर तुम्हारी बॉडी के छोटे छोटे पीसेस करने वाला हूँ, यहाँ पर तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा। जैसे हमारा जुनजी उसके करीब पहुंचता है उसी वक्त पीछे से एक तलवार आती है और उसकी बॉडी के अंदर धंस जाती है। जुनजी की बॉडी के आर पार वो तलवार हो जाती है। जेसन के डैड उसके पीछे खड़े होते हैं, अपनी तलवार को उसकी बॉडी के अंदर धंसाते हैं और कहते हैं लड़के तुम्हारी विल तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जहाँ कर तुम बहुत ज्यादा वीक थे लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर बिना कॉन्शियसनेस के उठकर खड़े हो गए और हमसे फाइट करने लग गए हो। दिल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है लेकिन अफसोस अब तुम्हारा दिल स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा। तुम्हारी बहादुरी बहुत ज्यादा पसंद आई लेकिन तुम्हारा जो रेकलेस बिहेवियर ये तुम्हारे काम नहीं आया, इसकी वजह से अब तुम यहाँ पर मरने वाले हो। तुम्हें पता है कि वो सभी लोग जो कि डिमोनाइजेशन के ऊपर रिलाई करते हैं, यानी कि जो अपनी डेविल पावर्स को अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल करने देते हैं, वो सभी लोग ज्यादा अरसा तक नहीं जी पाते। तो हमेशा से सिर्फ और सिर्फ एक चूंटी ही थे जो कि सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड के ऊपर ही क्रॉल कर सकते हो, तुम कभी भी टॉप के ऊपर नहीं आ सकते। क्या तुम्हें पता है कि जब एक चूंटी के पर निकल आते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो आसमान में उड़ने वाले बड़े ईगल का मुकाबला कर सके। एक चूंटी हमेशा चूंटी ही रहती है, उसके पारी क्यों ना निकल आए। जब वो अपनी तलवार को उसकी बॉडी के अंदर से बाहर निकलते हैं, उसके हार्ट को पियर्स करने के बाद हमारा जुनजी ऊपर से नीचे ग्राउंड के ऊपर गिरता है। उसके डैड भागते हुए आते हैं और उसे आकर कैच कर लेते हैं। लॉरेन भी भागती हुई उसके पास आती है। डैड अपने बेटे को मरता हुआ देखकर वहाँ पर जोर जोर से रोना शुरू कर देते हैं और कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, तुम मेरी हिम्मत कैसे भी मेरे बेटे को मारने की, तुमने मेरे बेटे को मार दिया। जेसन के डैड उसे कहते हैं शुक्र करो कि मैंने सिर्फ और सिर्फ इसके स्पिरिचुअल सी को बर्बाद किया है, मैंने डायरेक्टली इसकी जान नहीं ली। तो तुम लोगों ने इसकी अच्छे से केयर की तो हो सकता है कि इसकी जान बचाई जा सके। तो बाकी की सारी जिंदगी एक बेकार इंसान बना रहेगा क्योंकि अपने स्पिरिचुअल सी के बर्बाद होने के बाद दोबारा से कभी भी कल्टीवेट नहीं कर सकता। साथ ही वो पीछे की तरफ मुड़ जाते हैं और अपने बेटे से कहते हैं जेसन चलो यहाँ से चलते हैं। तो जेसन कहता है फादर लेकिन आपने इसको जान से क्यों नहीं मारा, वो बताया ना कि इसने मेरा बाजू काट दिया, क्या इतना काफी रहेगा, इसको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ये सजा देना, अगर इन लोगों ने इसकी जान बचा ली तो ये बच सकता है। डैड उसे कहते हैं मैंने इसके स्पिरिचुअल सी को डिस्ट्रॉय कर दिया, अगर ये बच भी जाता है तो ये बाकी की सारी जिंदगी एक बेकार इंसान बना रहेगा कि ये कभी भी कल्टीवेट नहीं कर सकता और ना ही अपनी पावर्स को बढ़ा सकेगा। वहाँ सुनने के बाद जेसन फिर से अपने डैड से कहता है लेकिन डैड इतना काफी नहीं है, मुझे बदला लेना है। उसके डैड उसे कहते हैं तुम यहाँ पर मेरी बात को समझ नहीं रहे, मैंने तुमसे जो कहा वही करो। तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर जानबूझकर इसे जिंदा छोड़ रहा हूँ, क्या तुम्हें पता है कि इसको अगर यहाँ पर हम मार देंगे तो ये इसके लिए बहुत बड़ा रिलीफ होगा, यानी कि इससे इसी का फायदा होने वाला है। हम इसको इस तरह जिंदा छोड़ देते हैं तो बाकी की सारी जिंदगी एक बेकार इंसान बने रहना इसके लिए ज्यादा तकलीफ होगी। अब इस साथ ही वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उन दोनों के चले जाने के बाद बाकी के सभी लोग हमारे जुनजी को घेर कर बैठ जाते हैं, स्पेशली ये सारी लड़कियां, ये बहुत ज्यादा रो रही होती हैं। हमारे जुनजी की आंखें हल्की सी खुलती हैं, उनकी तरफ देखता और कहता है कि इस वक्त किसी भी कोई भी समझ नहीं आ रही कि कौन यहाँ पर रो रहा है और कौन यहाँ पर बुला रहा है, कौन मुझे पुकार रहा है। आंखें बंद होती जा रही हैं और इसी के साथ उसे काफी सारी स्नो गिरती हुई दिखाई देती है। जुनजी कहता है लगता है कि अब मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ। डैड चिल्लाकर उसे कहते हैं क्लाउड जरा रुक जाओ, तुम ऐसे नहीं मार सकते, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। किन भी कहती है हाँ तुम ऐसे नहीं जा सकते। वो अपनी पावर्स को यूज करते हुए उसकी मेडियंस को चेक करती है, उसकी पल्स को चेक करते हुए कहती है मैं इसे ऐसे मरने नहीं दे सकती। मास्टर जैन चैंग कहते हैं जरा रुको मुझे चेक करने दो। वो उसकी इंजरीज को चेक करते हैं और कहते हैं इंजरीज बहुत ज्यादा सीरियस है, स्पिरिचुअल सी कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका है और उसके पास जितनी भी मेडियन वेन्स थी वो सारी की सारी बर्बाद हो चुकी हैं और मुझे नहीं लगता कि हम इसको बचा पाएंगे, इसके बचने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। वहाँ सुनते ही लॉरेन रोना शुरू कर देती है और कहती है नहीं मैं अपने सेवियर को इस तरह मरने नहीं दे सकती, जुनजी बहुत ज्यादा पावरफुल है, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लॉरेन रोते हुए जुनजी से कहती है क्लाउड प्लीज जल्दी से उठ जाओ, तुम यहाँ पर कुछ तो कहो, तुम इस तरह से मर नहीं सकते। जुनजी अपने हाथ को आगे उठाता है और उसे कहता है लॉरेन मुझे लगता है कि अब मैं अपने उस किए हुए वादे को पूरा नहीं कर सकूंगा कि मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्शन दूंगा, लेकिन लगता है कि अब वो वादा खत्म होने वाला है। इसी के साथ उसका हाथ ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है और जुनजी वहीं पर बेहोश हो जाता है। ये सुनने के बाद लॉरेन को वो सारी मेमोरीज याद आती हैं। इस तरह हमारे जुनजी ने लॉरेन की जान बचाई और उसे वहाँ पर उसने कहा था वो उससे वादा करता है कि वो उसे प्रोटेक्ट करेगा और लॉरेन ने उससे कहा था कि वो उससे शादी करना चाहती है क्योंकि उसने उसकी जान बचाई है। तो जुनजी ने कहा था कि तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस मेरे साथ ही रहो। लॉरेन को जब ये सारी की सारी मेमोरीज याद आती है वो पीछे हटकर खड़ी हो जाती है और इसी के साथ
साथ ही वो काफी ज्यादा गुस्से में भी होती है अपने जुंजी के मरने की वजह से या बेहोश होने की वजह से, जो भी है तो बचाना चाहती है। इसी वजह से वो अपनी पावर्स को रिलीज करती है और कहती है क्लाउड तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी जान बचाऊंगी, चाहे इसके लिए मुझे मरना ही क्यों ना पड़े। जब अपनी पावर्स को रिलीज करती है, क्योंकि उसकी मास्टर स्पिरिट जो होती है वो एक ग्रेड 1 की वाटर लिली होती है। स्टार लोटस फ्लावर को एब्जॉर्ब करने के बाद अब उसका ग्रेड बढ़कर 5th लेवल हो चुका है। अपनी पावर्स को रिलीज करने के बाद वो अपनी वाटर लिली के साथ हीलिंग इफेक्ट्स को रिलीज कर सकती है। वो जुंजी की बॉडी को अपनी हीलिंग पावर्स के साथ कवर कर लेती है। बाकी के सभी देखने वाले भी काफी हैरान होते हैं। मिस किन कहती है लोरेन जो तुम क्या कर रही हो। मास्टर लिन कहते हैं इस लड़की के पास जो वाटर लिली है उसके पास तो 5 लेयर्स आ चुकी हैं। इसका मतलब यह है कि लोरेन के पास 9 स्टार वाटर लिली है, वो तो 5th ग्रेड कर अपग्रेड हो चुकी है, यानी कि इसकी मास्टर स्पिरिट पहले से ज्यादा लेवल पर पहुंच चुकी है। तो लोरेन अपने पास से वाटर लिली को रिलीज करती है जो कि उसकी मास्टर स्पिरिट है। उसके साथ ही वो जुंजी को उठाकर ऊपर ले जाती है और उस वाटर लिली के अंदर उसको रख लेती है। बड़े से वाटर लिली फ्लावर के अंदर वो जुंजी को लिटा देती है और इसी के साथ ही अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उसको हील कर रही होती है। एम्परर मो वैंग कहते हैं लगता है कि ये यहाँ पर लोटस रेजरेक्शन टेक्निक को यूज करने वाली है। फॉरेस्ट चेन उनसे कहता है मास्टर अब इस बात का क्या मतलब है, ये कौन सा मेथड है, क्या आप इस मेथड के बारे में पहले से जानते हैं। एम्परर उसे कहते हैं हाँ ये एक लेजेंडरी कल्टीवेशन टेक्निक है। काफी साल पहले किंग लियान वुशुम एम्परर था, उसने इस टेक्निक को बनाया था। मार्शल एम्परर ने अपनी वाइफ की जान बचाने के लिए अपनी जान को दांव पर लगा दिया। उसके पास भी यही वाली मास्टर स्पिरिट थी, पास भी वाटर लिली मास्टर स्पिरिट थी। उसने वाटर लिली मास्टर स्पिरिट को यूज करते हुए अपनी जान गवा दी, लेकिन अपनी जान गवाकर उसने अपनी मरी हुई वाइफ को रिवाइव कर लिया, उसकी जान बचा ली। तो फॉरेस्ट चेन कहता है लेकिन ये लड़की क्या वाकई में यहाँ पर उस टेक्निक को यूज करते हुए जुंजी को ठीक कर पाएगी, क्योंकि उसका मेडियन सी तो बर्बाद हो चुका है, मेडियंस भी सारी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। एम्परर से कहते हैं हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, जितनी इस लड़की के पास कल्टीवेशन बेस है ये अपनी पावर्स को फुली रिलीज भी कर लेता, अभी ये जुंजी को नहीं बचा पाएगी, ये उसको सक्सेसफुली नहीं बचा सकती, चाहे ये अपनी जान ही क्यों ना गवा दे। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 109 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, स्वर्ड किंग के एपिसोड 110 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारी लोरेन अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए जुंजी को रिवाइव करने की कोशिश कर रही है ताकि वो उसको पूरी तरह से हील करके दोबारा से जिंदा कर दे। एम्परर मो वैंग को लगता है कि ये लड़की अपनी कल्टीवेशन बेस के साथ, क्योंकि इसकी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा लो है, ये इसके साथ जुंजी को दोबारा से ठीक नहीं कर पाएगी और ये खुद भी मारी जाएगी। जुंजी जब उस लोटस फ्लावर के अंदर होता है, यहाँ पर लेटे लेटे उसकी आंखें खुलती है और सामने की तरफ देखता और कहता है मुझे काफी ज्यादा गर्मी महसूस हो रही है, यहाँ पर तो काफी ज्यादा गर्मी है, कौन सी जगह के ऊपर हूँ, कहीं मैं मर चुका हूँ क्या, ये आफ्टर लाइफ है। वहीं पर उसे लोटस फ्लावर दिखाई देती है। वो कहता है ये तो लिली लोटस फ्लावर है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है। साथ ही वो दोबारा से अपनी आंखें बंद करके अपनी आंखें खोलता है तो वो रियल वर्ल्ड में होता है। वो कहता है ये क्या ये एक सपना था। लेकिन वो सामने की तरफ देखता है तो उसके सामने लोरेन होती है। वो लोरेन से कहता है लोरेन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो भी खुश हो जाती है और कहती है क्लाउड शुक्र है कि तुम्हें होश आ गई, बस यहाँ पर थोड़ा सा और इंतजार करना होगा, मैं बहुत ही जल्दी तुम्हें हील कर सकती हूँ, मैं अभी यहाँ पर अपनी पावर्स को रिलीज करूंगी। जुंजी को भी एक झटका लगता है, जुंजी को इस मेथड के बारे में पता होता है। वो कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकती, मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम इस तरह की कोई भी स्टूपिड थिंग नहीं करोगी, तुम यहाँ पर इस टेक्निक को यूज कर रही हो जिससे तुम्हें बहुत ज्यादा खतरा है। वो इसकी बात नहीं सुनती, अपने लोटस फ्लावर को फिर से रिलीज करती है और अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए जुंजी की बॉडी के अंदर एनर्जी को एंटर करती है। पर जुंजी चिल्ला कर अभी भी उसे कह रहा होता है लोरेन प्लीज रुक जाओ, ऐसा मत करो। इसी के साथ एक लिली लोटस फ्लावर हमारे जुंजी के स्पिरिचुअल सी के अंदर चला जाता है। लोरेन भी ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है जुंजी के पास और जुंजी उसे कैच कर लेता है। साथ ही वो रोना शुरू कर देती है और उसे कहती है जुंजी क्या तुम्हें पता है कि कब से तुम यहाँ पर मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हो, हमेशा से तुम ही मुझे प्रोटेक्ट करते आए हो, अब यहाँ पर मेरा फर्ज बनता है जब तुम मुश्किल में हो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँ, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े मैं तुम्हारे लिए वो करूंगी। ये भी रोना शुरू कर देता है और उसे कहता है लोरेन ऐसा मत करो, तुम यहाँ पर इस तरह की बेवकूफी कैसे कर सकती हो, मुझे किया ही क्यों, तुम मुझे बचाने के लिए अपनी जान नहीं दे सकती। लोरेन उसे कहती है मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ इसीलिए किया है क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत ज्यादा खास हो, बिल्कुल मेरी फैमिली मेंबर की तरह। जुंजी भी उसे कहता है तुम भी मेरी फैमिली की तरह मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। लोरेन उसे कहती है ये तो बड़ी अफसोस की बात है, मैं तुम्हारी एबी को नहीं देख सकी, यानी कि मैं तुम्हारी वाइफ ल्यूजियांग को नहीं देख सकी, उसके वापस आने से पहले मैं यहाँ से जा रही हूँ। तुम उसे बहुत ज्यादा पसंद करते हो और उसके लिए तुम ये सब कुछ कर रहे हो ताकि तुम अपने आप को ताकतवर बनाकर उसको जाकर बचाकर ला सको। मुझे लगता है कि वो लड़की बहुत ज्यादा खूबसूरत होगी। फिर साथ ही वो उसे कहती है चलो मुझे तुम्हें यहाँ पर आखिरी बार देखने दो, अगर यहाँ पर मरने के बाद कोई आफ्टर लाइफ हुई, मेरा दूसरी बार जन्म हुआ तो मैं तुमसे शादी करना चाहूंगी, क्या तुम मुझसे शादी करोगे। हमारा जुंजी से कहता हाँ क्यों नहीं, हाँ मैं तुमसे शादी करूंगा, मैं जरूर तुमसे शादी करूंगा। लोरेन उसे कहती है अब मुझे यहाँ पर तुम्हें आखिरी बार देखने दो और इसी के साथ ही वो वहाँ से गायब हो जाती है। उन्होंने यहाँ पर आखिरी बार एक दूसरे का नाम पुकारते हैं और इसी के साथ ही वहाँ पर से ये सीन काफी दिनों के बाद चला जाता है। कहानी सुनाने वाला कहता है कि टाइम बड़ी तेजी के साथ गुजर गया, सब कुछ सेटल हो चुका है, इनके जाने के बाद हमारा जुंजी ठीक हो चुका है। विंटर खत्म होने के बाद स्प्रिंग आया। क्लाउड डायनेस्टी के ऊपर जनरल ब्लड वू के अटैक के बाद यहाँ पर सब कुछ ठीक करना बहुत ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि उसके बाद भी बहुत सारी बड़ी डायनेस्टीज ने इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन क्लाउड डायनेस्टी ने अपने आप को संभाले रखा। क्लाउड डायनेस्टी के कुछ जीनियस लोगों ने अपनी पुरानी वाली डायनेस्टी में जो कुछ भी उनके पास था वो सब कुछ दोबारा से हासिल किया। हमारा जुंजी इस वक्त
ग्रेस्टेज माउंटेन के एक हिस्से के ऊपर बैठा होता है, वहाँ पर बैठकर कल्टीवेट कर रहा होता है। उसके पास वाटर लिली फ्लावर की पावर भी होती है। इस पावर को यूज करते हुए अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाने की कोशिश कर रहा होता है, पर जब वो बैठे बैठे अपनी पावर्स को रिलीज करता है तो वो जिस पत्थर के ऊपर बैठा होता है वो भी टूट जाता है। इसके साथ ही साइड के ऊपर झाड़ियों में से वो बड़ा सा व्हाइट टाइगर निकलता है और उसके पास एम्पर मोवैंग बैठे होते हैं। वो वहाँ पर आते हैं और कहते हैं, हमारी बॉडी और तुम्हारी स्वर्ड एनर्जी लगता है कि वो दोनों एक हो चुके हैं। तुम्हारे स्पिरिचुअल सी के अंदर जो लोटस फ्लावर है इसके साथ तुम्हें काफी अच्छे से पावर बेस मिल रही है। शुंजी से कहते हैं, हालांकि हम दोनों को देखे हुए एक दूसरे को काफी ज्यादा वक्त नहीं गुजरा, कुछ ही महीने हुए हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारे पास जो लोटस स्वर्ड बॉडी है वो पहले से काफी ज्यादा इनहेंस हो चुकी है। हमारा शुंजी से कहता है, सर आपने मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दी, मुझे इससे काफी ज्यादा अच्छा महसूस हुआ। वहीं पर एम्पर मोवैंग भागते हुए उसके पास आते हैं और उसे कहते हैं, जरा मुझे तुम्हारी बॉडी को चेक करने दो। जब वो उसकी बॉडी को चेक कर रहे होते हैं तो हमारा शुंजी उसे कहता है, सर मैंने एक बात सुनी है, फॉरेस्ट ने मुझे एक बार कहा था वह बहुत ज्यादा यंग थे तो आपको खूबसूरत चीजें बहुत ज्यादा पसंद थी, स्पेशल लड़कियां और लड़के, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको मुझसे प्यार हो गया है। तो एम्पर मोवैंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और चिल्लाकर उसे कहते हैं, अपनी बकवास बंद करो, तुम्हें फॉरेस्ट चेन की हर एक बात को सुनने की जरूरत नहीं है। अपने ह्यूमन सेक्टर का फाउंडर हूँ, मैंने अपने ह्यूमन सेक्टर को बनाया था और तुम्हें क्या लगता है कि ह्यूमन सेक्टर का फाउंडर इस तरह का कोई गंदा काम कर सकता है? मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। चलो जल्दी से अपना हाथ मुझे दो, मुझे चेक करने दो। हम लोग यहाँ पर बिजनेस की बात करते हैं कि मेडियंस को चेक करने के बाद कहते हैं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुम्हारे पास जो कलर है इस वक्त तुम्हारी बॉडी का अज़ूरे स्टोन बॉडी लग रहा है, यानी कि तुमने स्टील बॉडी को अपग्रेड करते हुए इसके 4th लेवल को अचीव कर लिया है। तो कोई भी तलवार या फिर भाला तुम्हारी बॉडी के अंदर घुस भी नहीं सकता। मतलब यह है कि तुम्हारी बॉडी यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर घुसने से रोक सकती है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुमने इस बॉडी एक्सरसाइज की 4th राउंड को एक्टिवेट कर लिया है। इस वक्त तुम्हारे पास अज़ूरे स्टोन बॉडी आ चुकी है। तो शुंजी उनसे कहता है, मास्टर आपने बिल्कुल ठीक समझा है, मैंने सबसे पहले इसके पहले लेवल स्टील बॉडी को मास्टर किया था, उसके बाद अब मेरे पास अज़ूरे क्लाउड बॉडी आ चुकी है। यहीं पर एम्परर मोवैंग हमें स्पेशल टेक्निक के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं, बॉडी एक्सरसाइज फार्मूला एक बहुत ही स्पेशल फार्मूला है। पुरानी लेजेंडरी किताबों में लिखा हुआ है कि बॉडी एक्सरसाइज फार्मूला के 1st लेवल को मास्टर करना ही बहुत ही महान मास्टर्स के बारे में बात है। लेकिन अगर आप इसको आखिरी लेवल तक मास्टर कर लेते हैं, यानी कि अगर आप 9th लेवल तक पहुंच जाते हैं तो एक इमोर्टल बन सकते हैं, आपकी बॉडी को कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। इस लड़के ने यहाँ पर ऑलरेडी इसको 4th लेवल तक मास्टर कर लिया है। मुझे लगता है कि ये लड़का इसको 9th लेवल तक भी मास्टर कर लेगा और जब ये इसको 9th लेवल तक मास्टर कर लेगा तब इस लड़के को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। एम्परर मोवैंग उससे बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहे होते हैं। एम्परर मोवैंग कहते हैं, अब तो मैं यहाँ पर तुम्हारी रियल स्ट्रेंथ को भी नहीं देख पा रहा था कि इस वक्त तुम्हारी रियल स्ट्रेंथ क्या है। साथ ही उसका हाथ पकड़कर उसे कहते हैं, तुम्हारे छोटे छोटे हाथ ये तो बहुत ज्यादा नरम और मुलायम है। हमारा शुंजी कहता है, मास्टर थोड़ी देर पहले तो आप कह रहे थे कि आप इस तरह की गंदी हरकतें नहीं करते, लेकिन आप यहाँ पर ठरकियों वाली हरकतें ही कर रहे हैं। फिर साथ ही वो कहता है, लेकिन इस वक्त मेरे पास जो करंट स्ट्रेंथ है वो पहले से बहुत ज्यादा कम है, मुझे भी बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत है। हमारा शुंजी वापस जाता है, जाकर अपने कपड़े पहनना स्टार्ट करता है, जबकि एम्परर मोवैंग वहाँ पर खड़े देख रहे होते हैं और कहते हैं, लड़की लॉरेन ने अपनी पावर्स को यूज करते हुए, अपनी लोटस रेजरेक्शन टेक्निक को यूज करते हुए इस लड़के की मेडियंस को दोबारा से जोड़ दिया, इसके स्पिरिचुअल सी को दोबारा से एक्टिवेट कर दिया, जिसकी वजह से इसकी इंजरीज हील हो गई और ये दोबारा से ठीक हो गया है। लेकिन इसकी पूरी की पूरी बॉडी, इसकी मेडियंस जो बर्बाद हो चुकी है, जिसकी वजह से पूरी मेडियंस को एक साथ रिपेयर कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसको बहुत ही बुरा डैमेज पहुंचा है। कोई आम इंसान होता तो वो यहाँ पर तकरीबन 5 साल तक बिस्तर के ऊपर पड़ा रहता, वो चल भी नहीं पाता, लेकिन सिर्फ कुछ ही महीनों में ये लड़का फिर से उठकर खड़ा हो गया और अपने आप को कल्टीवेट करके अपनी कल्टीवेशन को आगे बढ़ा रहा है। इस लड़के के लिए मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग करना इस वक्त इसी तरह जैसे कि आसमान के ऊपर से थंडरबोल्ट्स किसी इंसान के ऊपर गिरे और उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा हो, इसके लिए बहुत ज्यादा पेनफुल है। लेकिन इस लड़के ने बहुत ही महान काम किया है। इसने अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाने के साथ साथ अज़ूरे क्लाउड बॉडी को भी हासिल कर लिया। अज़ूरे क्लाउड बॉडी को हासिल करने के बाद अब ये इस दुनिया के किस डायनेस्टी के बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन स्पिरिट लेवल के मास्टर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है। शुंजी एम्परर मोवैंग से कहता है, मैं लॉरेन से मिलने के लिए जाने वाला हूँ, क्या आप मेरे साथ चलेंगे? तो हमारा शुंजी वहाँ से आगे की तरफ बढ़ता है तो एम्परर भी उसके पीछे पीछे चलते हैं। तो वो लोग वहाँ पर एक केव के अंदर जाते हैं। उस केव के अंदर उन्होंने एक पॉट के अंदर एक फ्लावर रखा होता है जो कि एक वाटर लिली फ्लावर होता है। उसी वाटर लिली फ्लावर के अंदर लॉरेन होती है। एम्परर से कहते हैं, क्या लॉरेन ठीक है? शुंजी कहता है, हाँ वो काफी हद तक बेहतर है, लेकिन वो बिल्कुल ठीक नहीं हुई। शुंजी वहाँ पर पहुंचता है। उस लोटस फ्लावर के अंदर हमारी छोटी सी लॉरेन होती है, वो जो कि बिल्कुल एक मटर के दाने के बराबर की होती है, वो वहीं पर लेटी होती है। तो हमारा शुंजी उसके पास आता है और उसे कहता है, लॉरेन देखो मिस्टर मो भी तुमसे मिलने के लिए आए हैं। शुंजी मास्टर मो से कहता है कि 9 स्टार वाटर लिली लॉरेन की अपनी मास्टर स्पिरिट है, ये एक बहुत ही रेयर रेवोल्यूशनरी सोल है। अब इसने मुझे बचाने की कोशिश की थी, उस वक्त इसके पास ज्यादा कल्टीवेशन नहीं थी, इसी वजह से 9 स्टार वाटर लिली इसकी फुल पावर को रिलीज नहीं कर पाई, जिसकी वजह से इसकी अपनी बॉडी वहाँ पर डेसिपेट हो गई। लेकिन जब इसने वहाँ पर मेरी जान बचाई, ये वहाँ पर डेसिपेट हो रही थी, उस वक्त इसकी बॉडी के अंदर थोड़ी बहुत वाइटैलिटी मौजूद थी। मैंने उसी वक्त अपनी स्पेशल टेक्निक को यूज किया था। मैंने अपनी फीनिक्स फोर्स को यूज करते हुए इसकी वाइटैलिटी को वहाँ पर इकट्ठा किया और स्टोर करने के बाद ह्यूमनली हार्ट में इसको प्रिजर्व कर लिया। इसको प्रिजर्व करने के बाद मैंने इसको यहाँ पर रख दिया है। लगता है कि जब इसकी कल्टीवेशन दोबारा से बढ़ जाएगी तो ये दोबारा से रेजुरेक्ट हो जाएगी। हमें यहाँ पर लॉरेन के लिए वाइटैलिटी की जरूरत पड़ेगी। अगर हम लोग कहीं से इसकी बॉडी के अंदर वाइटैलिटी को ट्रांसफर कर देते हैं तो हम इसको दोबारा से जिंदा कर सकेंगे और बड़ा कर सकेंगे। वहाँ से वापस आने के बाद वो शुंजी मास्टर मो से कहता है, मास्टर
मो, क्या आपने कभी लाइफ एम्परर के बारे में सुना है? रूस पीरियड मेनलैंड में 10 मार्शल एम्परर्स हैं और उन 10 मार्शल एम्परर्स में से ये तीसरे नंबर पर आती है। मास्टर मो से कहते हैं हाँ मैंने उसके बारे में सुना है। ये कहता है तो उस मास्टर के पास, उस लाइफ एम्परर के पास एक लोटस फ्लावर है जो कि हर वक्त एंडलेस वाइटैलिटी को रिलीज करता है। एंडलेस वाइटैलिटी को यूज करते हुए हम लोग मुर्दा को भी जिंदा कर सकते हैं। मैं उस मास्टर के पास पहुंच जाता हूँ, अगर मैं उस लाइफ एम्परर के पास पहुंच जाता हूँ और उसके पास से मैं होली लोटस ले लेता हूँ, लोरेन को दोबारा से जिंदा कर सकते हैं, लोरेन फिर से ठीक हो जाएगी। तो एम्परर मो से कहते हैं लेकिन हम लोग लाइफ एम्परर को कैसे ढूंढ सकते हैं? हम लोग पिछले कई अरसा से उसको ढूंढते रहे लेकिन हम लोग भी उसे नहीं ढूंढ सके, और ऊपर से उसके पास जो उसका लोटस फ्लावर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हमें अपना होली लोटस क्यों देगी? हम लोग उसको ढूंढ भी लेते हैं तब भी मुझे नहीं लगता कि हम लोग उसको मना पाएंगे कि वो अपना होली लोटस हमें दे दे। ये दोनों भी यहीं से चलते हुए जा रहे होते हैं कि उसी वक्त उन्हें साइड के ऊपर से आवाज आती है। कुछ लोग वहाँ पर अपने घोड़ों के ऊपर भागते हुए आ रहे होते हैं, साथ ही वो लोग बात कर रहे होते हैं। हमारा जुंजी और मास्टर मो जल्दी से छुप जाते हैं, तो आपस में बात कर रहे होते हैं और कहते हैं हम लोग यहाँ पर इंपीरियल सिटी के पास से गुजर रहे हैं, इस वक्त क्लाउड डायनेस्टी में है। किंगडम आइनियो इस वक्त हमारे सामने ही है, हमें किंगडम एनियो में जाना है। उसके साथ ही जो होता है वो उसे कहता है जबकि हमारा वेंजियन सेक्टर इस वक्त बहुत ही अच्छे टैलेंट्स को रिक्रूट करना चाहता है, तो क्यों ना हम लोग क्लाउड डायनेस्टी में भी जाकर इन्विटेशन देकर आए। क्लाउड डायनेस्टी में भी तो काफी सारे टैलेंटेड वॉरियर्स होंगे, वो लोग वहाँ पर आकर हिस्सा ले सकते हैं और वेंजियन सेक्टर को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके साथ ही उसे कहता है क्या तुम्हें नहीं पता कि मास्टर चैंग यहाँ पर क्लाउड डायनेस्टी में लास्ट टाइम आए थे? क्लाउड डायनेस्टी के ऊपर जनरल ब्लडवू के अटैक करने के बाद क्लाउड डायनेस्टी की औकात बहुत ही कम रह चुकी है, इनके पास इतने वॉरियर्स नहीं है कि हमारे वेंजियन सेक्टर को ज्वाइन कर सके। तो जैसे मास्टर ने कहा है कि ये लोग हमारे रिक्रूटिंग लेटर के लिए लायक नहीं है, इन्हें रिक्रूटिंग लेटर नहीं भेजा जाएगा। जुंजी उनकी बातें सुनने के बाद झाड़ियों में से बाहर निकलता है और उनके ऊपर अटैक करता है। वो लोग अपने घोड़ों के ऊपर से नीचे गिर जाते हैं और गालियां देते हुए कहते हैं कौन है यहाँ पर जिसने वेंजियन सेक्टर के डिसाइबल्स के ऊपर अटैक किया है? जुंजी से कहता है चलो जल्दी से अपने पास से वो लेटर मुझे दे दो, अगर वो लेटर मुझे दे दोगे तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। लड़का अपनी तलवार लेकर भागते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे पास से हमारी चीजें छीनने की? क्या तुम्हें पता नहीं कि हम लोग कौन है? जुंजी जब उसके ऊपर अटैक करता है तो दूसरे दोनों भी अपनी तलवारों को फेंक देते हैं और उसी के साथ ही अपने पास लेटर निकालते हैं और कहते हैं ये वो लेटर है, ये वो इन्विटेशन लेटर है। जुंजी उनके पास इन्विटेशन लेटर ले लेता है और साथ ही उन्हें घूर कर देखता है और कहता है यहाँ से दफा हो जाओ, और वो सभी लोग वहाँ से दफा हो जाते हैं। लेटर के ऊपर लिखा होता है कि हम लोग यहाँ पर तुम्हें इन्वाइट कर रहे हैं कि तुम अपने जीनियस डिसाइपल्स को यहाँ पर भेजो। ये एन्यू डायनेस्टी के लिए मैसेज होता है, तो उनसे कहा जा रहा था कि अपने डिसाइपल्स को यहाँ पर भेजो ताकि वो टेस्ट देकर वेंजियन सेक्टर को ज्वाइन कर सके। अगर उन लोगों ने हमारे मेन टेस्ट को पास कर लिया तो हमारे वेंजियन सेक्टर के डायरेक्टली को डिसाइपल्स बन जाएंगे। जुंजी कहता है तो मुझे यहाँ पर मौका मिल गया है, मैं वेंजियन सेक्टर में जाने वाला हूँ ताकि मैं जाकर अपना बदला ले सकूं। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 110 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।